वेलकम बैक स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एंड आई होप आप सबकी प्रिपरेशन सही चल रही है. यू हैव बीन रिवाइजिंग द कॉन्सेप्ट्स और आप लिख कर स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट अच्छे से पढ़ रहे हैं. चलिए, सो लेट्स कंटिन्यू विद चैप्टर 4 दैट इज स्ट्रैटेजिक चॉइसेस. नाउ इफ यू रिमेंबर, हमने फर्स्ट चैप्टर में 3 टाइप्स ऑफ स्ट्रैटेजी समझी थी. कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजीज, बिजनेस लेवल एंड फंक्शनल लेवल स्ट्रैटेजीज. चैप्टर 3 में हमने माइक्रो प्रोडक्ट की स्ट्रैटेजी समझी, कॉस्ट लीडरशिप, डिफरेंशिएशन, फोकस. वो कौन सी स्ट्रैटेजीज होती हैं? बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजीज, जिन्हें आप कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजीज भी बोलते हो. चैप्टर 4 में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजीज. कौन सी स्ट्रैटेजीज होती हैं ये कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी? जो कॉर्पोरेट लेवल बनाता है. कॉर्पोरेट लेवल मतलब टॉप लेवल मैनेजमेंट जो स्ट्रैटेजीज बनाती है. किसके लिए बनाती है मैम? ये पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, होल ऑर्गेनाइजेशन. दैट इज व्हाट वी हैव टू डिस्कस. टॉप लेवल कॉर्पोरेट लेवल के पास कौन कौन सी चॉइसेस हैं रिगार्डिंग द स्ट्रैटेजी जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बनती हैं. सो कंपनीज के पास 4 ब्रॉड चॉइसेस होती हैं: स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी, एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी, रिटेंशन स्ट्रैटेजी एंड कॉम्बिनेशन स्ट्रैटेजी. हम ये सारी स्ट्रैटेजी समझने वाले हैं. आफ्टर डिस्कसिंग ऑल दी स्ट्रैटेजीज, हम ये भी समझेंगे कि दो कंपनीज मल्टी बिजनेस कंपनीज होती हैं, मल्टीपल प्रोडक्ट्स में मल्टीपल बिजनेस में डील कर रही हैं. सो किस बिजनेस के लिए वो कौन सी स्ट्रैटेजी फॉलो करने वाली हैं, किस बिजनेस के लिए उनके पास कौन सी स्ट्रैटेजिक ऑप्शन होगी, ये एनालाइज करने के लिए हम कुछ पोर्टफोलियो एनालिसिस टूल का यूज करते हैं. सो आपके सिलेबस में देयर आर 4 सच टूल्स गिवन जो आपके पहले सेकंड चैप्टर में होते थे: जनरल इलेक्ट्रिक मैट्रिक्स, बीसीजी मैट्रिक्स, एडीएल मैट्रिक्स एंड आंसर मैट्रिक्स. सो हम ये सारी टूल्स भी समझने वाले हैं. सो ऑफ कोर्स वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द कांसेप्ट ऑफ कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजीज. दैट व्हाट आर कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजीज, होती क्या है, व्हिच आई ऑलरेडी एक्सप्लेन, हम चैप्टर 1 में भी डिस्कस कर चुके हैं. एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं सम की पॉइंट्स रिलेटेड टू कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजीज. सो कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजीज क्या होती है? दे आर द हाईएस्ट स्ट्रैटेजिक प्लान ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. स्ट्रैटेजी आपको पता है, एक प्लान होता है, लॉन्ग टर्म प्लान. और क्योंकि ये जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग हो रही है ये टॉप लेवल कर रही है, कॉर्पोरेट लेवल, सो दैट इज व्हाई वी आर कॉलिंग इट हाईएस्ट स्ट्रैटेजिक प्लान ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स, किस डायरेक्शन में हमें जाना है, क्या करना है, सो ये सब कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी के थ्रू डिफाइन किया जाता है. एंड ऑफ कोर्स इट इज लॉन्ग टर्म इन नेचर. कॉर्पोरेट लेवल लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजीज बनाते हैं कि किस लेवल तक हमें अपने बिजनेस को ले जाना है, विजन क्या होगा, मिशन क्या होगा, गोल्स क्या होंगे, ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे फॉर द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन. दैट इज डन बाय कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर्स. और हमने ये भी डिस्कस किया था दैट इट ऑक्यूपाइज द हाईएस्ट लेवल ऑफ स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग. यहीं से डिसीजन मेकिंग शुरू होती है फ्रॉम द हाईएस्ट लेवल. हाईएस्ट लेवल पे कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजीज बनती हैं और यहाँ पे ये डिटरमिन किया जाता है दैट हमारे लिए कौन से सेट ऑफ बिजनेसेस ऑप्टिमल होंगे, हमें कौन कौन से बिजनेसेस में डील करना है. ऑप्टिमल बिजनेसेस, बेस्ट बिजनेसेस हमारे लिए, द मोस्ट वायबल बिजनेसेस कौन से हो सकते हैं. और ये डिसाइड करना, ये डिसीजन कि हमें कौन से बिजनेस करने हैं, ये आपके फ्यूचर को शेप करता है. आगे आप जो भी स्ट्रैटेजीज बनाएंगे, बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजीज, फंक्शन लेवल स्ट्रैटेजीज, वो आपके कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजीज पर डिपेंड करेगा. सो दी स्ट्रैटेजीज टेक अवर डिसीजंस पर्टेनिंग टू, यहाँ पर हम किस तरह के डिसीजंस लेते हैं. जो कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजीज बनाई जाती हैं, फर्म की जो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो सेट किए जाते हैं. किस तरह से हम रिसोर्सेज एक्वायर करेंगे और डिफरेंट बिजनेसेस में एलोकेट करेंगे, ये डिसीजन लिए जाते हैं कि किस बिजनेस में हमें ज्यादा इन्वेस्ट करना है, किस बिजनेस में हमें कुछ भी इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, या हमें अपने बिजनेस को डाइवेस्ट कर देना है, वहां से पैसा निकाल के प्रॉफिटेबल बिजनेस में लगाओ, या हमें अपने बिजनेस को लिक्विडेट ही कर देना है. देन अपनी सभी बिजनेस यूनिट, जितने भी बिजनेस आप कर रहे हैं, अपने हर स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट की जो स्ट्रैटेजी आप बना रहे हैं उन्हें कोऑर्डिनेट करना, दैट डिसीजन इज आल्सो टेकन हियर. एंड फाइनली हर एक बिजनेस में आपको ऑप्टिमली कैसे परफॉर्म करना है. सो स्टूडेंट्स, देयर आर 4 ब्रॉड कैटेगरीज और टाइप्स ऑफ कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजीज. एक बार क्विक ओवरव्यू लेते हैं रिगार्डिंग द 4 स्ट्रैटेजीज और फिर डिटेल में डिस्कस करेंगे. सो द फर्स्ट वन इज स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी. स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजीज क्या बोलती हैं दैट हमें अपने करंट बिजनेस में ही रहना है, करंट मार्केट में ही काम करना है, नया बिजनेस नई मार्केट में नहीं जाना है. हमें स्टेबलाइज होना है. मतलब अभी जितनी ग्रोथ हो गई, जितनी अर्निंग्स हो गई, जितना मार्केट शेयर कैप्चर कर लिया, वी आर सैटिस्फाइड विद दैट. एट दिस मोमेंट हमें हाई ग्रोथ अचीव नहीं करनी है, मॉडेस्ट ग्रोथ करनी है, इंक्रीमेंटल ग्रोथ, स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे चलेंगे. अभी अपनी पोजीशन को संभाल लेते हैं. जो भी एक्जिस्टिंग लेवल ऑफ रिसोर्सेज हैं उन्हें हम पहले एफिशिएंटली यूज कर लें. कोई नई इन्वेस्टमेंट हमें नहीं करनी है. अपनी फंक्शनल परफॉर्मेंस पर ध्यान देना है, खुद को मॉडर्नाइज कर लेते हैं, फंक्शनल एफिशिएंसीज इंप्रूव करते हैं ताकि फ्यूचर में ग्रो करें. देन द सेकंड वन इज एक्सपेंशन स्ट्रैटेजीज, कंप्लीटली ऑपोजिट टू स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी. यहाँ पर हम स्टेबलाइजेशन एम कर रहे हैं और एक्सपेंशन में हम हाई ग्रोथ, सिग्निफिकेंट ग्रोथ एम कर रहे हैं. और ये एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी होती है काफी डायनामिक वर्सेटाइल स्ट्रैटेजी होती है बिकॉज़ यहाँ पर ऑप्शंस बहुत हैं कंपनीज के पास. कैसे ग्रो कर सकती हैं, अपने एक्जिस्टिंग बिजनेस में भी ग्रो कर सकती हैं, न्यू बिजनेस भी कर सकती हैं. न्यू बिजनेस रिलेटेड भी हो सकता है आपके एक्जिस्टिंग बिजनेस से, न्यू बिजनेस अनरिलेटेड भी हो सकता है आपके एक्जिस्टिंग बिजनेस से. हो सकता है आप कुछ नया बिजनेस शुरू करें, इनफैक्ट आप नई मार्केट में चले जाएं एक्जिस्टिंग बिजनेस के साथ, या आप न्यू मार्केट्स को एक्सप्लोर कर रहे हो और वहां पे नए प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहे हो. तो आपके पास बहुत सारी ऑप्शंस होती हैं इन एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी. रिटेंशन स्ट्रैटेजी क्या होती है? वो बोलती है कि अपने बिजनेस के स्कोप को कम करो, स्कोप ऑफ ऑपरेशंस को हम थोड़ा कम करते हैं बिकॉज़ शायद हमारी अभी जो फाइनेंशियल पोजीशन है अच्छी नहीं है, वी नॉट परफॉर्मिंग वेल. सो यहाँ पर वी वांट टू रिट्रेंच सम एक्टिविटीज. रिट्रेंच करना मतलब रिड्यूस करना. जो प्रोडक्ट्स इन बिजनेसेस में हम लॉसेस में जा रहे हैं, हमारे जिन प्रोडक्ट्स की डिमांड ही नहीं है, तो उनको खत्म करो ना यार, उनको बंद करो, राइट. और जब हालत बहुत ही ज्यादा खराब है, एंड देन वी हैव कॉम्बिनेशन स्ट्रैटेजी. कॉम्बिनेशन स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल है. यहाँ पर आप डिफरेंट स्ट्रैटेजीज को कंबाइन कर देते हो. ये तीनों स्ट्रैटेजीज अगर कंपनी यूज कर रही है अपने डिफरेंट प्रोडक्ट्स के लिए, डिफरेंट बिजनेस के लिए, मे बी जो डिफरेंट स्टेजेस पे है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल पे, तो जो ग्रोथ स्टेज पे उसके लिए आप एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी कंसीडर कर सकते हो. जो डिक्लाइन स्टेज पे है उसके लिए आप लिक्विडेशन, रिटेंशन स्ट्रैटेजी फॉलो कर सकते हो. जो मैच्योरिटी स्टेज पे है उसके लिए आप स्टेबलाइजेशन, स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी फॉलो कर सकते हैं. सो जब एक ही कंपनी एक ही साथ साइमल्टेनियसली डिफरेंट स्ट्रैटेजीज फॉलो कर रही है अपने डिफरेंट बिजनेस के लिए डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द फर्म. तो यहाँ पे पर्पस होता है कि आप अपने लिए वायबल, सबसे वायबल ऑप्शन चूज करें कि आपके लिए, आपके बिजनेस के लिए कौन सी ऑप्शन सबसे ज्यादा सही है, वो आप सिलेक्ट करें जिससे आप सक्सेसफुल हो सकते हैं. सो दिस वाज द ओवरव्यू ऑफ ऑल द स्ट्रैटेजीज स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन दैट इज स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी. नाउ एज आई टोल्ड यू, स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी मतलब हमें स्टेबलाइज करना है अपनी पोजीशन को. सो ना कुछ ऐड करना है, ना कुछ रिड्यूस करना है, जो अभी आपकी पोजीशन है उसी को मेंटेन करना है. सो यहाँ पे कंपनीज दे वांट टू मेंटेन देयर ग्रोथ. जो भी ग्रोथ हो गई है आप उसे कंसोलिडेट करना चाहते हैं, आप अपनी पोजीशन को संभालना चाहते हैं. जो भी आपकी अर्निंग्स हो गई है, जो भी आपकी करंट मार्केट पोजीशन है, यू वांट टू प्रोटेक्ट इट. दैट इज योर पर्पस. सो इट इज फॉलोड बाय बिजनेसेस जिनका गोल होता है टू स्टेबलाइज. सो यहाँ पर हमारा गोल क्या है कि मुझे एक स्टेबल पोजीशन अभी मेंटेन करनी है, बाकी बाद में सोचेंगे कि कैसे ग्रो करना है. धीरे धीरे ग्रो करते हैं, एकदम से हाई लेवल ऑफ ग्रोथ क्यों एम करना. सो ये स्ट्रैटेजी क्यों आप करी जाती है? बिकॉज अभी आप अपने एक्जिस्टिंग इंटरेस्ट को, जो भी आपकी एक्जिस्टिंग स्ट्रेंथ्स हैं, उन्हें सेफगार्ड करना चाहते हैं, उन्हें प्रोटेक्ट करना चाहते हैं. यू वांट टू फॉलो वेल एस्टैब्लिश्ड एंड टेस्टेड ऑब्जेक्टिव. अब आपने कुछ नया नहीं करना है. अगर मैं कुछ नया करूंगी तो ऑफ कोर्स कोई भी नई चीज करते हैं तो उसमें रिस्क होता है. अभी आप वो नहीं करना चाहते. जो आप ऑलरेडी ट्राई कर चुके हैं, जिस प्रोडक्ट में, जिस मार्केट में अभी आप डील कर रहे हैं, आपको उसके बारे में पता है, उस मार्केट के बारे में पता है, लोगों के बारे में पता है, तो इसलिए अभी आप रिस्क नहीं लोगे. आप उन्हीं ऑब्जेक्टिव्स जिन्हें टेस्ट कर चुके हैं उन्हीं आपको परस्यू करना है. देन यू वांट टू कंटिन्यू द चोजन बिजनेस पाथ. जो अभी आपने अपने लिए पाथ चूज किया है वही उसी में रहना है, कुछ नया नहीं करना है. अभी आपका फोकस है ऑपरेशनल एफिशिएंसी, कैसे हम अपने बिजनेस को एफिशिएंट बनाएं, प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करें. जब आप अपनी कमांडिंग पोजीशन को कंसोलिडेट करना चाहते हो, कुछ कंपनीज होती हैं कि हाई ग्रोथ हो जाती है एकदम से. फॉर एग्जांपल जब जियो को लॉन्च किया गया, मैसिव ग्रोथ हुई. सो हर कंपनी के लिए आसान नहीं होता है कि आप उस डिमांड को कैटर कर पाओ. इतनी डिमांड है, अब अगर डिमांड ज्यादा है तो आपके पास उतने रिसोर्सेज होने चाहिए, उतनी आप प्रोडक्शन करोगे. सो इट इज नॉट पॉसिबल फॉर एवरी कंपनी टू कैटर टू दैट ग्रोथ. जियो जैसी कंपनी, उसकी स्ट्रांग पैकिंग थी, रिलायंस, मुकेश अंबानी, काफी पैसा है, सो दे वर एबल टू मीट दैट डिमांड. सो उन्होंने क्या एम किया कि हमें और ग्रो करना है. लेकिन अगर कोई और कंपनी होती तो वो बोलती कि भाई पहले हम संभाल लेते हैं, अभी जितनी ग्रोथ होगी, अपनी जो कमांडिंग पोजीशन अभी हो गई है उसे प्रोटेक्ट करते हैं, कहीं वो नीचे ना चले जाए. सो लेट्स सेव दैट फर्स्ट, उसके बाद देखेंगे ग्रो करने का, राइट. एंड देन व्हेन यू वांट टू ऑप्टिमाइज रिटर्न ऑन योर रिसोर्सेज, अभी आपका ध्यान है कि जो आपके करंट एक्जिस्टिंग रिसोर्सेज हैं उन्हें ही आप एफिशिएंटली यूज करके जितने रिटर्न्स लेकर आ सकते हैं उतनी रिटर्न्स लेकर आए. सो यू वांट टू स्टे विद योर करंट बिजनेसेस, यू वांट टू मेंटेन एक्जिस्टिंग लेवल ऑफ एफर्ट्स एंड रिसोर्सेज, एंड आपका एम है इंक्रीमेंटल ग्रोथ. धीरे धीरे आप अपनी फंक्शनल परफॉर्मेंस को इंप्रूव करेंगे, अपने ऑपरेशंस को इंप्रूव करेंगे और धीरे धीरे हम आगे बढ़ते रहेंगे इंक्रीमेंट्स में. सो अगर मेरा एम है स्टेबिलिटी, का मतलब ये नहीं है कि हम कुछ कर ही नहीं रहे हैं. प्लीज रिमेंबर, हम डू नथिंग स्ट्रैटेजी नहीं फॉलो कर रहे. जो अभी हम ग्रोथ अचीव कर चुके
पे हैं, जिस पोजीशन पे हम हैं, हमें उसे मेंटेन करना है, उस पर हम ध्यान दे रहे हैं. सो इट्स नॉट दैट वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग. सो स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी इज नॉट अ डू नथिंग स्ट्रैटेजी, राइट? हम इस परफॉर्मेंस को नीचे नहीं जाने देंगे, राइट? सो वी आर मेंटेनिंग स्टेटस को. स्टेटस को मतलब सेम स्टेटस, आपका स्टेटस चेंज नहीं हो रहा. नाउ व्हाट इज द सूटेबिलिटी ऑफ स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी? ये स्ट्रैटेजी कब परस्यू करी जाती है, किन सिचुएशंस में ये सूटेबल है? तो जब कोई कंपनी सेम मार्केट में रहना चाहती है, सेम प्रोडक्ट्स या सर्विसेज में ही डील करना चाहती है, इन दैट केस वो इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करेगी. देन जब आपके प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के मैच्योरिटी स्टेज पर पहुंच गए, मैच्योरिटी स्टेज पर क्या होता है? ग्रोथ रेट कम होता है, आप वेल एस्टैब्लिश हो चुके हो, यहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट ज्यादा नहीं करते हैं बिकॉज आपको पता है कि ग्रोथ रेट कम हो रहा है, लेकिन आप इस स्टेज तक पहुंच गए, सो दैट मींस आप वेल एस्टैब्लिश हो. सो ऑब्वियसली आप क्या चाहोगे कि आपकी जो अभी तक मार्केट पोजीशन बन गई है, आप हम उसे मेंटेन करें, राइट? उस पोजीशन से मैच्योरिटी स्टेज से हम डिक्लाइन पे ना पहुंच जाए. सो आप क्या करते हो? जो भी अभी आपकी पोजीशन है, मार्केट शेयर है, जैसे भी आप परफॉर्म कर रहे हो, आप उसे मेंटेन करना चाहते हो. अनदर रीजन कुड बी जब कंपनीज का एक्सेप्टेबल मार्केट शेयर हो चुका है, अब मेरा यार 35-40% शेयर है, आई एम हैप्पी विद इट, ठीक है, मैं इतने से खुश हूं, राइट? होते हैं ना कुछ लोग जो कम में भी सैटिस्फाइड होते हैं. सो आई फील दैट मेरे लिए 20-25% मैंने शेयर कैप्चर कर लिया, बहुत है यार, एक्सेप्टेबल है और मुझे अब इसे संभालना है, राइट? सो जो कंपनीज ऐसा करना चाहती हैं वो ये स्ट्रैटेजी फॉलो करेंगी. ऑल्सो स्मॉल फर्म्स, अब उनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं होते कि वो एकदम से ग्रो करें, एकदम से एक्सपैंड करें, सो वो अपनी करंट मार्केट पोजीशन को पहले कंसोलिडेट करती हैं, मतलब संभालती हैं. दे ट्राई टू प्रोटेक्ट इट सो दैट वो अपने आप को प्रिपेयर कर पाएं टू लॉन्च देयर ग्रोथ स्ट्रैटेजीज. इन फ्यूचर अगर उन्हें और ग्रो करने की जरूरत पड़े तो एटलीस्ट पोस्ट पोजीशन पर तो उनके पास रिक्वायर्ड रिसोर्सेज तो हो. दिस इज द सूटेबिलिटी और कंडीशंस अंडर व्हिच स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी इज फॉलोड. सो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, नेचर क्या है स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी का? दैट यहाँ पे फर्म्स दे स्टे विद द सेम बिजनेस, सेम प्रोडक्ट, सेम मार्केट, सेम लेवल ऑफ रिसोर्सेज को मेंटेन करते हैं. एम क्या है कि हमें फंक्शनल एफिशिएंसीज को इंप्रूव करना है, इंक्रीमेंटल वे में धीरे धीरे हम अपनी परफॉर्मेंस को इंप्रूव करेंगे ताकि हम ग्रोथ के लिए तैयार हो जाएं. देन आप इस स्ट्रैटेजी को कैसे इंप्लीमेंट करेंगे? आपको अपने सभी रिसोर्सेज को इफेक्टिवली एफिशिएंटली एलोकेट करना है और यूटिलाइज करना है. आपका पर्पस है कि आप अपने जो करंट प्रॉफिट्स हैं उन्हें प्रिजर्व करके रखें, कॉस्ट मिनिमाइजेशन पर ध्यान दें, लिखा है ना, एफिशिएंसी पर ध्यान है, ऑपरेशनल एफिशिएंसी कैसे करोगे? कॉस्ट को रिड्यूस करके. एंड यू विल आइडेंटिफाई कि आपके लिए फ्यूचर में क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं और उन पॉसिबिलिटीज, उन अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करने के लिए अभी आप खुद को प्रिपेयर कर रहे हैं. यहाँ पे क्योंकि आप कुछ नया नहीं कर रहे, तो आपको अपने बिजनेस को रीडिफाइन करने की जरूरत नहीं है. बिजनेस को रीडिफाइन कब किया जाता है? जब हम अपने बिजनेस में कुछ चेंज करते हैं, या तो कोई प्रोडक्ट हटाते हैं, कोई नया बिजनेस शुरू करते हैं. तो यहाँ पे तो हम ऐसा कुछ कर ही नहीं रहे. सो देयर इज नो रीडेफिनेशन. यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट भी नहीं होती, देयर आर नो फ्रेश इन्वेस्टमेंट्स क्योंकि कुछ नया नहीं कर रहे हो. ये एक सेफ स्ट्रैटेजी है. क्यों सेफ है? क्योंकि यू आर मेंटेनिंग एक्जिस्टिंग परफॉर्मेंस, एक्जिस्टिंग लेवल, जो भी अभी आप कर रहे हो उसी को परस्यू कर रहे हो, कुछ नया करने का रिस्क नहीं ले रहे. और क्योंकि आप अपने एक्जिस्टिंग रिसोर्सेज को ऑप्टिमली यूटिलाइज कर रहे हैं, अपनी एक्जिस्टिंग परफॉर्मेंस पर ध्यान दे रहे हैं, एक्जिस्टिंग फंक्शंस को सही तरीके से इंप्रूव कर रहे हैं. सो दैट मींस जो कंपनी स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी परस्यू कर रही है वो कहीं ना कहीं अपना ध्यान किस पर दे रही है? कोर कॉम्पिटेंसीज बिल्ड करने में, बिकॉज यही यूनिक स्ट्रेंथ्स आपको आगे चल के टॉप लेवल पर लेकर जाएंगी. सो राइट नाउ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दैट. ये स्ट्रैटेजी वो कंपनी फॉलो करती है जिनका ऑब्जेक्टिव क्या है? मॉडेस्ट ग्रोथ, इंक्रीमेंटल ग्रोथ, धीरे धीरे ग्रो करना है, एकदम से छलांग नहीं मारनी है कि हमारी हाई ग्रोथ हो जाए. एंड दिस स्ट्रैटेजी इज अ लेस रिस्की स्ट्रैटेजी इन कंपैरिजन टू अदर स्ट्रैटेजीज. रीजंस क्या है स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी के? सो कंपनी इसलिए फॉलो कर सकती है स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी जिनका प्रोडक्ट मैच्योरिटी स्टेज पर पहुंच गया है, एम्प्लॉइज कंफर्टेबल हो चुके हैं विद स्टेटस को. हम सबके साथ ऐसा होता है, हम जिस काम में कंफर्टेबल हो जाते हैं ना, फिर हम वही काम करना चाहते हैं. वी डोंट वांट टू एक्सप्लोर समथिंग न्यू, बेसिक ह्यूमन नेचर है. सो एम्प्लॉइज कंफर्टेबल हो गए हैं, वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहते, वो चेंज नहीं करना चाहते. सो इन दैट केस ये स्ट्रैटेजी फॉलो होगी. नेक्स्ट, जब एनवायरमेंट स्टेबल है, स्टेबल एनवायरमेंट मतलब जो डायनामिक नहीं है, सो हमें भी चेंज करने की जरूरत नहीं है. ऑल्सो जब आपको लगता है कि अगर हमने एक्सपैंड किया इट कैन प्रूव डिजास्टर्स, आप एक्सपैंड क्यों करना चाहते हो? बिकॉज अपना मार्केट शेयर इंक्रीज करना चाहते हो, अर्निंग्स इंक्रीज करना चाहते हो, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि यार एक्सपैंड करके ना ऐसा ना हो कि जो अभी तक हमने कमाया है वो भी हमारे हाथ से निकल जाए. सो इन दैट केस हम स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी फॉलो कर लेते हैं. यूजुअली स्मॉल कंपनीज विल डू दैट. एंड जब आपका ऑब्जेक्टिव है टू स्टेबलाइज, टू कंसोलिडेट योर पोजीशन आफ्टर अ पीरियड ऑफ रैपिड ग्रोथ, एकदम से रैपिड ग्रोथ हुई जैसे डेल कंपनी की, जब उन्होंने ऑनलाइन मोड से अपने प्रोडक्ट्स बेचना शुरू किया. सो बिकॉज ऑनलाइन जब उन्होंने प्रोडक्ट बेचना शुरू किया तो मार्केट एक्सपैंड हो गई ना, कोई भी घर बैठे प्रोडक्ट खरीद रहा है, तो क्या हुआ? एकदम से बहुत डिमांड हो गई, रैपिड ग्रोथ हुई, लेकिन वो इस ग्रोथ को संभाल नहीं पाए बिकॉज दे वर नॉट रेडी फॉर दिस रैपिड ग्रोथ. सो इन दैट केस उन्होंने कहा नाउ वी नीड टू स्टेबलाइज. अब हमारा ऑब्जेक्टिव है कि जो पोजीशन, जो ये ग्रोथ हमने अचीव करी है उससे वी हैव टू प्रोटेक्ट. अब हमें ध्यान देना है अपनी करंट एफिशिएंसीज पर ताकि हम खुद को फ्यूचर के लिए प्रिपेयर कर पाएं. एंड दिस वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एमसीक्यू में आपसे पूछा जा सकता है और मे बी इन अ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आपको ये लिखा जा सकता है, द एग्जैक्ट स्टेटमेंट दैट स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी इज नॉट अ डू नथिंग स्ट्रैटेजी. स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस आल्सो फॉलो स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी टू कंसोलिडेट देयर मार्केट पोजीशन एंड प्रिपेयर फॉर लॉन्च ऑफ ग्रोथ स्ट्रैटेजीज. इलैबोरेट से एक्सप्लेन करो. सो यही है, आपको पूरी स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी के बारे में बताना है. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्ट्रैटेजी दैट इज ग्रोथ स्ट्रैटेजी, जिसे एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी भी कहते हैं. हर बिजनेस इंडस्ट्री में क्यों उतरता है, किस ऑब्जेक्टिव के साथ उतरता है? कि हमें ग्रो करना है. कुछ लोग बोलते हैं, कुछ कंपनी का ऑब्जेक्टिव होगा कि इंक्रीमेंटली ग्रो करेंगे, धीरे धीरे ग्रो करेंगे, और कुछ कंपनीज कहती हैं दैट हमें हाई ग्रोथ चाहिए, हमारा ग्राफ ऐसे होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए, धीरे धीरे. ये स्टेबिलिटी वाली स्ट्रैटेजीज का होता है. लेकिन जो बोल रहे हैं हाई ग्रोथ, दोस कंपनीज दे फॉलो ग्रोथ स्ट्रैटेजी, एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी. सो दिस स्ट्रैटेजी इज अडॉप्टेड बाय दोस फर्म्स जिनका एम है हाई ग्रोथ, सब्सटैंशियल ग्रोथ, सिग्निफिकेंट ग्रोथ. और ग्रो करने के लिए हमारे पास बहुत सारी ऑप्शंस होती है. हम नया बिजनेस शुरू कर सकते हैं, नए प्रोडक्ट्स ऐड कर सकते हैं, हम नई मार्केट्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं, हम अपने बायर्स चेंज कर सकते हैं. पहले डोमेस्टिक कंज्यूमर्स हो सकते हैं, उसके बाद हमने सोचा कि यार बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज को टारगेट करते हैं, उन्हें अपना प्रोडक्ट बेचते हैं, मर्जर्स कर सकते हैं, एक्विजिशंस कर सकते हैं, स्ट्रैटेजिक अलायंसेस कर सकते हैं. ऑल दैट इज अ पार्ट ऑफ ग्रोथ एंड एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी. नाउ क्योंकि हम यहाँ पे ग्रो कर रहे हैं, कुछ नया कर रहे हैं, मे बी न्यू मार्केट्स, न्यू प्रोडक्ट्स, न्यू बिजनेसेस, न्यू एरियाज, राइट? तो यहाँ पर क्योंकि कुछ नया हो रहा है, सो बिजनेस को रीडिफाइन किया जाएगा. इजंट इट? बिजनेस डेफिनेशन क्या होती है? अपने बिजनेस को डिफाइन करते हो कि हमारे कौन से प्रोडक्ट्स हैं, कौन सी मार्केट्स हैं. तो अगर आप कुछ नया करोगे तो उसे ऐड करोगे, पुरानी बिजनेस डेफिनेशन चेंज हो जाएगी, राइट? सो यहाँ पर बिजनेस रीडेफिनेशन होता है क्योंकि आपने अपने बिजनेस स्कोप को एक्सपैंड कर दिया. यू आर एनलार्जिंग द स्कोप ऑफ योर बिजनेस. एंड क्योंकि अब आप कुछ नया कर रहे हो, यू आर ऑपरेटिंग ऑन अ लार्ज स्केल, स्कोप बढ़ रहा है, तो इन्वेस्टमेंट तो करनी पड़ेगी. बिना इन्वेस्टमेंट के तो आप ग्रो नहीं करोगे. सो यहाँ पे सब्सटैंशियल इन्वेस्टमेंट भी होती है. अगर हाई ग्रोथ चाहिए तो उतना ही आपको इन्वेस्ट भी करना पड़ेगा. और इस स्ट्रैटेजी को इक्वेट किया जाता है विद डायनामिज्म, विगर, प्रॉमिस एंड सक्सेस. व्हिच मींस दैट ये जो स्ट्रैटेजी है काफी डायनामिक स्ट्रैटेजी है. आपके पास काफी सारे ऑप्शंस हैं जिससे थ्रू आप ग्रो कर सकते हो, राइट? इसमें काफी एंथुसियाज्म, एनर्जी के साथ हम सब काम करते हैं बिकॉज़ वी हैव मल्टीपल वेज टू अचीव द ग्रोथ. अगर एक तरीके से ग्रो नहीं कर पा रहे तो हमारे पास दूसरी ऑप्शन है. सो डिपेंडिंग अपॉन द सर्कमस्टेंसेस, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशंस, कंपनीज कैन चूज डिफरेंट वेज ऑफ ग्रोइंग और एक्सपैंडिंग. सो आपको ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रैटेजीज इक्वेटेड विद डायनामिज्म, विगर, प्रॉमिस एंड सक्सेस. सो दैट इज ग्रोथ एंड एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी. सो यहाँ पे आपका एम क्या है? दैट यू हैव टू ग्रो कंसिडरेबली. कंसिडरेबली मतलब काफी हाई लेवल पे हमें ग्रो करना है. और कैसे करेंगे? बाय एनलार्जिंग द स्कोप और ब्रॉडनिंग द स्कोप ऑफ आवर ऑपरेशंस. अब लार्ज स्केल पे हम ऑपरेट करेंगे. लार्ज स्केल पर ऑपरेट करना मतलब आप अपने कस्टमर ग्रुप्स को चेंज करेंगे, सेगमेंट्स को चेंज करेंगे, और नए सेगमेंट्स ऐड करेंगे, फंक्शंस ऐड कर सकते हैं, नए प्रोसेसेस ऐड कर सकते हैं, नई टेक्नोलॉजी, नए ऑल्टरनेटिव्स के साथ हम डिफरेंट मार्केट्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं. सो थ्रू दिस स्ट्रैटेजी एंटरप्राइज इज टेकन अलोंग रिलेटिवली अननोन एंड रिस्की पाथ्स फुल ऑफ प्रॉमिसेस एंड पिटफॉल्स. सो जो कंपनीज ग्रोथ स्ट्रैटेजी, एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी फॉलो करती हैं वो ये मानकर चल रहे हैं कि भाई फ्यूचर इज अनसर्टेन, राइट? क्योंकि हम कुछ नया करने वाले हैं, रिलेटिवली अननोन, हमें उसकी समझ नहीं है. एक नई मार्केट में हम जा रहे हैं तो आपको भी मार्केट के बारे में नहीं पता है. यू डोंट नो कस्टमर्स उस प्रोडक्ट को एक्सेप्ट करेंगे या नहीं, उस बिजनेस की कितनी डिमांड होगी या नहीं. सो एवरीथिंग इज वेरी रिस्की हियर, राइट? तो प्रॉमिसेस भी हो सकते हैं, मतलब अपॉर्चुनिटीज भी हो सकती हैं, और पिटफॉल्स भी हो सकते हैं, मतलब ऑब्स्टिकल्स भी आप फेस कर सकते हो. तो बड़ी डायनामिक स्ट्रैटेजी है. हर कंपनी कहीं ना कहीं चाहती है कि हम हाई लेवल पे ग्रो करें. सो ये जो हाई ग्रोथ है, सिग्निफिकेंट ग्रोथ है, ये कंपनीज कैसे एम करती हैं? इन दिस स्ट्रैटेजी फर्म्स एम एट सिग्निफिकेंट ग्रोथ बाय आप अपने एक्जिस्टिंग बिजनेस को ही, एक्जिस्टिंग प्रोडक्ट को ही
और ज्यादा एक्सपैंड कर सकते हैं या कुछ नया कर सकते हैं, न्यू बिजनेस में जा सकते हैं। कैसा नया बिजनेस जो आपके एक्जिस्टिंग बिजनेस से रिलेटेड हो। तो फॉर एग्जांपल आपका एक्जिस्टिंग बिजनेस है लेदर बैग मैन्युफैक्चर करना, अब आपने लेदर फुटवेयर मैन्युफैक्चर करना शुरू कर दिया, तो कहीं ना कहीं कुछ रिलेशन है, राइट, लेदर इंडस्ट्री में आप हो, या हम कुछ नया बिजनेस शुरू कर सकते हैं जो हमारे एक्जिस्टिंग बिजनेस से अनरिलेटेड है। पहले मैं होटल इंडस्ट्री में थी और अब मैं एकदम से फुटवेयर इंडस्ट्री में आ गई हूँ, कोई रिलेशन नहीं है आपस में, कंप्लीटली डिफरेंट। और आई कैन एंटर न्यू मार्केट्स। न्यू मार्केट्स दो तरह की हो सकती हैं, ज्योग्राफिकल मार्केट्स। फॉर एग्जांपल अभी मैं अपना प्रोडक्ट सिर्फ एशियन कंट्रीज में देती हूँ, धीरे धीरे मैंने क्या एक्सपैंड करने के लिए मैंने यूरोपियन कंट्रीज में भी अपना प्रोडक्ट देना शुरू किया, सो ज्योग्राफिकली एक्सपैंड किया। दूसरा तरीका क्या हो सकता है न्यू मार्केट्स में जाने का, कस्टमर सेगमेंट चेंज कर लेना। अभी मैं अपना प्रोडक्ट बना रही थी हाई इनकम ग्रुप के लिए, राइट, अब मैंने सोचा यार चलो लो इनकम ग्रुप के लिए भी बनाते हैं। एक्चुअली कंपनी ने क्या किया, उन्होंने कहा यार हम साबुन तो बनाते हैं, है ना, लो इनकम ग्रुप को केटर करते हैं, हमने लाइफ बॉय निकाला लो इनकम ग्रुप के लिए, राइट, अब हम हाई इनकम ग्रुप को केटर करते हैं, सो हमने उनके लिए डव, पियर्स, ये सारे सोप्स निकाल दिए। सो देयर आर डिफरेंट वेज थ्रू व्हिच वी कैन अचीव सिग्निफिकेंट ग्रोथ। नाउ व्हाट आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ और एक्सपेंशन स्ट्रेटजी? वेरी सिंपल, जो हमने मीनिंग समझा है बस अब उसके आपको की पॉइंट्स लिखने हैं, लेकिन रिमेंबर पॉइंट्स ऐसे होने चाहिए, डोंट राइट इन योर ओन वर्ड्स, राइट। सो जो आपके मेन कीवर्ड्स हैं वो वैसे ही रहने चाहिए। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, आप अपने बिजनेस को रिडिफाइन कर रहे हो, कुछ नया ऐड कर रहे हो, ये स्ट्रेटजी ऑपोजिट है स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी के, क्योंकि यहाँ पर हम ग्रोथ अचीव कर रहे हैं, हाई ग्रोथ, वहाँ पे हम बोलते हैं मॉडेस्ट ग्रोथ। एंड यहाँ पे रिस्क ज्यादा होगा लेकिन रिवॉर्ड भी ज्यादा होगा। रिस्क ज्यादा क्यों है? बिकॉज़ वी आर डूइंग समथिंग न्यू, मे बी इट्स अ न्यू ज्योग्राफिकल मार्केट और मे बी इट्स अ न्यू सेगमेंट ऑफ द कस्टमर्स वी आर टारगेटिंग और मे बी इट्स अ न्यू प्रोडक्ट। सो दिस स्ट्रेटजी बिजनेस विल बी एबल टू ग्रो। ऑफ कोर्स हम ग्रो कर पाएंगे, एक्सपैंड कर पाएंगे। ऑल द कंपनीज जिनका ग्रोथ ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमें मैसिव ग्रोथ चाहिए, मैमोथ ग्रोथ, सिग्निफिकेंट ग्रोथ, वो ये स्ट्रेटजी फॉलो करेंगे। यहाँ पे कंपनी का रीडेफिनेशन हो रहा है, रिमेंबर एक तरह से रिन्यूअल हो रहा है, आप कुछ नया कर रहे हैं, कुछ नया करोगे तो फ्रेश इन्वेस्टमेंट्स, न्यू इन्वेस्टमेंट्स करनी पड़ेंगी, चाहे वो बिजनेसेस हैं, चाहे वो नए प्रोडक्ट्स हैं या वो नई मार्केट्स हैं। ऑल्सो ये काफी फ्लेक्सिबल स्ट्रेटजी है बिकॉज़ यहाँ पे हमारे पास काफी सारे तरीके होते हैं इन ऑर्डर टू ग्रो। एट द सेम टाइम काफी वर्सेटाइल स्ट्रेटजी है। अगेन वर्सेटाइल क्यों है? बिकॉज़ यहाँ पे हम काफी सारे तरीकों से ग्रो कर सकते हैं और अपने लिए कोई बेस्ट चूज कर सकते हैं। हमारे पास ऑप्शंस बहुत सारी हैं, राइट, अब हमारे लिए जो बेस्ट है हम वो चूज कर सकते हैं। एंड फाइनली यहाँ पे आपके पास दो मेजर ऑप्शंस होती हैं, दो मेजर स्ट्रेटेजिक रूट्स होते हैं जिसके थ्रू आप एक्सपैंड कर सकते हो, इंटेंसिफिकेशन और डाइवर्सिफिकेशन। इंटेंसिफिकेशन मतलब अपने एक्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स या एक्जिस्टिंग मार्केट्स में रहकर ही ग्रो करना है। डाइवर्सिफिकेशन मतलब जब हमारी मार्केट, हमारे प्रोडक्ट दोनों चेंज हो रहे हैं। सो दीस वर द कैरेक्टरिस्टिक्स। नाउ द रीजंस फॉर ग्रोथ और एक्सपेंशन स्ट्रेटजी क्यों फॉलो करते हैं? नाउ अगर एनवायरमेंट स्टेबल होता है तो हम कौन सी स्ट्रेटजी परस्यू करते हैं? जब ज्यादा चेंजेस नहीं हो रहे तो हमें भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी। बट अगर एनवायरमेंट डायनामिक है, कॉन्स्टेंटली चेंजेस हो रहे हैं तो हमें अपनी स्ट्रेटजी चेंज करनी पड़ती है। हमें भी अगर ग्रो करना है, अगर हमें आगे निकलना है कॉम्पिटिटर से, तो हम स्टेबिलिटी के थ्रू ग्रो नहीं कर सकते। हाई ग्रोथ ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए डायनामिक एनवायरमेंट में अगर आप सर्वाइव करना चाहते हो तो आपको अपना ग्रोथ ऑब्जेक्टिव भी चेंज करना पड़ेगा, हाई ग्रोथ करना पड़ेगा, तभी आप आगे निकलोगे, राइट, बिकॉज़ डायनामिक एनवायरमेंट डिमांड्स इंक्रीज एक्टिविटीज। सेकंडली कंपनीज ग्रो इसलिए भी करना चाहती है बिकॉज़ उन्हें ज्यादा सैटिस्फैक्शन मिलती है यार, बेसिक ह्यूमन नेचर। अगेन जितना ज्यादा हम ग्रो करेंगे, लाइफ में अच्छा करेंगे, वी विल फील गुड अबाउट इट। तो कंपनीज की कॉर्पोरेट मैनेजमेंट भी अच्छा फील करती है, दे फील सैटिस्फाइड जब वो ग्रो कर रही है। थर्ड, इट इज अ मैटर ऑफ प्राइड फॉर द टॉप मैनेजमेंट। दे फील दैट इट इज अ मोमेंट ऑफ प्राइड फॉर अस दैट जिस कंपनी को मैं मैनेज कर रहा हूं, जिस कंपनी का सीईओ मैं हूं, जस्ट लुक एट दैट कंपनी को हम किस लेवल पर लेकर गए, राइट, इट इज अ मैटर ऑफ प्राइड। एंड ऑफ कोर्स अनदर रीजन इज बिकॉज़ आप पूरी मार्केट को कंट्रोल करना चाहते हैं, कॉम्पिटिटर्स को कंट्रोल करना चाहते हैं। इफ यू वांट टू हैव ग्रेटर कंट्रोल ओवर द मार्केट, ग्रेटर कंट्रोल कैसे होगा? जब आप ही का प्रोडक्ट बिक रहा है इन द मार्केट, राइट, आपने कस्टमर्स को इतनी सारी ऑप्शंस दे रखी हैं, सो इन दैट केस ग्रेटर कंट्रोल होगा, कॉम्पिटिटर से आप आगे जाएंगे। और अगर आप इकोनॉमीज ऑफ स्केल के, एक्सपीरियंस कर्व के बेनिफिट्स लेना चाहते हैं, इन दैट केस आप ग्रोथ एक्सपेंशन फॉलो करते हैं। ग्रोथ एक्सपेंशन में क्या हो रहा है? लार्ज स्केल पर आप काम कर रहे हो, स्केल ऑफ प्रोडक्शन जब इंक्रीज होता है तो हमारी पर यूनिट कॉस्ट कम होती है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल जनरेट होती है, अपने रिसोर्सेज को करते हैं, कंट्रोल होगा, कॉम्पिटिटर से आप आगे जाएंगे। और अगर आप इकोनॉमीज ऑफ स्केल के, एक्सपीरियंस कर्व के बेनिफिट्स लेना चाहते हैं, इन दैट केस आप ग्रोथ एक्सपेंशन फॉलो करते हैं। ग्रोथ एक्सपेंशन में क्या हो रहा है? लार्ज स्केल पर आप काम कर रहे हो, स्केल ऑफ प्रोडक्शन जब इंक्रीज होता है तो हमारी पर यूनिट कॉस्ट कम होती है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल जनरेट होती है, अपने रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूज कर पाते हैं। एंड अनदर रीजन फॉर ग्रोथ एक्सपेंशन स्ट्रेटजी इज दैट क्योंकि हमारे पास ऑप्शन बहुत होते हैं, हम इंटेंसिफिकेशन करके, डाइवर्सिफिकेशन करके, मर्जर्स, एक्विजिशंस, अलायंसेस करके, देयर आर मेनी ऑप्शंस थ्रू व्हिच वी कैन ग्रो। सो क्योंकि ऑप्शंस बहुत ज्यादा हैं तो हम अपने लिए बेस्ट ऑप्शन चूज करेंगे। कीवर्ड्स अगर आपको पता है ना तो आप इजीली पॉइंट्स भी लिख लोगे। जस्ट कीप ऑन रीडिंग अगेन एंड अगेन। नाउ कंटिन्यूइंग विद द एक्सपेंशन स्ट्रेटजी और ग्रोथ स्ट्रेटजी, अब हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रोथ और एक्सपेंशन स्ट्रेटजी। सो जस्ट टू गिव यू एन ओवरव्यू, क्विकली देखते हैं किस तरह की हमें स्ट्रेटजी डिस्कस करनी है। इट्स अ वेरी बिग टॉपिक। सो आपकी जो ग्रोथ और एक्सपेंशन स्ट्रेटजीज हैं, ब्रॉडली देयर आर ऑफ टू टाइप्स, इंटरनल ग्रोथ स्ट्रेटजीज और एक्सटर्नल ग्रोथ स्ट्रेटजीज। अब जो आपकी इंटरनल ग्रोथ स्ट्रेटजीज हैं उनमें हमारी दो टाइप्स होती हैं, इंटेंसिफिकेशन एंड डाइवर्सिफिकेशन। और जो हमारी एक्सटर्नल ग्रोथ स्ट्रेटजीज हैं वो भी दो कैटेगरीज में डाली गई है, वन इज मर्जर एंड एक्विजिशन एंड अनदर वन इज स्ट्रेटेजिक अलायंस। दोनों में डिफरेंस ये होता है, जब हम इंटरनली ग्रो करते हैं तो अपने रिसोर्सेज का यूज कर रहे हैं, वी आर डिपेंडिंग अपॉन आवर कॉम्पिटेंसीज, आवर एबिलिटीज, आवर कैपेबिलिटीज। जब हम एक्सटर्नली ग्रो कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वी आर डिपेंडेंट अपॉन द रिसोर्सेज ऑफ अदर ऑर्गेनाइजेशंस आल्सो। मर्जर्स हो रहे हैं, एक्विजिशंस हो रहे हैं, हमारे रिसोर्सेज तो है ही हैं, हमारी कैपेबिलिटीज तो है ही, एट द सेम टाइम जिनके साथ मर्ज कर रहे हैं, जिन्हें एक्वायर कर रहे हैं, उनकी भी तो कुछ ना कुछ रिसोर्सेज होंगे जिनका हम यूज करते हैं। इंटरनल की भी दो कैटेगरीज हैं, एक्सटर्नल की भी दो कैटेगरीज हैं। नाउ जो इंटेंसिफिकेशन है दैट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू थ्री, मार्केट पेनिट्रेशन, मार्केट डेवलपमेंट एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट। एंड डाइवर्सिफिकेशन इज फर्दर डिवाइडेड इनटू बेसिकली थ्री मेन टाइप्स अंडर न्यू स्कीम, कंसेंट्रिक। कंसेंट्रिक के अंडर ही आपको दे दिया गया है हॉरिजॉन्टली इंटीग्रेटेड एंड वर्टिकली इंटीग्रेटेड। तो ये दोनों जो टाइप्स हैं इसको कंसेंट्रिक में ही डाल दिया गया है। देन द सेकंड वुड बी कांग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशन एंड द थर्ड वुड बी इनोवेशन। नाउ इनोवेशन इज न्यू, इट हैज बीन एडेड अंडर न्यू स्कीम, पहले ये नहीं होता था। नाउ एक्सटर्नल ग्रोथ स्ट्रेटजीज की बात करें जिसमें हमारे पास मर्जर एक्विजिशंस हैं एंड स्ट्रेटेजिक अलायंसेस हैं। तो स्ट्रेटेजिक अलायंस की कोई सब कैटेगरी नहीं है, मतलब सब टाइप्स आपके सिलेबस में नहीं है, बट मर्जर की टाइप्स आपसे पूछा जाता है, टाइप्स ऑफ मर्जर्स। सो जो टाइप्स ऑफ मर्जर्स हैं दे आर सिमिलर टू टाइप्स ऑफ डाइवर्सिफिकेशन, बस इनोवेशन नहीं आएगा। अदरवाइज हॉरिजॉन्टल मर्जर सिमिलर टू हॉरिजॉन्टल डाइवर्सिफिकेशन, वर्टिकल मर्जर सिमिलर टू वर्टिकल डाइवर्सिफिकेशन, कोजेनरिक मर्जर जिसे कंसेंट्रिक मर्जर भी कह सकते हैं सिमिलर टू कंसेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन, एंड कांग्लोमरेट मर्जर सिमिलर टू कांग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशन। सो द फर्स्ट कैटेगरी इज इंटरनल ग्रोथ स्ट्रेटजी। सो इंटरनल ग्रोथ स्ट्रेटजी क्या होती है? व्हेन आई टोल्ड यू, जब कंपनी खुद के इंटरनल रिसोर्सेज और कैपेबिलिटीज को यूज करके ग्रो कर रही है, अपने ऑपरेशंस को एक्सपैंड कर रही है। सो इसे हम ऑर्गेनिक ग्रोथ भी कहते हैं, धीरे धीरे खुद ही ग्रो कर रही है विदाउट द हेल्प ऑफ एनी आउटसाइड पार्टी और एनी आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन, किसी दूसरे के रिसोर्सेज हम यूज नहीं कर रहे। सो जो भी ग्रोथ कंपनी कर रही है इट इज विदाउट द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल सोर्सेज और एक्सटर्नल पार्टीज। फोकस क्या होता है इंटरनल ग्रोथ स्ट्रेटजी का कि हमें न्यू प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस करने हैं, अपनी एफिशिएंसी को इंप्रूव करना है, राइट काइंड ऑफ पीपल वी हैव टू सिलेक्ट, हमें अपनी मार्केटिंग इंप्रूव करनी है। सो इंटरनली ही हम अपने रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूज करके कैसे ग्रो कर सकते हैं, दैट इज अ पार्ट ऑफ इंटरनल ग्रोथ स्ट्रेटजीज। जो फर्दर टू टाइप की होती है, रिमेंबर इंटेंसिफिकेशन एंड डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन आगे समझेंगे, पहले देखते हैं इंटेंसिफिकेशन क्या है। तो इंटेंसिफिकेशन का अगर लिटरल मीनिंग देखें तो इंटेंसिफिकेशन होता है जब हम किसी चीज को और भी ज्यादा
इंक्रीज कर देते हैं, किसी चीज की मैग्नीट्यूड, किसी चीज की स्ट्रेंथ को जब हम इंक्रीज करते हैं, बढ़ा देते हैं। सो इंटेंसिफिकेशन में क्या हो रहा है, जब कंपनीज अपनी एक्जिस्टिंग लाइन ऑफ बिजनेस में ही एक्सपैंड कर रही हैं, हाई ग्रोथ अचीव कर रही हैं। आप एक्जिस्टिंग लाइन ऑफ बिजनेस, एक्जिस्टिंग जो भी आपकी लाइन ऑफ बिजनेस है, अगर आप होटल में हो या अगर आप फुटवेयर इंडस्ट्री में हो, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, तो आपको वही काम करना है, लेकिन उसकी इंटेंसिटी को और ज्यादा बढ़ा देना है, तभी आप हाई ग्रोथ अचीव कर पाओगे। तो यहाँ पे आपका ऑब्जेक्टिव क्या है इंटेंसिफिकेशन का, उसी चीज को और ज्यादा आपको क्यों करना है, बिकॉज आप अपनी सेल्स, रेवेन्यू, प्रॉफिट्स, मार्केट शेयर इंक्रीज करना चाहते हो। तो यहाँ पर आपका ऑब्जेक्टिव है टू अचीव मोर ग्रोथ, हाई ग्रोथ, चाहे अपने एक्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स को यूज करके या अपनी एक्जिस्टिंग मार्केट्स में ही ग्रो करके। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, आइगर एच एंसॉफ ने कहा दैट कंपनीज दे हैव 3 वेज ऑफ इंटेंसिफाइंग। वैसे तो उन्होंने 4 वेज दिए, लेकिन यहाँ पे 3 वेज हम डिस्कस कर रहे हैं अंडर इंटेंसिफिकेशन, और जो 4th वे है वो अलग से पार्ट बी, दैट इज डाइवर्सिफिकेशन। सो द फर्स्ट वन इज मार्केट पेनिट्रेशन। मार्केट पेनिट्रेशन में कंपनीज क्या करती हैं, ना अपना प्रोडक्ट चेंज कर रही हैं, ना अपनी मार्केट चेंज कर रही हैं, वो एक्जिस्टिंग प्रोडक्ट के साथ ही एक्जिस्टिंग मार्केट में ग्रो कर रही है। सो बेसिकली यहाँ पे कंपनीज क्या चाह रही हैं कि एक्जिस्टिंग मार्केट में जो अभी हमारा शेयर है वो और ज्यादा इंक्रीज हो। फॉर एग्जांपल अगर हम इंडिया में अपना काम कर रहे हैं, अपने प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं और इंडियन मार्केट में सिर्फ 20 to 30% पॉपुलेशन को ही हम कैप्चर कर पाए हैं। सो नाउ आवर ऑब्जेक्टिव इज दैट हम वही प्रोडक्ट में ग्रो करें, उसी प्रोडक्ट से ग्रो करें, लेकिन इस मार्केट शेयर को 20-30% से हम 50%, 60%, 70% पर लेकर जाएं। राइट, एक्जिस्टिंग मार्केट में एक्जिस्टिंग प्रोडक्ट से हमें और ग्रो करना है। जो हमारे एक्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं, वी वांट कि वो और ज्यादा हमारा प्रोडक्ट खरीदें, फ्रीक्वेंसी और ज्यादा बढ़ा दें, ह्यूज क्वांटिटी में प्रोडक्ट खरीदें, और वो कस्टमर जिन्होंने अभी तक हमारा प्रोडक्ट खरीदा ही नहीं है वो भी प्रोडक्ट खरीदना शुरू कर दें। सो यू आर ट्राइंग टू इंक्रीज योर मार्केट शेयर, प्रोडक्ट की यूसेज इंक्रीज करोगे। आप चाहोगे कि आपका प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा कस्टमर यूज करें, फ्रीक्वेंटली यूज करें, बार-बार यूज करें, ज्यादा क्वांटिटी में परचेज करें। सो आपका जो फोकस है वो करंट बिजनेस पर ही है, उसे आप चेंज नहीं कर रहे हो, करंट प्रोडक्ट पे ही है, उसे आप चेंज नहीं कर रहे हो। सो द कंपनीज हैव 2 वेज जिसके थ्रू वो मार्केट पेनिट्रेशन स्ट्रेटजी अचीव कर सकते हैं। सेलिंग मोर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज टू द एस्टैब्लिश्ड कस्टमर्स, जो आपके कस्टमर्स बन गए हैं उन्हीं को और ज्यादा बेचो, कोशिश करो कि वो कस्टमर्स बार-बार आपका प्रोडक्ट लें और आप ज्यादा क्वांटिटी में लें। सो उसके लिए मे बी आप जो एडवर्टाइजिंग है वो और एग्रेसिव कर दें, या जो एस्टैब्लिश्ड कस्टमर्स हैं बार-बार आपके प्रोडक्ट्स ले रहे हैं उन्हें आप कुछ ऑफर्स दें। राइट, और द सेकंड वे इज दैट यू हैव टू फाइंड न्यू कस्टमर्स विद इन द एक्जिस्टिंग मार्केट्स। एक्जिस्टिंग मार्केट में ही, इंडियन मार्केट में ही जिन्होंने आपका प्रोडक्ट नहीं खरीदा है वो भी आपका प्रोडक्ट लेना शुरू कर दें। सो दिस इज हाउ आप मार्केट पेनिट्रेशन अचीव कर सकते हैं। इन द सेकंड आइडेंटिफिकेशन स्ट्रेटजी इज मार्केट डेवलपमेंट। एज नेम इटसेल्फ इज सेइंग, यहाँ पर आप मार्केट को डेवलप कर रहे हो, मतलब नई मार्केट्स में भी अपने एक्जिस्टिंग प्रोडक्ट को लेकर जा रहे हो। सो देयर इज नो चेंज इन योर प्रोडक्ट, आपका प्रोडक्ट वही है, आपका बिजनेस वही है, लेकिन किसी नई मार्केट को आप केटर कर रहे हो। सो फेसबुक वाज जस्ट स्टार्टेड फॉर कॉलेज स्टूडेंट्स, सिर्फ कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए स्टार्ट किया गया था, बट आज की डेट में हर सेगमेंट इसे यूज कर रही है। सिमिलरली जो आपके लीडिंग फुटवेयर ब्रांड्स हैं लाइक नाइकी, एडिडास, ये क्या है, इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं, एक मार्केट से दूसरी मार्केट पे जा रहे हैं, प्रोडक्ट वही है उनका, एक्जिस्टिंग प्रोडक्ट लेकर ही नई मार्केट्स में एक्सपैंड कर रहे हैं। और यहाँ पे कंपनीज या तो अपने डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर लेती हैं, मल्टीपल चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन यूज करती हैं, या वो अपने एडवर्टाइजिंग या प्रमोशनल मीडिया को ही चेंज कर लेती हैं। जिस मार्केट में जाएंगी, चाहे वो ज्योग्राफिकल मार्केट है या कस्टमर सेगमेंट है, वहां के हिसाब से वो अपनी एडवर्टाइजिंग या मार्केटिंग स्ट्रेटजी चेंज करती है। सो देयर आर नंबर ऑफ वेज थ्रू व्हिच यू कैन अचीव मार्केट डेवलपमेंट। हाउ कैन यू अचीव मार्केट डेवलपमेंट, या आप डिफरेंट कस्टमर सेगमेंट्स को केटर करो। सेकंड इज दैट यू कैन स्टार्ट सेलिंग योर प्रोडक्ट्स टू इंडस्ट्रियल बायर्स आल्सो। पहले जो आप हाउसहोल्ड्स के लिए प्रोडक्ट्स बना रहे थे, अब वही प्रोडक्ट्स आप बड़ी-बड़ी इंडस्ट्रीज को भी देते हो, या आप जिस कंट्री में ऑपरेट कर रहे हो उसी कंट्री में ऑपरेट करके न्यू एरियाज, न्यू रीजन्स में ग्रो करें, या आप कंप्लीटली अपनी जो कंट्री है वो ही चेंज कर दें, फॉरेन मार्केट्स को भी कैप्चर करें। जैसे मैकडॉनल्ड्स यूएसए में उन्होंने शुरू किया था, धीरे-धीरे उन्होंने इंडियन मार्केट को भी कैप्चर कर लिया। देन यू कैन यूज डिफरेंट चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, डिफरेंट मार्केट्स के लिए आप डिफरेंट चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन यूज कर सकते हैं। दैट इज हाउ यू कैन ग्रो, एंड आप अपने एडवर्टाइजिंग और प्रमोशनल मीडिया का कंटेंट चेंज कर सकते हैं, लाइक आई ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड। एंड देन द थर्ड इंटेंसिफिकेशन स्ट्रेटजी इज प्रोडक्ट डेवलपमेंट। अब यहाँ पर क्या लिखा है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट। सो यहाँ पे नया क्या होगा, प्रोडक्ट विल बी न्यू, लेकिन मार्केट आपकी एक्जिस्टिंग ही है। तो यहाँ पे कंपनीज क्या करती हैं, एक्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स में काफी सारी मॉडिफिकेशंस करती हैं, या तो बहुत हाई लेवल मॉडिफिकेशंस होंगी, या आप कुछ नया प्रोडक्ट ही क्रिएट कर देंगे जो आपके करंट प्रोडक्ट से रिलेटेड होगा। सो आप एक्जिस्टिंग चैनल का यूज करके एक्जिस्टिंग मार्केट के लिए एक रिलेटेड प्रोडक्ट, एक नया प्रोडक्ट लेकर आ रहे हो, या करंट प्रोडक्ट को इस तरह से मॉडिफाई कर देते हो और ऐसे एडवर्टाइज करते हो दैट वो नया प्रोडक्ट है। सो अगर एक कंपनी जो कि ऑटो मैन्युफैक्चर करती है, उन्होंने अनगियर्ड स्कूटर्स भी लॉन्च कर दिए, ठीक है, मार्केट चेंज नहीं करी, उसी मार्केट को उन्होंने ऑटो के साथ-साथ अनगियर्ड स्कूटर्स भी प्रोवाइड करना शुरू कर दिया। व्हाट इज दिस, दिस इज प्रोडक्ट डेवलपमेंट। क्लियर। सो ये स्ट्रेटजी फॉलो करने के लिए ना आपको इन्वेस्टमेंट की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है, रिसर्च डेवलपमेंट की जरूरत पड़ती है। कई बार आप जॉइंट डेवलपमेंट भी करते हो, दूसरी कंपनी के साथ मिलकर प्रोडक्ट डेवलप करते हैं। कई बार आप बाय इन कर लेते हैं, दूसरों का प्रोडक्ट खरीदा और अपना ब्रांड चिपकाकर बेच दिया, या किसी और कंपनी का प्रोडक्ट बनाने के लिए आप उनसे राइट्स परचेज कर लेते हैं। सो देयर आर नंबर ऑफ वेज थ्रू व्हिच यू कैन डेवलप द न्यू प्रोडक्ट्स। नाउ डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन क्या हो गया, जब आपने डाइवर्सिफाई कर लिया, कुछ अलग किया। सो नए प्रोडक्ट्स लेकर जा रहे हो आप न्यू मार्केट्स में, और कुछ नया करने के लिए इफ यू आर एंटरिंग इनटू न्यू एरियाज, इफ यू आर लॉन्चिंग न्यू प्रोडक्ट्स, इफ यू आर गोइंग इनटू न्यू मार्केट्स, सो ये सब करने के लिए आपको डिफरेंट स्किल्स की भी जरूरत पड़ती है, डिफरेंट काइंड ऑफ टेक्नोलॉजीज यू मे नीड, डिफरेंट काइंड ऑफ स्किल सेट, नॉलेज यू माइट नीड, इजंट इट। सो दिस स्ट्रेटजी इन्वॉल्व्स सब्सटेंशियली डिफरेंट स्किल्स, टेक्नोलॉजी एंड नॉलेज। और जब आप न्यू प्रोडक्ट के साथ न्यू मार्केट में जा रहे हैं, हो सकता है ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये रिलेटेड हो, या ये हो सकता है दैट वो कंप्लीटली अनरिलेटेड हो। फॉर एग्जांपल पहले आप कॉटन क्लॉथ मैन्युफैक्चर करते थे, और फिर आपने क्या किया, सिल्क क्लॉथ मैन्युफैक्चर करना शुरू कर दिया, या एक ऐसी कंपनी के साथ मर्ज कर लिया, एक्वायर कर लिया जो कि सिल्क क्लॉथ में डील करती है, वो मैन्युफैक्चर करती है। सो व्हाट इज दिस, दिस इज रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन। दोनों में कुछ ना कुछ लिंक है। व्हाट्स द लिंक, जो लोग कॉटन क्लॉथ खरीदते हैं वो सिल्क क्लॉथ भी ले सकते हैं, इजंट इट। सो व्हेनेवर देयर इज सम कनेक्शन, सम लिंक बिटवीन न्यू बिजनेस एंड योर करंट बिजनेस, जरूरी नहीं है कि ये जो लिंक है ये सेम प्रोडक्ट हो, प्रोडक्ट में हम लिंकेज नहीं ढूंढ रहे हैं, कनेक्शन नहीं ढूंढ रहे हैं, वी आर लुकिंग एट द कनेक्शन इन सम अदर थिंग, मे बी द सेम प्रोसेस वी आर एबल टू यूटिलाइज, मे बी हम सिमिलर कस्टमर ग्रुप्स को केटर कर सकते हैं, मे बी हम सिमिलर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का यूज कर सकते हैं, सिमिलर टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हैं एक्जिस्टिंग और नए बिजनेस के लिए। सो जब भी इस तरह का कोई कनेक्शन है, कोई रिलेशन है, दैट इज रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन। और अनरिलेटेड वो होगा जब आपके करंट बिजनेस और नए बिजनेस में देयर इज नो कनेक्शन एट ऑल, देयर इज नो लिंकेज, देयर इज नो कॉमन एलिमेंट। सो अगर कंपनीज डाइवर्सिफाई करते हैं इनटू समथिंग रिलेटेड, तो उससे क्या होगा, अपनी एक्जिस्टिंग फैसिलिटीज को और ज्यादा यूटिलाइज कर पाएंगे, एक्जिस्टिंग स्किल्स को, एक्जिस्टिंग रिसोर्सेज को हम इफेक्टिवली यूटिलाइज कर पाते हैं, एफिशिएंटली यूटिलाइज कर पाते हैं, बिकॉज़ ऑफ व्हिच हम अपनी सेल्स, प्रॉफिट्स दोनों को इंक्रीज कर पाते हैं, बिकॉज़ कोई ना कोई लिंकेज होती है, मे बी इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी और इन टर्म्स ऑफ मार्केट्स और इन टर्म्स ऑफ प्रोसेसेस। जब भी कोई ना कोई लिंक है ना आपकी करंट और न्यू बिजनेस में, सो उन लिंकेजेस की वजह से आप अपने एक्जिस्टिंग रिसोर्सेज को और एफिशिएंटली यूज कर पा रहे हैं, कॉस्ट कम कर पाते हैं, सेल्स और प्रॉफिट्स इंक्रीज कर पाते हैं। एंड यू ऑल नो अबाउट सैमसंग कंपनी, राइट। तो सैमसंग कंपनी को अगर आप देखोगे ना, इट इज हाईली डाइवर्सिफाइड कंपनी, इवन टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज हाईली डाइवर्सिफाइड, डिफरेंट इंडस्ट्रीज में है। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटजीज, यहाँ से आपको केस सिनेरियोज आ जाते हैं, डिफरेंट स्ट्रेटजी से रिलेटेड केस होगा, एंड यू हैव टू आइडेंटिफाई कि ये कौन सी स्ट्रेटजी है। आपको आइडेंटिफाई करने के बाद उसको एक्सप्लेन करना है, किसके साथ रिलेट करना है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस। सो देखो, डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटजी की जो टाइप्स होती हैं, ब्रॉडली देयर आर 3 टाइप्स: concentric, conglomerate, innovation. Like I told you, this is the third one and a new one that has been added under new scheme. Now, under concentric, we have further 2 types: horizontal diversification or integration, कुछ भी बोल सकते हैं, और vertical. And vertical is further divided into forward and backward vertical
integration. So three major categories: concentric, conglomerate, innovation, and under concentric, horizontal and vertical. Vertical will be further of two types: forward vertical and backward vertical integration. Let me give you an overview regarding main types of diversification strategies. So देखो concentric क्या होता है? Related diversification. अभी मैंने आपको बताया that आप diversify related products या related business में जाकर भी कर सकते हो और unrelated products unrelated business में भी कर सकते हो. So concentric is related and conglomerate is unrelated, which simply means that जब आपका नया business आपके existing business से related है in terms of PTM, आप अपने किसी existing process को use करके नया business शुरू कर सकते हैं. T stands for technology, आप अपने नए और पुराने business के लिए same technology use कर रहे हैं, and M stands for your markets, marketing similar marketing channel का use कर रहे हो, और maybe your customer markets, customer segments, नए product के लिए आप existing customers को use कर रहे हैं. So जब भी हमारा नया product या नया business हमारे existing business से किसी ना किसी तरीके से linked है, there is some linkage, some connection, some common element, जहाँ पे हम अपने existing resources, existing capabilities को use करके एक नया business शुरू कर सकते हैं, एक नया product निकाल सकते हैं. मतलब हम efficiently काम कर रहे हैं, existing resources को ही अच्छे से use कर रहे हैं. So उससे क्या होगा? हम अपने profits increase कर पाएंगे, efficiency increase कर पाएंगे, ज़्यादा sales कर पाएंगे existing business से भी और नए business से भी. So जब हमारा नया business या नया product spin off होता है या loop like manner में connected होता है with our current businesses, मतलब किसी ना किसी point पर वो connected है हमारे existing business से. Points मतलब या तो similar process हो सकता है, maybe the distribution process, maybe the technology जो अभी हमारी current technology है that can be used for new business also, or maybe we can use the similar marketing channels for our new business also, or maybe both old product and new product वो हमारे existing customers use कर सकते हैं. So इस तरह की diversification को हम कहते हैं concentric. और ये जो relation है नए और पुराने business में ये further दो तरह का हो सकता है, horizontal and vertical. Horizontal and vertical वो हम अभी आगे समझेंगे. Second broad category is unrelated. Unrelated simple, जब आपके नए business और पुराने business में कोई भी link नहीं है, कोई common element नहीं है, आप अपने existing capabilities resources को use नहीं कर पा रहे हो, आपको new resources, new skills, new technologies की जरूरत पड़ रही है. Your new business is not connected to your old business in a loop like manner. Your new product is not a spin off from your existing resources or existing capabilities. So unrelated में कोई भी benefits नहीं मिलेंगे आपको synergy के. यहाँ पे ये benefits नहीं होते हैं. On the other hand, concentric में ये benefits of synergy, synergistic benefits हमें देखने को मिलते हैं. Synergistic benefits मतलब जब हम अपने processes को अच्छे से optimally utilize कर रहे हैं, जब हम अपने पुराने business में नया business शुरू करते हैं या add करते हैं, जो हम existing resources से ही कर पा रहे हैं, तो उसका जो output है, जो हमें result देखने को मिलेगा, वो कई ज्यादा होगा. 1 + 1 is not equal to 2, it is equal to 3 or more than 3. Why? Because आप existing resources को efficiently use कर पा रहे हो. नए और पुराने business से आप काफी sales generate कर पा रहे हैं, profit कमा पा रहे हैं. And the third type of diversification is innovation. Innovation एक बहुत ही बड़ी force होती है जो कि changes create करती है in the industry. Innovation या तो आप अपने existing product को modify कर पा रहे हैं. Also innovation is जब आप एक नया product बना पा रहे हैं, a breakthrough product जो पहले कोई नहीं लेकर आया है. Apple ने पहले अपना breakthrough product निकाला, iPod. म्यूजिक सुनने का तरीका ही बदल गया. और अब ये decline stage पर पहुंच गया है because growth नहीं है, but that time it was a breakthrough product. Similarly when Apple came up with iPhone, ये भी एक breakthrough product था. अब Apple जब iPhone लेके आया तो it was a new product, लेकिन अब जब वो every year इसे improve करता रहता है, so ये क्या है? ये breakthrough product नहीं हुआ, ये existing product को ही वो continuously improve करते रहते हैं. That is also innovation. So these are the three broad types of diversification strategies. Let's give a reading to their key points. और जो concentric के अंदर horizontal और vertical integration है वो भी समझते हैं. So concentric related diversification क्या होता है? It is a strategy of diversifying into new businesses, new products or new services which are closely linked to your existing core businesses. और ये जो linkage है, कैसे linked है? It can be in the form of process, technology और marketing, PTM. So you are developing new products and services which are somewhere similar to the ones you are already selling. Similarity किस sense में हम ढूंढ रहे हैं? In the sense of process, technology और marketing. New product is the spin off from the existing facilities, products or processes. Existing resources का use करके नए product बना रहे हैं. New product connected है loop like manner में at one or more points, existing process or technology, and there are benefits of synergy. So ये सारे key words जो हैं highlighted in bold, you must write this when you are explaining what is concentric or related diversification. To give you a few examples of concentric diversification, अब देखो जैसे Honda कंपनी है, what did they do? वो पहले मोटरसाइकिल्स लेकर आए, फिर उन्होंने क्या किया? कार्स बनाना शुरू किया, ट्रक्स बनाना शुरू करा, जनरेटर्स बनाए, लॉन मोवर्स बनाए. तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं? कंसेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन है, ये रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन, रिलेटेड बिजनेसेस ऐड करते जा रहे हैं, शुरू करते जा रहे हैं, राइट? और कॉमन क्या है इन सब में? पावरफुल इंजन बनाने की जो कैपेबिलिटी है. दे आर यूजिंग देयर टेक्नोलॉजिकल स्किल्स ऑफ मेकिंग गुड पावरफुल इंजन्स. जो भी ये नया प्रोडक्ट लेकर आ रहे हैं उसमें वो अपने एक्जिस्टिंग पावरफुल इंजन्स का यूज कर रहे हैं. ये क्या हुआ? कंसेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन. अनदर एग्जांपल, एक कंपनी जो कि कॉटन क्लॉथ मैन्युफैक्चर करती थी, अब वो सिल्क क्लॉथ मैन्युफैक्चर कर रही है. ये भी क्या है? कंसेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन. प्रोडक्ट डिफरेंट है, कॉटन क्लॉथ था पहले, अब सिल्क क्लॉथ है, बट दिस इज कंसेंट्रिक. कुछ रिलेशन है, क्या रिलेशन है? दोनों के लिए आप एक्जिस्टिंग कस्टमर बेस को यूज कर सकते हो, दोनों ही प्रोडक्ट्स आप एक ही डिस्ट्रीब्यूशन चैनल से बेच सकते हैं. अनदर एग्जांपल, पहले कंपनी जो कि लेदर फुटवेयर में डील करती थी, अब वो लेदर बैग्स बनाना उसने शुरू कर दिया, या ऐसी कंपनी जो कि लेदर बैग्स बनाती है उसके साथ मर्ज कर लिया है, उसको एक्वायर कर लिया है. सो यहाँ पे किस तरह का रिलेशन है? ये भी कंसेंट्रिक है. जिस फैक्ट्री में आप अपने लेदर फुटवेयर बना रहे हो, उसी फैक्ट्री में आप लेदर बैग्स भी बना दो. जिस रिटेलर के थ्रू आप अपने लेदर फुटवेयर बेच रहे हो, उसी को बोलो कि आप लेदर बैग्स भी बेचते. सो सम कनेक्शन इज देयर. दिस इज कंसेंट्रिक. ओके, अब हमने कहा था कंसेंट्रिक और रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन के फर्दर दो तरीके हैं. देयर आर टू टाइप्स, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल. अब देखो हॉरिजॉन्टल क्या होता है? सो हॉरिजॉन्टल डाइवर्सिफिकेशन और हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन इज जब कंपनी कुछ ऐसा नया प्रोडक्ट ऐड कर रही है व्हिच इज समहाउ सिमिलर टू योर करंट बिजनेस और करंट प्रोडक्ट. और ये जो सिमिलरिटी है, ये सिमिलरिटी हम बात कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ सेम स्टेज ऑफ द सप्लाई चेन. जो सप्लाई चेन होती है वो आपको पता है, सप्लायर रॉ मटेरियल देगा, फिर प्रोडक्शन होगी, फिर उसकी मार्केटिंग हो रही है. सो जब आप एक ही स्टेज पे रह के एक्सपैंड कर रहे हो, आप हॉरिजॉन्टली ग्रो कर रहे हो, वर्टिकली नहीं, आप हॉरिजॉन्टली ग्रो कर रहे हो. सो आपकी एक पेपर मिल है, राइट? अब आपने क्या किया? एक और पेपर मिल खोली, फिर एक और पेपर मिल खोली, मे बी इन अनदर रीजन, अनदर एरिया, अनदर ज्योग्राफिकल एरिया. सो यहाँ पे क्या हुआ? आप सप्लाई चेन के सेम स्टेज पर हो. आप पहले भी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे थे पेपर की, अभी भी वही कर रहे हो, राइट? बट आपने न्यू और ऐड कर दिए. दिस इज हाउ यू आर एक्सपैंडिंग. सो सेम स्टेज और जो प्रोडक्ट है वो भी आपका सेम रहा. सो या तो हॉरिजॉन्टली हम इस तरीके से ग्रो कर सकते हैं, और बाकी दो ऑप्शन आपके पास क्या है? दैट आप कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं या बाई प्रोडक्ट प्रोड्यूस करके या कंपटीटर के प्रोडक्ट को ओवरटेक करके भी ग्रो कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, आपकी पेन की कंपनी है, राइट? आप पेन्स मैन्युफैक्चर करते हैं, अब आपने इंक और पेपर भी मैन्युफैक्चर करना शुरू कर दिया. पेन किसके यूज करोगे? पेपर पे यूज करोगे, राइट? और पेन को यूज करने के लिए इंक भी चाहिए, तो आपने क्या किया? मेन प्रोडक्ट के साथ यूज होने वाले कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स उन्हें भी मैन्युफैक्चर करना शुरू कर दिया. दिस इज आल्सो हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन. एंड आल्सो कंपनी जब बाई प्रोडक्ट्स का यूज करती है, फॉर एग्जांपल देयर इज अ कंपनी जो कि कोल वो मैन्युफैक्चर करती है. अब जब कोल को प्रोसेस किया जाता है तो इसके जो बाई प्रोडक्ट्स होते हैं, काफी सारे बाई प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे कि कोल गैस होती है, कोक होता है एंड कोल टार होता है.
सो ये सारे क्या है, ऑल दीज आर बाई प्रोडक्ट्स। अब बाई प्रोडक्ट का यूज किस में हो सकता है, कोल गैस का यूज किया जा रहा है एज फ्यूल, तो ये बाई प्रोडक्ट है कोक, इसका यूज किया जाता है इन एक्सट्रैक्टिंग ऑफ वेरियस मेटल्स, मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, और स्टील को मैन्युफैक्चर करने के लिए इसका यूज होता है। जो ये कोल तार होता है इसका यूज आपको पता है रोड्स को बिल्ड करने के लिए यूज होता है, राइट। सो एक कंपनी जो कि कोल मैन्युफैक्चर कर रही थी, अगर उसने उसे यूज करके फ्यूल भी मैन्युफैक्चर करना शुरू कर दिया, या स्टील इंडस्ट्री में भी डाइवर्सिफाई कर लिया, या कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में वो चले गए, सो दैट वो अपने बाई प्रोडक्ट्स का भी यूज कर पाए, ये क्या होगा, हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन। यहाँ पर भी कुछ ना कुछ रिलेशन था कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट से या बाई प्रोडक्ट से, राइट, या सेम स्टेज पर ही रहकर आप उसी प्रोडक्ट के साथ आगे आगे बढ़ रहे हैं, सो हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन। नाउ लेट्स डिस्कस वर्टिकल इंटीग्रेशन, जिसे वर्टिकल डाइवर्सिफिकेशन भी बोलते हैं या वर्टिकली इंटीग्रेटेड डाइवर्सिफिकेशन भी कहा जाता है। सो कंसेंट्रिक जो कि रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन होती है वो हॉरिजॉन्टली भी होती है, वर्टिकली भी होती है। हॉरिजॉन्टली हमने डिस्कस कर लिया, नाउ वर्टिकली अब इसे समझते हैं थ्रू एन एग्जांपल एंड देन वी विल लीड टू द की पॉइंट्स। नाउ लेट्स सपोज दैट आप कॉटन क्लोथ्स मैन्युफैक्चर करते हैं, कॉटन की शर्ट्स, कॉटन के सूट्स, राइट, ये सब बनाते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं। सो यू आर एट दिस स्टेज ऑफ सप्लाई चेन। सप्लाई चेन के डिफरेंट स्टेजेस होते हैं ना, सप्लायर पहले रॉ मटेरियल देगा, फिर मैन्युफैक्चर बनाएगा, फिर उसे बेचा जाएगा थ्रू सम रिटेल स्टोर्स, और फिर वो फाइनली कस्टमर तक पहुंचता है। सो इस सप्लाई चेन में आप कौन से स्टेज पर हो एज अ मैन्युफैक्चरर। अब ये कपड़े बनाने के लिए आपको कॉटन की जरूरत पड़ेगी, तभी आप कॉटन के कपड़े बना पाओगे, या अगर लेट्स सपोज कोई भी आप कपड़े मैन्युफैक्चर कर रहे हो, सो यू विल नीड सम रॉ मटेरियल। सो ये रॉ मटेरियल आपको एक सप्लायर सप्लाई कर रहा है, सो इस रॉ मटेरियल के थ्रू आपने कपड़े बनाए, लेकिन अब उन्हें बेचने के लिए आप एक रिटेलर का यूज कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर्स, रिटेल स्टोर्स, राइट, और फिर जाके हमारा प्रोडक्ट कस्टमर तक पहुंचेगा। तो यहाँ पर इन दिस केस क्योंकि कंपनी सिर्फ एक ही स्टेज को ओन कर रही है, मतलब एक ही ऐसा स्टेज है जिसपे वो है जो वो खुद कर रही है, और बाकी के लिए सप्लायर्स पे डिपेंड कर रही है फॉर रॉ मटेरियल, और रिटेलर पे डिपेंड कर रही है उनके कपड़े कस्टमर्स तक पहुंचाने के लिए। कस्टमर तो रिटेल स्टोर पे जाकर अपने प्रोडक्ट्स खरीदेगा या फ्रॉम अ वेबसाइट, राइट, बट एक एक्सटर्नल पार्टी का यहाँ पर यूज किया जा रहा है। सो दिस मींस दैट आप वर्टिकली इंटीग्रेटेड नहीं हो। वर्टिकली इंटीग्रेटेड होता है जब सप्लाई चेन के मैक्सिमम स्टेजेस हम ओन करते हैं। वर्टिकल इंटीग्रेशन कंप्लीट भी हो सकती है, दैट रॉ मटेरियल से लेकर उसे मैन्युफैक्चर करना और फिर बेचना सब आप खुद कर रहे हैं, दैट मींस कंप्लीटली आप वर्टिकली इंटीग्रेटेड कंपनी हो। और मे बी यू आर पार्शियली इंटीग्रेटेड, मे बी यू जस्ट ओनिंग वन ऑफ द स्टेजेस ऑफ द सप्लाई चेन, और जस्ट टू ऑफ स्टेजेस, नॉट ऑल द स्टेजेस, इन दैट केस पार्शियल इंटीग्रेशन। नाउ कमिंग टू द मेन पॉइंट, जब आप कपड़े मैन्युफैक्चर कर रहे हो और रॉ मटेरियल किसी और से लेने के बजाय आपने क्या किया, दैट यू स्टार्ट सप्लाइंग द रॉ मटेरियल आल्सो। आपने कहा यार किसी आउटसाइडर पे डिपेंड नहीं करना है, आपकी कॉस्ट इंक्रीज होती है, मैनेज करना डिफिकल्ट हो रहा है, खुद ही रॉ मटेरियल भी बनाएंगे और मैन्युफैक्चर भी करेंगे, राइट। सो आपने खुद की कॉटन मिल खोल ली, और फिर जो कॉटन आई उससे आपने कपड़े बनाना शुरू किया। तो क्या कर रहे हो आप, सप्लाई चेन में आप बैकवर्ड्स जा रहे हो टुवर्ड्स द स्टेज ऑफ सप्लाइंग द रॉ मटेरियल। सो जब कंपनीज ऐसा करती हैं इसे कहा जाता है बैकवर्ड इंटीग्रेशन। ऑन द अदर हैंड फिर आपने कहा कि यार अब किसी और के थ्रू, थर्ड पार्टी के थ्रू अपने प्रोडक्ट्स क्यों बेचने, खुद ही की वेबसाइट खोल देते हैं या खुद ही का रिटेल स्टोर खोल देते हैं, वहां से अपने कपड़े बेचेंगे। सो रॉ मटेरियल भी खुद का, कपड़े भी खुद बना रहे हैं, और बेच भी अपने रिटेल स्टोर से रहे हैं, अपनी वेबसाइट से बेच रहे हैं। सो व्हेन यू आर मूविंग फॉरवर्ड इन द सप्लाई चेन, डाउन द सप्लाई चेन, एंड यू आर ओनिंग मे बी द डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स और मे बी द मार्केटिंग एजेंसी, ताकि आप कस्टमर्स तक पहुंच पाएं। सो दिस इज कॉल्ड फॉरवर्ड इंटीग्रेशन। सो वर्टिकल इंटीग्रेशन में कंपनीज ईदर दे मूव अप और दे मूव डाउन, ईदर दे मूव बैकवर्ड और दे मूव फॉरवर्ड इन द सप्लाई चेन। और कुछ कंपनीज बैकवर्ड भी जाती हैं और फॉरवर्ड भी जाती हैं, दोनों तरीके से इंटीग्रेट कर रही हैं। सो दिस इज द एंटायर कांसेप्ट ऑफ वर्टिकल इंटीग्रेशन और वर्टिकल डाइवर्सिफिकेशन, और फॉर दैट मैटर इवन वर्टिकल मर्जर्स। अगर तो आप खुद सप्लाई चेन के डिफरेंट स्टेजेस ओन करते हैं, शुरू करते हैं कि सप्लाई करना भी खुद शुरू कर दिया और खुद का रिटेल स्टोर खोल दिया, दिस इज आल्सो वर्टिकल इंटीग्रेशन। या हो सकता है कि आप क्या कर रहे हो, एक कंपनी जो कि सप्लायर है, कॉटन सप्लाई करती है, उसके साथ आप मर्जर कर लेते हो या उसे एक्वायर कर लेते हैं, तो ये भी वर्टिकल इंटीग्रेशन है। सो इन वर्टिकल इंटीग्रेशन फर्म्स दे एंगेज इन बिजनेसेस दैट आर रिलेटेड, ये तो हमें पता है क्योंकि कंसेंट्रिक का पार्ट है, एंड दे आर लिंक्ड टू द एक्जिस्टिंग बिजनेस। एक्जिस्टिंग बिजनेस से कुछ ना कुछ लिंक है। फर्म्स दे रिमेन वर्टिकली विद इन द सेम प्रोसेस और सीक्वेंस और चेन। सो ये जो आपका पूरा सप्लाई चेन का प्रोसेस होता है, सप्लायर से शुरू होकर कस्टमर्स तक खत्म होने का ये जो सीक्वेंस चल रहा है, ये जो चेन चल रहा है, आप इसमें वर्टिकली ही रहते हैं, हॉरिजॉन्टली मूव नहीं कर रहे हैं। फर्म्स आर ईदर मूविंग अप और डाउन द सप्लाई चेन बाय कंबाइनिंग टू और मोर स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन। सो हियर द फर्म्स आर टेकिंग कंट्रोल ओवर सम ऑफ द कोर प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और रॉ मटेरियल प्रोसेसेस। ईदर यू आर टेकिंग कंट्रोल ओवर द प्रोडक्शन स्टेज, डिस्ट्रीब्यूशन स्टेज, और मे बी द रॉ मटेरियल प्रोसेस। कोई ना कोई स्टेज को आप खुद करना शुरू कर देते हैं, यू स्टार्ट ओनिंग इट योरसेल्फ, और मे बी थ्रू मर्जर्स और एक्विजिशंस, व्हाटएवर द केस इज। अ फर्म कैन ईदर ऑप्ट फॉर फॉरवर्ड और बैकवर्ड इंटीग्रेशन। तो ये जो वर्टिकल इंटीग्रेशन हो रहा है अप एंड डाउन द सप्लाई चेन, दो तरीके से हो रहा है, ईदर वी आर मूविंग फॉरवर्ड और वी आर मूविंग बैकवर्ड। सो एक कंपनी जो कि ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चर करती है, उन्होंने क्या किया, दे स्टार्ट मैन्युफैक्चरिंग स्टील एंड टायर्स आल्सो, राइट, और दे हैव देयर एक्सक्लूसिव स्टोर आल्सो टू सेल। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इज इट फॉरवर्ड, इज इट बैकवर्ड, इज इट बोथ। स्टील और टायर्स मैन्युफैक्चर करना शुरू किया, मतलब ये बैकवर्ड है, यू गोइंग अप द सप्लाई चेन बैकवर्ड्स, और खुद का रिटेल एक्सक्लूसिव स्टोर भी खोल दिया, सो दैट मींस यू आर गोइंग डाउन द सप्लाई चेन, मूविंग फॉरवर्ड इन द सप्लाई चेन। एक ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट स्टार्ट्स इट्स ओन पेमेंट पोर्टल, इट्स गोइंग फॉरवर्ड इन द सप्लाई चेन, दिस इज फॉरवर्ड इंटीग्रेशन। एक एफएमसीजी कंपनी खुद की एडवर्टाइजिंग कंपनी शुरू कर देती है। एफएमसीजी कंपनी क्या हो गई, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स आप बनाते हो, वो बनाने से पहले आप क्या करोगे, एडवर्टाइज तो करोगे, राइट। एडवर्टाइजिंग के लिए आप किसी थर्ड पार्टी पे डिपेंड कर रहे हो, कोई और आपके लिए एडवर्टाइज कर रहा है, आपने क्या किया, खुद ही की एडवर्टाइजिंग कंपनी भी खोल दी, फॉरवर्ड इंटीग्रेशन। नेक्स्ट एग्जांपल, एक टेक्सटाइल कंपनी स्टार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग कॉटन यार्न। एक कंपनी जो कि कपड़ों में डील करती है, उन्हें मैन्युफैक्चर करती है, उसने कॉटन यार्न भी मैन्युफैक्चर करना शुरू कर दिया, ये क्या हुआ, बैकवर्ड इंटीग्रेशन। लेट्स गिव अ रीडिंग टू बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड इंटीग्रेशन नाउ। सो बैकवर्ड इंटीग्रेशन occurs when firms they add, they buy or they acquire another business that makes input products. So जो आपके लिए इनपुट बना रहा है, अगर आप ही वो इनपुट वाला काम, रॉ मटेरियल वाला काम करना शुरू कर देते हो, ऐड कर देते हो, उस तरह का बिजनेस बाय करते हो, एक्वायर करते हो, दैट इज बैकवर्ड इंटीग्रेशन। स्टार्टिंग बिजनेसेस दैट इंक्रीजेस ओन सप्लाई कैपेबिलिटी और लेसन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। सो जब आप ऐसा बिजनेस शुरू कर रहे हो जिससे आपकी रॉ मटेरियल की सप्लाई की जो नीड है वो पूरी हो रही है और आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो रही है, सो दैट इज बैकवर्ड इंटीग्रेशन। नाउ अगर आप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम कर पा रहे हैं, खुद ही सप्लाई कर रहे हैं, मैनेजमेंट कंट्रोल इंक्रीज होगा, प्रॉफिट्स इंक्रीज होंगे, यू हैव ग्रेटर कंट्रोल ओवर द एंटायर चेन, ओवर द एंटायर प्रोसेस, और जो सप्लाई हो रही है, प्रोडक्शन हो रही है, अच्छे से सब कुछ होगा। देन फॉरवर्ड इंटीग्रेशन। फॉरवर्ड इंटीग्रेशन occurs when firms they will take control of post production process. एक बार ये प्रोडक्शन कर दी, उसके बाद जो भी स्टेजेस आते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन है, रिटेलिंग है, एडवर्टाइजिंग है, मार्केटिंग है, पोस्ट प्रोडक्शन कोई भी प्रोसेस अगर आप कंट्रोल कर रहे हैं, यू आर मूविंग फॉरवर्ड इन द वैल्यू चेन बाय एंटरिंग बिजनेस लाइंस दैट यूज योर एक्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स, सो दैट इज फॉरवर्ड इंटीग्रेशन। हियर यू आर मूविंग फॉरवर्ड और डाउनवर्ड इन द वैल्यू चेन। इट टेक्स प्लेस व्हेन ऑर्गनाइजेशंस एंटर इनटू बिजनेसेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स। नाउ द सेकंड काइंड ऑफ डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटजी दैट इज कॉन्ग्लोमरेट और अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन, व्हिच आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड। अनरिलेटेड क्या होती है, जब आपका नया बिजनेस या नया प्रोडक्ट एक्जिस्टिंग बिजनेस से बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है, कोई भी लिंक नहीं है, देयर इज नो कॉमन कनेक्शन, वी हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड। फॉर एग्जांपल, एक पिज्जा कंपनी एक कार कंपनी खोल देती है, या एक कार शोरूम खोल देती है, या एक पिज्जा कंपनी रेजिडेंशियल हाउसेस बनाने लग जाती है, तो इनमें कोई रिलेशन नहीं है दूर दूर तक, सो दैट इज कॉल्ड कॉन्ग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशन। लेट्स गो रीडिंग टू द की पॉइंट्स। सो कॉन्ग्लोमरेट अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन में द न्यू बिजनेसेस और प्रोडक्ट्स दे आर नॉट लिंक्ड टू योर एक्जिस्टिंग बिजनेसेस और प्रोडक्ट्स इन एनी वे, देयर इज नो कनेक्शन between new and existing products
products, whether in terms of process, technology or customers, मतलब market. So I hope you remember PTM, ये आपको याद रखना है. There is no connection, no common element, no common thread. That is what you're going to write. There is no common linkage with the firm's present position. Old and new products are totally disjointed. You're not going to write different. ये सिर्फ आपको बताने के लिए है that disjointed मतलब different. Examples हम already discuss कर चुके हैं. अगर मैं आपको एक नया example दूं, so just imagine एक phone company है जो कि television या radio industry में चली जाती है. Again there is no relation. So this is also conglomerate diversification. Real life example मैं आपको दूं, so Coca-Cola ने, Coca-Cola सबको पता है, soft drinks company है. इन्होंने 1982 में Columbia Pictures जो कि pictures content create करती है, उनको acquire कर लिया था, purchase कर लिया था. कोई भी relation नहीं है, दोनों में completely disjointed. अगर एक cement manufacturer diversify कर लेता है in manufacturer of steel, this is also conglomerate because again cement, steel, rubber, completely different industries and completely different products हैं, processes, technologies, markets completely different. Now कई बार हमसे question पूछा जाता है, what is the difference between related and unrelated diversification? So बहुत simple है, related को हम concentric भी कहते हैं और unrelated को conglomerate. Related में new business closely linked होता है existing product, existing business से, unrelated में they are completely unrelated. Related diversification में ये जो linkage होती है, connection होता है, that can be in terms of PTM, process, technology, marketing, your sales distribution process हो सकता है, R&D capabilities, anything, some connection is there. Unrelated में no linkages. Then क्योंकि related है तो economies of scale can be achieved. Unrelated कुछ भी same नहीं है, no economies of scale, no synergistic benefits. Related में synergy होती है क्योंकि आप related business, related product, related markets में जा रहे हो, so आपको कहीं ना कहीं good knowledge होती है of the market and product that you are expanding into. Unrelated में because आपको कुछ भी नहीं पता है, आप completely different नई चीज कर रहे हैं, so you have either no knowledge or very little knowledge about the market and product you are expanding into. And of course क्योंकि related है तो risk कम होगा क्योंकि कहीं ना कहीं आपको markets के बारे में या product के बारे में कुछ ना कुछ experience है, कुछ ना कुछ पता है, maybe you are in the same product line और आप उसको expand कर रहे हो. Unrelated में the risk is huge, risk is small because you are diversifying into something completely different, product line completely different होती है. So types of diversification strategy में हमने concentric समझ लिया, conglomerate समझ लिया, concentric की दोनों types समझ ली, horizontal, vertical. Now before we move to the third type of diversification strategy that is innovation, पहले हम questions कुछ अब देखेंगे. We are going to go through some important questions, case studies related to whatever we have done so far. इस question में कुछ cases दिए हुए हैं related to intensification, diversification strategies. हमें identify करना है कि ये कौन सी strategy है. So the first case is a leading producer of confectionery products advertising the new uses of its product Choco Mix aggressively. तो यहाँ पर कौन सी strategy follow करी गई है? क्या बोल रहे हैं? that एक company है जो कि confectionery products बनाती है. अब उन्होंने क्या किया? अपना जो उनका existing product है, उसी product के उन्होंने new uses advertise करे, मतलब product में change नहीं करा, product is the same. बस क्या किया, उसको नए तरीके से एडवर्टाइज किया और बताया कि इसके ये नए यूजेस हैं. तो यहाँ पर कहीं नहीं लिखा कि मार्केट चेंज हो रही है, किसी और ग्रुप ऑफ कस्टमर्स के लिए है, व्हिच मींस दैट जो आपकी मार्केट है वो भी सेम है. सो ये कौन सी स्ट्रेटजी होगी? दिस इज मार्केट पेनिट्रेशन. एक्जिस्टिंग प्रोडक्ट एक्जिस्टिंग मार्केट में ही आप बेचते हो. सेकंड केस इज अ कंपनी इन द पब्लिशिंग इंडस्ट्री इज डिसाइडिंग टू रिवाइज द कॉलेज टेक्स्ट बुक. एक कंपनी है जो कि पब्लिश करती है, बुक्स पब्लिश करती है, नॉवेल्स पब्लिश करती है. अब उन्होंने क्या किया कि यार एक और नई चीज करते हैं, पब्लिशिंग इंडस्ट्री में रहकर अब हम क्या करेंगे, जो कॉलेज की टेक्स्ट बुक्स होती है ना, कॉलेज में जो बुक्स पढ़ाई जाती है उन्हें रिवाइज करेंगे, उनका अपडेटेड रिवाइज वर्जन निकालेंगे. तो क्या हुआ? दिस मींस दैट यहाँ पर मार्केट सेम रही एंड व्हाट अबाउट द प्रोडक्ट, आपने एक नया प्रोडक्ट ऐड कर लिया, मतलब आप एक्जिस्टिंग रेंज को ही और बढ़ा रहे हो. पब्लिशिंग इंडस्ट्री में रहकर ही यू आर एडिंग न्यू प्रोडक्ट्स. सो ये कौन सी स्ट्रेटजी है? दिस इज प्रोडक्ट डेवलपमेंट. एंड द थर्ड केस इज एक renowned company है which is there in a textile industry is starting to manufacture PFY and PSF critical raw materials for textiles. आप टेक्सटाइल इंडस्ट्री में हो, यहाँ पर जो रॉ मटेरियल्स यूज होते हैं आपने वो भी मैन्युफैक्चर करना शुरू कर दिया, मतलब यू आर गोइंग बैकवर्ड, यू आर गोइंग अप द सप्लाई चेन, इनपुट प्रोवाइडर्स वाला काम भी आप कर रहे हो. व्हाट इज दिस? दिस इज बैकवर्ड वर्टिकल इंटीग्रेशन. क्लियर? देन अ बिजनेस जायंट इन ऑटो मैन्युफैक्चरिंग एंटर्स इनटू एडिबल ऑयल्स, होटल्स, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड डेयरी बिजनेस. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आप ऑटो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में, उसके बाद आपने एडिबल ऑयल का बिजनेस शुरू करा, एडिबल ऑयल के बाद आप होटल इंडस्ट्री में चले गए, फिर आप फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर में चले गए, फिर आप डेयरी बिजनेस में आ गए. मतलब आप अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, न्यू मार्केट्स में आप जा रहे हो और न्यू प्रोडक्ट्स के साथ जा रहे हो. सो दैट मींस दिस इज डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटजी. और उसको भी अगर हम डीप में जाएं तो ये कॉन्ग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशन है, बिकॉज़ ये सारे की सारी जो बिजनेसेस हैं दे आर कंप्लीटली अनरिलेटेड टू ईच अदर. सो बस दैट्स हाउ यू हैव टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. आपने आइडेंटिफाई किया हर केस में कि कौन सी स्ट्रेटजी है और फिर उस स्ट्रेटजी को आप एक्सप्लेन करेंगे. राइट? दैट मार्केट पेनिट्रेशन में क्या होता है, एक्जिस्टिंग प्रोडक्ट होते हैं, एक्जिस्टिंग मार्केट होती है. हाउ डू यू अचीव इट? बाय मेकिंग मोर सेल्स टू प्रेजेंट कस्टमर्स विदाउट चेंजिंग योर प्रोडक्ट. इट इज डन बाय मोर एडवर्टाइजमेंट, एग्रेसिव एडवर्टाइजिंग योर प्रोडक्ट. सो यहाँ पर आप बता दो इस केस में क्या हुआ, कन्फेक्शनरी प्रोडक्ट्स में आप क्या कर रहे हो, उनको नए तरीके से एडवर्टाइज कर रहे हो. न्यू यूजर्स ऑफ द एक्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स आर बीइंग एडवर्टाइज्ड इन द एक्जिस्टिंग मार्केट. दैट इज व्हाई ये मार्केट पेनिट्रेशन स्ट्रेटजी है. सिमिलरली बाकी केसेस में भी आपने आइडेंटिफाई किया स्ट्रेटजी को, उसके बारे में बताया, मीनिंग दिया एंड देन केस की रेफरेंस में लिख दिया. ऑलराइट, लेट्स गिव अ रीडिंग टू अनदर क्वेश्चन नाउ. सो द क्वेश्चन इज Leatherite Limited started as a leather company to manufacture footwear. Currently they are in manufacturing of footwear for males and females. The top management desires to expand the business in the leather manufacturing goods. So leather company है वो leather का काम करती है, footwear बनाती है और उनकी top management ने decide किया that उन्हें इसी में और आगे expand करना है, leather related goods ही manufacture करने हैं. To expand they decided to pursue more machines to manufacture leather bags for males and females. So उन्होंने क्या decide किया कि expand करने के लिए हम क्या करते हैं और मशीनरीज खरीद लेते हैं जिसके थ्रू हम leather bags भी manufacture कर पाए for males and females. Males and females के लिए हम footwear तो बना ही रहे हैं और machines खरीद लेते हैं और उससे हम leather bags भी बना लेंगे. Identify and explain the strategy opted by top management of Leatherite Limited. कौन सी strategy follow करी जा रही है? So this is concentric diversification, isn't it? Concentric diversification क्यों है? Because ये related है in nature. एक कंपनी जो कि पहले leather footwears बना रही थी मेल्स और फीमेल्स के लिए, अब उसी मार्केट के लिए, उन्हीं कस्टमर्स के लिए, सो आप अपने existing resources को ही यूज करके एक्सपैंड कर रहे हो. योर न्यू प्रोडक्ट, जो ये नया प्रोडक्ट है leather bag, it is a spin off from your existing product. कोई ना कोई रिलेशन है in terms of PTM, प्रोसेस सेम हो सकता है, जैसे कि इस केस में डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस दोनों के लिए आप एक ही रख सकते हो. This is concentric diversification. Another question, there has been fierce demand for both Gecko and Fluby for the last 3 years. Gecko makes mass consumption pens while Flybe is a notebook and diary brand, both being complementary goods of each other. But to grow further, Flybe decided to take up competition with Gecko in pen segment and thereby launched Fly Pens. Identify and explain the growth strategy opted by Flybe. Gecko क्या करता है, वो पेन्स बनाता है और Flybe क्या है, वो नोटबुक्स और डायरीज बनाती है. अब Flybe ने डिसाइड किया दैट हमें भी पेन्स मैन्युफैक्चर करने हैं, हमें भी पेन सेगमेंट में जाना है, सो दैट वी कैन गिव टफ कंपटीशन टू Gecko पेन्स. सो दिस इज आल्सो कंसेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन. जो आपका नया प्रोडक्ट है फ्लाई पेन और जो आपके एक्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स हैं नोटबुक एंड डायरी, दे आर रिलेटेड टू ईच अदर. कोई ना कोई कनेक्शन है, कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स हैं. और हमने कंसेंट्रिक में पढ़ा था दैट कंसेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन हॉरिजॉन्टली भी होती है, वर्टिकली भी होती है. सो व्हाट इज द मेन ग्रोथ स्ट्रेटजी दैट इज बीइंग फॉलोड हियर? दिस इज कंसेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन, वस्त्रलोक लिमिटेड वाज स्टार्टेड एज अ टेक्सटाइल कंपनी टू मैन्युफैक्चर क्लॉथ. तो टेक्सटाइल कंपनी है जो कि क्लॉथ मैन्युफैक्चर करती है. करंटली दे आर इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सिल्क क्लॉथ. अभी वो सिल्क क्लॉथ मैन्युफैक्चर करते हैं. टॉप मैनेजमेंट डिजायर्स टू एक्सपैंड, सो दे डिसाइडेड टू परचेज मोर मशीन्स टू मैन्युफैक्चर कॉटन क्लॉथ. अब उन्होंने कहा हमें एक्सपैंड करना है और हमें कॉटन क्लॉथ भी मैन्युफैक्चर करना है, जिसके लिए और मशीन्स परचेज कर लेते हैं. सिमिलर टू फर्स्ट एग्जांपल. आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द स्ट्रेटजी ऑप्टेड बाय टॉप मैनेजमेंट. सो ये भी कंसेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन है, मतलब रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन है. आप अपने एक्जिस्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स को यूज करके कॉटन क्लॉथ भी बेच सकते हो, कॉटन क्लॉथ भी आप अपने एक्जिस्टिंग कस्टमर्स को बेच सकते हो, isn't it? So ये भी क्या है, कंसेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन. दिस इज हाउ आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं रिलेटेड टू द सेम स्ट्रेटजी दैट इज कंसेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन. अब
क्वेश्चन अटेम्प्ट कैसे करना है? सो बहुत सिंपल है, आपने पहले केस की रेफरेंस देनी है, ऑलवेज स्टार्ट विद सम इंट्रोडक्शन, और क्योंकि ये केस स्टडी है तो हमारी जो इंट्रोडक्शन होगी वो केस स्पेसिफिक होगी। दैट लेदर लिमिटेड करंटली मैन्युफैक्चर कर रहा है लेदर फुटवेयर्स, राइट? देन द टॉप मैनेजमेंट डिसाइडेड टू एक्सपैंड एंड लेदर बैग्स मैन्युफैक्चर करने की सोच रहे हैं। बोथ द प्रोडक्ट्स आर सिमिलर इन नेचर, नॉट सेम, सिमिलर इन नेचर विद इन द सेम इंडस्ट्री। सो यहाँ पे जो स्ट्रैटेजी ऑप्ट करी गई है दैट इज कंसेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन। पहले आपने केस से कुछ पॉइंट्स लिख दिए, फिर आपने आइडेंटिफाई कर लिया यहाँ पर कि कौन सी स्ट्रैटेजी है, और कंसेंट्रिक क्यों है वो आपने बता दिया कि पहले वो लेदर फुटवेयर मैन्युफैक्चर कर रहे थे, अब वो लेदर बैग्स मैन्युफैक्चर करेंगे। सो यहाँ पर वो एक्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्जिस्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का यूज कर सकते हैं। और फिर आपने नेक्स्ट पैराग्राफ में बता दिया, नेक्स्ट पॉइंट्स में आपने बता दिया दैट कंसेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन होती क्या है। तो यहाँ पर उसका आपने मीनिंग लिख दिया, सेम पॉइंट्स दैट इट कैन बी कॉल्ड रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन, नया बिजनेस लिंक्ड है विद एक्जिस्टिंग बिजनेस थ्रू टीटीएम प्रोसेस टेक्नोलॉजी और मार्केटिंग, एंड न्यू प्रोडक्ट और न्यू बिजनेस इज अ स्पिन ऑफ फ्रॉम द एक्जिस्टिंग फैसिलिटीज प्रोडक्ट्स प्रोसेसेस। एक और पॉइंट पे आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो दैट जो न्यू प्रोडक्ट है इट इज रिलेटेड टू द एक्जिस्टिंग प्रोडक्ट इन अ लूप लाइक मैनर। एंड इसका फायदा क्या होता है कंसेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन का, कि आप एक्जिस्टिंग रिसोर्सेज को यूज कर पाते हो, राइट? सो बेनिफिट्स ऑफ सिनर्जी होते हैं। सो इसी तरीके से जो बाकी की भी ये दोनों केस स्टडीज हैं इनको भी आपको सिमिलर तरीके से आंसर करना है। लेट्स डिस्कस मोर क्वेश्चंस बिकॉज़ सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आपको स्ट्रैटेजी से रिलेटेड ही आते हैं इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई द स्ट्रैटेजी। सो और डिस्कस करते हैं। गौतम एंड सिद्धार्थ, टू ब्रदर्स, आर द ओनर्स ऑफ अ क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लोकेटेड इन फरीदाबाद। दे आर डूइंग वेल एंड हैव सब्सटैंशियल सरप्लस फंड्स अवेलेबल विद इन द बिजनेस। दे हैव डिफरेंट अप्रोचेस रिगार्डिंग कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजीज टू बी फॉलोड टू बी मोर कॉम्पिटिटिव एंड प्रॉफिटेबल इन फ्यूचर। तो दोनों ब्रदर्स हैं, उनका काफी अच्छा काम चल रहा है, उनके पास सरप्लस फंड्स भी हैं, और दोनों का काम क्या है? क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चला रहे हैं। लेकिन दोनों की अप्रोचेस डिफरेंट है रिगार्डिंग कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी। सो कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजीज कौन सी होती हैं? स्टेबिलिटी, एक्सपेंशन, रिटेंशन एंड कॉम्बिनेशन। तो मतलब यहाँ पर कहीं ना कहीं कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी को हमें आइडेंटिफाई करना है। सो गौतम इज इंटरेस्टेड इन एक्वायरिंग अनदर इंडस्ट्रियल यूनिट लोकेटेड इन फरीदाबाद दैट इज मैन्युफैक्चरिंग स्टेशनरी आइटम्स लाइक परमानेंट मार्कर्स, नोटबुक्स, पेंसिल्स, शार्पनर्स, एनवेलप्स एंड अदर ऑफिस सप्लाइज। सो गौतम क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग से स्टेशनरी के बिजनेस में भी जाना चाहता है। मतलब यहाँ पर जो हमारा रॉ मटेरियल है क्लॉथ वो तो हम बना ही रहे हैं, उसे यूज करके हम रेडीमेड गारमेंट्स भी बना लेंगे। दैट मींस वर्टिकल इंटीग्रेशन कर रहे हैं एंड वर्टिकल फॉरवर्ड इंटीग्रेशन। रॉ मटेरियल वाले स्टेज से अब हम जो मैन्युफैक्चरिंग वाला स्टेज है रेडीमेड गारमेंट्स का हम वो भी कर रहे हैं। दिस इज वर्टिकल इंटीग्रेशन एंड फॉरवर्ड वर्टिकल इंटीग्रेशन। सो लेट्स सी कैसे अटेम्प्ट करोगे आप। सो पहले हम गौतम के बारे में बता देंगे वो क्या कर रहा है। वो बिजनेस को डाइवर्सिफाई करना चाह रहा है व्हिच इज नॉट रिलेटेड टू द एक्जिस्टिंग लाइन ऑफ प्रोडक्ट, तो इसलिए हम उसे कॉन्ग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशन बोल सकते हैं। फिर हम बता देंगे कि वो क्या करना चाह रहा है। वो एक इंडस्ट्रियल यूनिट परचेज करना चाह रहा है जो कि स्टेशनरी आइटम्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, दोनों में कोई रिलेशन नहीं है, राइट? दैट इज व्हाई इट इज कॉन्ग्लोमरेट। फिर आपने कॉन्ग्लोमरेट को एक्सप्लेन कर दिया कि वो होता क्या है, ऑल द की पॉइंट्स। देन आपने सिद्धार्थ के बारे में बता दिया दैट ऑन द अदर हैंड सिद्धार्थ फॉरवर्ड मूव करना चाहता है इन द एक्जिस्टिंग प्रोडक्ट चेन बाय अडॉप्टिंग वर्टिकली इंटीग्रेटेड डाइवर्सिफिकेशन। फॉरवर्ड इंटीग्रेशन कर रहा है वो, जो क्लॉथ वो मैन्युफैक्चर ऑलरेडी कर रहे हैं अपने एक्जिस्टिंग प्रोसेस से, उस क्लॉथ को एज रॉ मटेरियल यूज करके वो रेडीमेड गारमेंट्स बना सकते हैं और बेच सकते हैं। सो इस डाइवर्सिफिकेशन में आप ऐसा बिजनेस कर रहे हो व्हिच इज रिलेटेड टू योर एक्जिस्टिंग बिजनेस, बट यहाँ पर आप वर्टिकली सेम प्रोसेस में हो, यू आर जस्ट मूविंग फॉरवर्ड और बैकवर्ड इन द चेन, और ये जो स्पेसिफिक केस है यहाँ पर आप फॉरवर्ड मूव कर रहे हैं। एंड देन यू विल आंसर लास्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन कि दोनों स्ट्रैटेजीज के रिस्क क्या है। कॉन्ग्लोमरेट में कोई लिंकेज नहीं है तो ऑब्वियसली रिस्क ज्यादा है, और वर्टिकल इंटीग्रेटेड डाइवर्सिफिकेशन अगर आप करते हैं तो क्या होगा, दैट जो आपका ओरिजिनल बिजनेस था उस पे आपका थोड़ा सा कंट्रोल, थोड़ा सा ध्यान हट सकता है, बिकॉज आपका ध्यान अब डाइवर्ट हो रहा है इन योर न्यू बिजनेस आल्सो। सो वी हैव डिस्कस कंसेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन, इसमें हमने हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों कर लिए। उसके बाद सेकंड डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रैटेजी कॉन्ग्लोमरेट, वी हैव डिस्कस्ड दैट आल्सो। नाउ द थर्ड वन एक्सपेंशन थ्रू इनोवेशन, जो मैं आपको ऑलरेडी एक टेस्ट दे चुकी हूं कि क्या होता है। सो एज आई टोल्ड यू दैट इनोवेशन एक बहुत बड़ी फोर्स है जो कंपनीज को एक एज देती है ओवर द कॉम्पिटिटर्स, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज गेन करने में हेल्प करता है। जो कंपनीज अपने प्रोडक्ट्स इनोवेट नहीं करेंगी, अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग एनवायरनमेंट चेंज नहीं होंगी, वो काफी पीछे रह जाएंगी एंड अ पॉइंट विल कम व्हेन दे विल हैव टू लीव द इंडस्ट्री। नोकिया फेस दैट सिचुएशन, कोडेक फेस दैट सिचुएशन। जो कंपनीज इनोवेशंस करेंगी वो ही आगे निकलेंगी। सो इनोवेशन एक फोर्स है जो कंपनीज को ड्राइव करती है टू अपग्रेड देयर एक्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स, चेंज लाने में, अपने एक्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स को इंप्रूव करने के लिए और बेटर बनाने के लिए, अपग्रेड करने के लिए। जैसे इंटेल के माइक्रो प्रोसेसर्स हैं, आपने देखा होगा अपने लैपटॉप्स पे। अगर आज आप वो लैपटॉप खरीदते हो तो उसमें मे बी 1010 लिखा होगा, एक स्टिकर चिपका होता है, इंटेल कोर i5 10th जनरेशन। मे बी यू विल परचेज इट आफ्टर 2 इयर्स तो उसमें लिखा होगा 11th जनरेशन, 12th जनरेशन, कोर i6 i7। सो वो क्या कर रहे हैं, अपने माइक्रो प्रोसेसर्स को कांस्टेंटली अपडेट कर रहे हैं, उनकी परफॉर्मेंस को इंप्रूव कर रहे हैं। सो इनोवेशन दो तरीके से हो सकती है, लाइक आई एक्सप्लेन्ड यू अर्लियर। या तो आप नए प्रोडक्ट्स डेवलप कर रहे हैं, नए ब्रेक थ्रू प्रोडक्ट्स जो कि रेवोल्यूशन ले आए इन द इंडस्ट्री, और यू आर इंप्रूविंग योर एक्जिस्टिंग वंस। इन आइदर ऑफ द केस इट इज इनोवेशन। और अगर आप इनोवेट करते हैं तो उसके क्या बेनिफिट्स होंगे, मार्केट शेयर इंक्रीज होता है, रेवेन्यूज इंक्रीज होंगे, प्रॉफिट्स बढ़ेंगे, कस्टमर्स विल बी सैटिस्फाइड, अल्टीमेटली आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलेगा। क्योंकि कस्टमर्स को सैटिस्फाई कैसे कर रहे हो, यू आर चेंजिंग विद द एनवायरनमेंट। आप देख रहे हो कि कस्टमर्स की ऐसी कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जो अभी सॉल्व नहीं हुई, यू आर कमिंग अप विद सॉल्यूशंस ऑफ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स ऑफ द सोसाइटी। तो कस्टमर सैटिस्फाइड तो मार्केट शेयर बढ़ा तो रेवेन्यूज बढ़े तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज हुई। सो इनोवेशन कैन हेल्प बिजनेसेस इन ग्रोइंग इन लॉन्ग टर्म इन फॉलोइंग वेज। यू कैन बी आस्क्ड इनोवेशन कैसे हेल्प करती है कंपनीज को लॉन्ग टर्म में ग्रो करने के लिए। सो कैसे हेल्प करेगी, देयर आर 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पहले भी मैंने आपको बताया था। द फर्स्ट वन ऑफ कोर्स कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प करता है। कंपनीज ये आइडेंटिफाई करेंगी कि व्हाट आर द न्यू अपॉर्चुनिटीज फॉर अस। अपॉर्चुनिटीज कहां पे नजर आएंगी कंपनीज को, सोसाइटी की प्रॉब्लम्स में। जो सोसाइटी के लिए प्रॉब्लम है वो कंपनीज के लिए क्या है, अपॉर्चुनिटी है। और इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना एक प्लान तरीके से गाइडेड इनोवेशन के थ्रू, ये हर कोई कंपनी नहीं कर पाती। दिस इज एन एरिया ऑफ एक्सपर्टीज टू आइडेंटिफाई की क्या अपॉर्चुनिटी है और फिर उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए, उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक प्लान मैनर में आप इनोवेशन करते हैं, गाइडेड इनोवेशन करते हैं। सो दिस गाइडेड इनोवेशन के थ्रू हम कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व कर पाते हैं बाय डेवलपिंग कस्टमर सेंट्रिक सस्टेनेबल सॉल्यूशंस। कस्टमर सेंट्रिक, कस्टमर्स क्या चाह रहे हैं उसे ध्यान में रखकर आप सोसाइटी की प्रॉब्लम्स को, कस्टमर्स की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं और सस्टेनेबल सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रहे हैं। सस्टेनेबल जो लॉन्ग टर्म में भी उनकी हेल्प करे। एंड ऑब्वियसली अगर आप कुछ इनोवेट करते हैं, सोसाइटी की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं तो उतनी इन्वेस्टमेंट भी तो करोगे। इनिशियली ये बहुत कॉस्टली हो सकता है व्हेन समथिंग इज न्यू, बट धीरे-धीरे जब उसकी एक्सेप्टेबिलिटी इंक्रीज होगी इन द मार्केट, सो ये आपके लिए इकोनॉमिकल प्रूफ होगा, एनवायरमेंटल सस्टेनेबल होगा, लॉन्ग रन में आपको मार्केट में सस्टेन करने के लिए हेल्प करेगा। जस्ट फॉर एन एग्जांपल, वी ऑल नो दैट एनवायरमेंट धीरे-धीरे डिग्रेड हो रहा है, नेचुरल एनवायरमेंट इज बीइंग अफेक्टेड। सो उस पे एक पॉजिटिव इंपैक्ट होने के लिए, एनवायरमेंट को डिग्रेड होने से बचाने के लिए वी आर नाउ शिफ्टिंग टू रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, राइट, लाइक सोलर, विंड एंड सी वेव्स। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, बिकॉज़ सोसाइटी की प्रॉब्लम है, लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम। एनवायरमेंट को अगर डिग्रेड कर दिया तो फ्यूचर जनरेशंस के लिए कुछ नहीं बचेगा। सो अभी से कंपनीज को सोचना पड़ेगा कि वो क्या करें, किस तरह के प्रोडक्ट्स लेकर आएं जिससे कि एनर्जी कम यूज हो, एनवायरमेंट पर कम इंपैक्ट पड़े, कार्बन एमिशंस ज्यादा ना हो। सेकंड एडवांटेज वुड बी और बेनिफिट वुड बी दैट इट विल हेल्प इन इंक्रीजिंग द प्रोडक्टिविटी। सो इट इज डिफाइंड एज अ मेजर ऑफ फाइनल आउटपुट फ्रॉम अ टास्क और प्रोसेस। एक टास्क करके फाइनल आउटपुट हमारा क्या निकल रहा है, क्या फाइनल आउटपुट ज्यादा है, एफर्ट्स ज्यादा है और आउटपुट कम है, क्या कंपनीज ये चाहेंगी? नहीं, कंपनीज चाहेंगी कि मिनिमम एफर्ट्स में हम मैक्सिमम आउटकम, मैक्सिमम आउटपुट जनरेट करें। तो वो किसके थ्रू ऐसा कर पा रही हैं, अपनी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर पा रही हैं विद हेल्प ऑफ इनोवेशन। इनोवेशन के थ्रू अपने प्रोसेसेस को, बिजनेस प्रोसेसेस को सिंप्लीफाई कर पा रहे हैं, ऑटोमेट कर पा रहे हैं। देयर आर सो मेनी टास्क, सो मेनी प्रोसेसेस जो ऑटोमेट हो चुके हैं। जो टास्क पहले मैनुअली होते थे वो अब सॉफ्टवेयर के थ्रू हो रहे हैं, चाहे आपकी अकाउंटिंग है, राइट, हमारे पास टैली सॉफ्टवेयर है, एमएस एक्सेल है। सो फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स के लिए कितना आसान हो गया है काम करना, प्रोडक्टिविटी बढ़ गई। ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम आ गया है, एम्प्लॉय के डेटा को मैनेज करना कितना आसान हो गया है, ऑल थैंक्स टू इनोवेशन। सो इनोवेशन इट इंक्रीजेस प्रोडक्टिविटी बाय ऑटोमेटिंग रिपीटेटिव टास्क्स एंड सिंप्लीफाइंग द प्रोसेसेस। सो इनोवेशन एक ऐसी फोर्स है जो कि रिपल इफेक्ट क्रिएट करती है, व्हिच मींस उसका जो इंपैक्ट होगा वो काफी दूर तक जाएगा, फार एंड वाइड इंपैक्ट अक्रॉस डिफरेंट इंडस्ट्रीज। एंड देन द थर्ड पॉइंट इज दैट इट हेल्प्स द कंपनीज इन गेनिंग कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। ये सब आप करोगे, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व करोगे,
प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने में हेल्प करोगे कंपनीज की, तो क्या होगा, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज उनको मिलेगी। और प्रेजेंट टाइम्स की ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नीड है दैट अगर आपको सर्वाइव करना है यू विल नीड टू बी अहेड ऑफ द कॉम्पिटिशन, और इसके लिए आपको अपने टाइम एफर्ट सब कुछ इन्वेस्ट करना पड़ेगा ताकि आप प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस लेकर आए, स्ट्रेटेजिक सॉल्यूशंस लेकर आए इन ऑर्डर टू बीट द राइवल्स। और जितनी जल्दी आप इनोवेट करोगे उतनी जल्दी आप राइवल से आगे पहुंचोगे, जितनी जल्दी कस्टमर्स की प्रॉब्लम सॉल्व करोगे उतनी जल्दी कस्टमर्स की सैटिस्फैक्शन इंप्रूव होगी, जितनी जल्दी कस्टमर सैटिस्फाइड उतनी जल्दी आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलेगा। सो इनोवेशन हेल्प्स कंपनीज इन अट्रैक्टिंग न्यू कस्टमर्स, और जो ओल्ड कस्टमर्स हैं उन्हें रिटेन करने में भी इनोवेशन हेल्प करता है। सो वी आर डन विद इंटरनल ग्रोथ स्ट्रेटजीज, नाउ लेट्स डिस्कस द सेकंड कैटेगरी दैट इज एक्सटर्नल ग्रोथ स्ट्रेटजीज, जो मेनली टू टाइप्स की होती है, मर्जर्स एंड एक्विजिशंस एंड स्ट्रेटेजिक अलायंसेस। और अगर हम जनरल ओवरव्यू लें कि एक्सटर्नल ग्रोथ स्ट्रेटजीज क्या होती हैं, इफ यू रिमेंबर मैंने आपको बताया था दैट एक्सटर्नल ग्रोथ स्ट्रेटजीज वो होती है जहां पर कंपनीज एक्सटर्नल हेल्प लेकर दे आर आल्सो यूजिंग द रिसोर्सेज ऑफ अदर एक्सटर्नल पार्टीज, और उनके रिसोर्सेज कैपेबिलिटीज यूज करते हुए वो एक्सपैंड करती हैं। सो एक्सटर्नल ग्रोथ को इनऑर्गेनिक ग्रोथ भी कहते हैं, बिकॉज़ ऑर्गेनिकली कंपनीज ग्रो नहीं कर रही हैं, खुद की कैपेबिलिटीज रिसोर्सेज पर डिपेंड नहीं कर रही हैं, एक्सटर्नल रिसोर्सेज पर भी डिपेंड कर रही हैं। एक्सटर्नल ग्रोथ स्ट्रेटजीज दे एम एट इंक्रीजिंग द आउटपुट और बिजनेस रीच विद द हेल्प ऑफ रिसोर्सेज एंड कैपेबिलिटीज दैट आर नॉट इंटरनली डेवलप्ड बाय द कंपनी इटसेल्फ। सो ये जो रिसोर्सेज हैं, कैपेबिलिटीज हैं, दे आर बीइंग ऑब्टेन्ड एक्सटर्नली थ्रू मर्जर्स, एक्विजिशंस और पार्टनरशिप्स। इन दिस फर्म्स दे आल्सो ग्रो बाय मेकिंग अलायंसेस विद एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशंस। एक्सटर्नल ग्रोथ स्ट्रेटजीज कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, मर्जर एंड एक्विजिशंस एंड स्ट्रेटेजिक अलायंसेस। मर्जर एंड एक्विजिशंस ये टर्म यूजुअली साथ में ही यूज होती है, M&A डील। प्रैक्टिकली अगर आप एग्जांपल्स देखेंगे तो मर्जर और एक्विजिशंस को एक ही कैटेगरी में डाला होता है, मर्जर लिखा होगा लेकिन उसमें एक्विजिशन डील्स भी होंगी, एक्विजिशन लिखा होगा उसमें मर्जर डील्स भी होंगी। तो प्रैक्टिकली इसे M&A डील, मर्जर एंड एक्विजिशन डील में ही कंसीडर किया जाता है, बट यहाँ पर हमें दोनों की मीनिंग समझने हैं। अब यहाँ पर जो बेसिक डिफरेंस होता है वो ये होता है कि मर्जर एंड एक्विजिशन में क्या हो रहा है, ओनरशिप एक्सचेंज हो रहा है बिटवीन द कंपनीज, जो भी ट्रांजैक्शन में कंपनीज इन्वॉल्व हैं, जो मर्जर कर रही हैं या कंपनी दूसरे को एक्वायर कर रही है, इन आइदर ऑफ द केस ओनरशिप में चेंज हो रहा है, इजंट इट। लेकिन जब स्ट्रेटेजिक अलायंसेस फॉर्म की जाती हैं, अलायंसेस मतलब पार्टनरशिप्स, जो भी इंडिविजुअल कंपनीज हैं वो इंडिविजुअल कंपनीज ही रहती हैं, उनका इंडिपेंडेंट स्टेटस मेंटेन रहता है, ओनरशिप में कोई एक्सचेंज नहीं होता, वो बस एक पैक्ट साइन करते हैं कि हम अपने म्यूचुअल ऑब्जेक्टिव्स एक दूसरे के साथ हाथ मिलाकर करेंगे, रिसोर्सेज कैपेबिलिटीज शेयर करेंगे, अपने कलेक्टिव ऑब्जेक्टिव्स परस्यू कर सकते हैं, फुलफिल कर सकते हैं व्हाइल रिमेनिंग इंडिपेंडेंट एंटिटीज। सो लेट्स डिस्कस दीस टू टाइप्स वन बाय वन। पहले देखते हैं मर्जर एंड एक्विजिशंस। नाउ ऑलवेज रिमेंबर जब आपको मर्जर एंड एक्विजिशंस पे कोई क्वेश्चन आ रहा है, मे बी अ डायरेक्ट क्वेश्चन दैट मर्जर और एक्विजिशंस एज एन एक्सटर्नल ग्रोथ स्ट्रेटजी एक्सप्लेन करो, राइट, या आपको कोई केस स्टडी आ रही है जिसमें आपको आइडेंटिफाई करना है कि मर्जर है एक्विजिशन है, इन आइदर ऑफ द केस आप हमेशा पहले एक बेसिक इंट्रोडक्शन लिखेंगे। डायरेक्टली मर्जर क्या होता है, एक्विजिशन क्या होता है ये नहीं लिखना है, एक बेसिक इंट्रोडक्शन जरूर देंगे। तो यहाँ पर मैंने वो पॉइंट्स लिख दिए जो आप इंट्रोडक्शन में देंगे। सो बेसिक्स आपको बताना है कि मर्जर एंड एक्विजिशंस एक इंस्टेंट मींस है अगर कंपनीज को ग्रो करना है, एक्सपैंड करना है। इंस्टेंट मतलब क्विक, ऑलरेडी एक कंपनी एस्टैब्लिश है, उसके कुछ रिसोर्सेज हैं जो उसने डेवलप किए हैं ओवर द इयर्स, सो आप उनके रिसोर्सेज को, उनकी स्किल्स को, उनकी कुछ कैपेबिलिटीज को यूज करके ग्रो कर रहे हैं। सो इट इज अ क्विक मींस ऑफ अचीविंग एक्सपेंशन। यहाँ पर क्या होता है, टू और मोर ऑर्गेनाइजेशंस दे कम टुगेदर, चाहे मर्जर है चाहे एक्विजिशंस, दो या दो से ज्यादा ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में कुछ डील होती है। सो मर्जर और एक्विजिशन को एक अट्रैक्टिव प्रोपोजिशन कहा जाता है, अट्रैक्टिव प्रपोजल। व्हाई इज दिस प्रपोजल अट्रैक्टिव? बिकॉज़ यहाँ पे कंपनीज अपने टाइम, रिस्क, स्किल्स दोनों सेव कर पा रही हैं। व्हाई? बिकॉज़ इट इज अ क्विक मींस ऑफ अचीविंग एक्सपेंशन। आपको कोई ग्राउंड वर्क करने की जरूरत नहीं है। ऑल्सो इसका मेन पर्पस क्या है, दैट कंपनीज कैन अचीव सिनर्जिस्टिक बेनिफिट्स। लाइक आई ऑलरेडी एक्सप्लेन, जब आप इंडिविजुअली काम कर रहे हो तो उसका जो रिजल्ट है वो कम है, जब आप किसी और के साथ मिल जाते हो सो इसका जो रिजल्ट आएगा वो यहाँ पर 3 नहीं होगा, 1 + 1 + 1 3 होता है, प्रैक्टिकली नहीं होगा। रिजल्ट विल बी मच ग्रेटर देन 3, इट विल बी मोर देन 3। क्योंकि हो सकता है जो रिसोर्सेज आपके पास नहीं है वो दूसरी कंपनी के पास हो, जो रिसोर्सेज दूसरी कंपनी के पास नहीं है वो आपके पास हो। मे बी आपकी रेपुटेशन अच्छी है बट फाइनेंशियली यू नॉट स्ट्रांग, और दूसरी कंपनी की रेपुटेशन अच्छी नहीं बट फाइनेंशियली इज वेरी स्ट्रांग, तो दोनों कंबाइन हो जाओगे तो यहाँ पर सिनर्जी क्रिएट होगी। सिनर्जी एक ऐसा कांसेप्ट है जो यही बोलता है दैट 1 + 1 इज नॉट इक्वल टू 2, इट इज मोर देन। और ये जो बेनिफिट्स हमें मिल रहे हैं कैन बी इन द फॉर्म ऑफ फिजिकल फैसिलिटीज, आप एक दूसरे की शेयर कर सकते हैं, टेक्निकल नॉलेज, मैनेजरियल स्किल्स, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, R&D, किसी भी तरह का रिसोर्स स्किल एबिलिटी हम शेयर कर पा रहे हैं एक दूसरे के साथ। द पॉइंट टू बी नोटेड इज एंड एमसीक्यू में हमसे पूछा जा सकता है दैट मर्जर एंड एक्विजिशन से क्या हम सिर्फ पॉजिटिव सिनर्जिस्टिक एडवांटेजेस अचीव करना चाहते हैं? ऑब्वियसली यस। दो कंपनीज जब एक दूसरे के साथ मिल रही हैं तो दोनों यही चाहेंगी कि ये जो डील हो रही है, ये जो मर्जर हो रहा है, एक्विजिशन हो रहा है, एक दूसरे के साथ इस डील में आने से हमारा फायदा हो। यू विल नॉट वांट दैट सिनर्जी से आप पर कुछ नेगेटिव इंपैक्ट पड़े। अब देखो मर्जर क्या होता है, मर्जर इज अ प्रोसेस वेयर टू एंड मोर फर्म्स दे कंबाइन टुगेदर टू एक्सपैंड द बिजनेस। ऑब्वियसली मर्जर में क्या हो रहा है, दो कंपनीज एक साथ जुड़ रही हैं इन ऑर्डर टू एक्सपैंड देयर बिजनेस, इन ऑर्डर टू ग्रो देयर बिजनेस, जो इंडिविजुअली नहीं कर पाती। यहाँ पर अगर एग्जांपल लें हम आइडिया और वोडाफोन का, व्हिच आर नाउ ऑपरेटिंग एज VI, तो इन्होंने क्या किया, मर्जर कर लिया। क्यों इन्हें मर्जर करना पड़ा? बिकॉज़ जियो ने एंट्री ले ली थी टेलीकॉम सेक्टर में। अब ये दोनों स्ट्रगल कर रहे थे, तो इन्होंने सोचा मार्केट शेयर हमारा तभी एक्सपैंड होगा, हम तभी ग्रो कर पाएंगे, सर्वाइव कर पाएंगे जब मिलकर काम करेंगे। सो दोनों ने मर्जर कर लिया एंड दे स्टार्टेड ऑपरेटिंग एज VI, अ न्यू नेम। सो यूजुअली जब मर्जर्स होते हैं इट रिजल्ट्स इन न्यू एंटिटी विद अ न्यू नेम। जरूरी नहीं है कि मर्जर के बाद हमेशा नाम चेंज होगा, दैट डिपेंड्स अपॉन द कंपनी। देन मर्जर्स यूजुअली फ्रेंडली टर्म्स पे होते हैं। फ्रेंडली टर्म्स मतलब दोनों कंपनीज म्यूचुअली एग्री करती हैं दैट यस हमें ये मर्जर करना है, वी वांट टू वर्क टुगेदर सो दैट वी कैन शेयर द प्रॉफिट्स। एंड व्हाई डू द फर्म्स वांट टू कंबाइन हियर? ताकि वो अपनी म्यूचुअल स्ट्रेंथ इंक्रीज कर पाएं, फाइनेंशियल गेन कर पाएं, फाइनेंशियली अपनी परफॉर्मेंस इंप्रूव कर पाएं, और जो भी ट्रेड बैरियर्स हैं उन्हें ब्रेक कर पाएं। काम करने के लिए आप जो भी बैरियर्स फेस करते हैं, फाइनेंशियल बैरियर हो सकता है, रेपुटेशनल बैरियर हो सकता है, पॉलिटिकल बैरियर्स हो सकते हैं, सो इन सब बैरियर्स को ओवरकम करने के लिए मर्जर्स किए जाते हैं। नाउ कमिंग ऑन टू एक्विजिशन। एक्विजिशन भी एक प्रोसेस है जिसमें एक फर्म दूसरी फर्म को अक्वायर कर रही है, इट इज टेकिंग ओवर द अदर फर्म। वो कंट्रोल कर रही है दूसरी कंपनी के ऑपरेशंस को, और जिस फर्म को अक्वायर किया जा रहा है, परचेज किया जा रहा है, दैट फर्म कैन लूज इट्स आइडेंटिटी। एक्विजिशन फ्रेंडली भी होता है और हॉस्टाइल भी होता है। हॉस्टाइल मतलब फोर्सफुली, व्हेन यू डू नॉट वांट टू गेट अक्वायर्ड। फ्रेंडली हो गया जब दोनों कंपनीज की जो मैनेजमेंट है वो एग्री करती है दैट ओके फाइन वी आर रेडी विद दिस डील, अगर आप हमें एक्वायर करना चाह रहे हैं आप करिए, वी आर ओके विद दैट। बट हॉस्टाइल भी हो सकता है फोर्सफुली, जैसा कि एलन मस्क ने किया विद ट्विटर। ट्विटर की मैनेजमेंट वाज नॉट रेडी टू गेट अक्वायर्ड, लेकिन फिर एलन मस्क ने क्या किया, डायरेक्टली शेयर होल्डर्स को अप्रोच करना शुरू किया एंड दैट्स हाउ ही एक्वायर्ड ट्विटर फोर्सफुली ओवर द इयर्स। से यूजुअली तब परस्यू किया जाता है जब इकोनॉमी इज नॉट डूइंग वेल, देयर इज अ डाउनटर्न इन द इकोनॉमी, रिसेशन है, आपके प्रॉफिट्स डिक्लाइन कर रहे हैं, सो ऐसे केसेस में यू एग्री टू गेट अक्वायर्ड बाय अ लार्जर फर्म। मूविंग फर्दर टू द टाइप्स ऑफ मर्जर्स। अब मर्जर्स की 4 टाइप्स होती हैं एंड इट इज सिमिलर टू द डाइवर्सिफिकेशन। मैंने बिगिनिंग में भी आपको बताया था टाइप्स ऑफ मर्जर्स हो, टाइप्स ऑफ डाइवर्सिफिकेशन सेम ही है, बट जस्ट रिमेंबर जब मर्जर्स की टाइप्स आप लिख रहे हैं तो यहाँ पर आप बॉट, अक्वायर, मर्ज ही लिखेंगे, स्टार्ट नहीं लिखेंगे। सो क्विकली सिर्फ की पॉइंट पर फोकस करेंगे, बाकी आप ई-बुक से बाद में डिटेल में रीड कर लेना, बट जो मेन है वो मैं आपको बता रही हूँ। सो हॉरिजॉन्टल मर्जर क्या होगा? इट इज अ मर्जर बिटवीन कंपनीज जो कि सेम इंडस्ट्री में है और सेम स्टेज पे है। फॉर एग्जांपल ब्रुक बॉन्ड टी और लिप्टन टी का मर्जर हुआ, राइट? ब्रुक बॉन्ड टी इंडस्ट्री, लिप्टन आल्सो टी इंडस्ट्री, दोनों ही सेम स्टेज पर हैं। ब्रुक बॉन्ड भी चाय बनाती है और लिप्टन भी चाय बनाती है, सो सेम इंडस्ट्री सेम स्टेज, हॉरिजॉन्टल मर्जर। यहाँ पे प्रोडक्ट हमारा सेम है। टू गिव यू सम मोर एग्जांपल्स, वोडाफोन आइडिया का मर्जर, डिज्नी हॉटस्टार का मर्जर, फेसबुक, इंस्टा एंड व्हाट्सएप का मर्जर, ऑल दीस मर्जर्स आर हॉरिजॉन्टल मर्जर्स बिकॉज़ जिनके बीच में मर्जर हो रहा है दोस कंपनीज आर इन द सेम इंडस्ट्री एंड एट द सेम स्टेज। इज दैट क्लियर? देन वी हैव वर्टिकल मर्जर। वर्टिकल मर्जर क्या होता है? जब स्टेज डिफरेंट होता है, सो इट इज अ मर्जर बिटवीन कंपनीज इन द सेम इंडस्ट्री बट एट डिफरेंट स्टेजेस। फॉर एग्जांपल देयर इज अ वर्टिकल मर्जर बिटवीन ईबे एंड पेपैल। पेपैल क्या है? पेमेंट पोर्टल है। ईबे ने उसे ही एक्वायर कर लिया ताकि जब कस्टमर्स उसके प्रोडक्ट्स खरीदे तो उन्हीं के पेमेंट प्लेटफॉर्म को यूज करें। सिमिलरली आइकिया कंपनी जो कि फर्नीचर बनाती है, सो इन्होंने क्या किया,
they bought Baltic in Romania forest for wood. Then we have concentric merger, which is also called co-generic. So at times co-generic लिखा होता है, आपके मॉड्यूल में भी co-generic है, but it is same as concentric merger. क्या होता है concentric? जब merger हो रहा है between companies that are related in some way, कोई ना कोई relation है. For example, Vitamin Water एक mineral water company है और Coke आपको पता है carbonated drinks बनाते हैं. But दोनों ही क्या है? Beverages हैं. So आप similar distribution channels का use कर सकते हो, similar markets का use कर सकते हो इन दोनों products को बेचने के लिए. और हम ये डिस्कस कर ही चुके हैं, जब concentric कुछ related diversification होती है, related merger हो रहा है, तो आप अपने existing resources को अच्छे से utilize कर पाते हैं, economies of scale generate कर पाते हैं, cost कम कर पाते हैं. So वो सब कुछ आप यहाँ पर लिखेंगे, but please be sure that key points लिखें. So ebook से उसे आप बाद में read करेंगे. And then we have conglomerate merger. Conglomerate merger क्या होगा? Merger between companies that are unrelated to each other. कोई भी link नहीं है, कोई भी relation नहीं है, whether in terms of process, technology, markets, nothing. So इसका अगर मैं आपको example दूं, Coca-Cola company, उन्होंने Columbia Pictures के साथ merger कर लिया था, जो pictures बनाती हैं. So दोनों में कोई भी link नहीं है, ना process, ना technology, ना markets. दोनों में क्या हो गया? Merger हो गया. What kind of merger it is? Conglomerate merger. There is no link whatsoever. Now let's discuss second type of external growth strategy, which is growth or expansion through strategic alliance. अब strategic alliance क्या होता है? ये एक ऐसा relationship है, एक ऐसा partnership है, जहाँ पे दो या दो से ज्यादा companies अपने अपने mutual strategic objectives को achieve करने के लिए एक relationship में आती हैं, एक temporary relationship, एक partnership, so that वो अपने अपने mutual objectives को fulfill कर पाएं, जो अकेले उनसे नहीं हो रहा था, which neither would have achieved on its own. So it does not involve complete exchange of ownership between participating companies. Companies they are combining their assets and resources just for a certain period of time, एक limited period of time के लिए वो अपने assets और resources share करती हैं, ताकि वो अपने predetermined जो अपने goals set कर चुकी हैं, उन्हें mutually achieve कर पाएं, while remaining independent also. So अपना independent status वो lose नहीं करती हैं, बस एक दूसरे के साथ अपने skills resources share कर रही हैं. So strategic partners they will maintain their status as independent entities. They will share their benefits and control over the partnership, and they will continue to make contributions to alliance until terminated. Now to give you some examples, Panasonic collaborated with Tesla Motors. So Tesla Motors क्या करती हैं? Electric vehicles बनाती हैं, उसमें batteries का use किया जाता है. Panasonic अच्छी batteries बनाता है. So Tesla Motor और Panasonic के बीच में क्या हुआ? एक strategic alliance हुआ, that हम आपकी batteries use करेंगे और जो भी उससे हमारा revenue होगा उसका कुछ part हम आपके साथ share करेंगे. So strategic alliance की जो advantages होती हैं वो आप 4 categories में लिखोगे. Always remember that ये 4 categories ही आप लिख कर आओगे, अपने words में नहीं लिखना है. इसे आप कैसे याद रखोगे? Pose. P stands for political advantages, O for organizational, S for strategic and E for economical. अब organizational advantages क्या होती हैं? Organization की resources, capabilities, strengths को share करने के लिए जब आप alliances कर रहे हो. So organizational benefits क्या हैं? That आप अपनी necessary skills और capabilities को increase कर पाओगे, productive capacity को increase कर पाओगे, distribution system improve कर पाओगे, supply chain आपकी और strong होगी, complementary goods या services भी आप provide कर सकते हो, एक synergy create हो जाएगी, right? एक दूसरे की legitimacy, credibility, reputation को आप enjoy कर पाओगे. ये सारी organizational advantages हैं. Then we have economic advantages. Economic advantages किससे related होंगी? With the cost, risk, value से related. So economic advantages क्या होंगी? That जो company strategic alliance कर रही हैं वो अपने cost को कम कर पाती हैं, risk को भी कम कर पा रही हैं, because they are sharing the resources and skills. So risk will get distributed across partners of the alliance, and because आप मिलकर काम कर रहे हो, so economies of scale को generate कर पाओगे, large scale पर काम करोगे, so उससे related जो भी benefits हैं वो आपको मिलेंगी. Also you will be in a better position to create value. क्यों आप value create कर पाने की better position में हो? Because you are sharing your resources. There will be benefits of co-specialization. You may specialize in one thing, maybe your research and development department is strong, और दूसरी company की जो marketing है वो बहुत strong है, तो दोनों जिस चीज में specialize करते हैं उसके benefits आप उठा पाएंगे, customers के लिए better value create कर पाएंगे. Moving further, we have strategic advantages also. Strategic मतलब long term, survival, grow, competitive advantage, innovations, ये सब आप कर पा रहे हो through a strategic alliance. So strategic alliance would help you in obtaining cooperation among the rivals. जो rivals थे अब वो cooperate कर रहे हैं, मिलकर काम कर रहे हैं. और जब आपकी partnership ऐसी company के साथ हो रही है जो कि different stage पर है, तो आप different stages को भी control कर पाओगे, vertical integration हो पाएगी, जो आपको competitive advantage भी दे सकती है, और क्योंकि आपके resources और skills और capabilities increase हो चुकी हैं, so आप नए products, technologies, innovations भी कर पाएंगे. You will have access to new technologies through joint research and development. अब आप मिलकर research and development करेंगे. All this will give you strategic competitive advantage. And we have political advantages. Political advantages क्या होंगी कि अगर आपको foreign market में entry gain करना है, so उसके लिए आप एक ऐसी company के साथ alliance कर लेते हैं which is well established and politically strong, जैसे कि Starbucks ने टाटा के साथ strategic alliance किया. Because of which वो जो legal barriers of entry होते हैं वो break कर पाते हैं. Also ऐसी companies जो कि politically काफी strong होती हैं, उनके साथ जब आप merge करते हो तो आपका influence, आपका position भी improve होता है. So finally expansion strategies now complete both internal and external. Now let's discuss the third corporate strategy, that is strategic exits, which we know by the name retrenchment strategy. So retrenchment क्या होता है? Retrench करना मतलब to reduce, to cut down. So retrenchment strategy में companies क्या करती हैं? Strategic exit ले लेती हैं. Exit मतलब जो काम वो कर रही होती हैं उस काम को छोड़ देती हैं या उसके scope को कम कर देती हैं. अगर आप दो businesses में हो, एक business profitable नहीं है तो आप उस business को बंद कर सकते हो. अगर आपके 5 manufacturing plants हैं different जगहों पर और एक जगह पे डिमांड ही नहीं है प्रोडक्ट की, तो उस जगह पे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट खोलकर या कंटिन्यू करके आप क्या करोगे? आपका पैसा वहां पर फंसा रह जाएगा, राइट? सो इन दैट केस आप उस प्लांट को बंद कर सकते हैं. सो स्ट्रेटेजिक एग्जिट जब कंपनी करती है या जब रीट्रेंचमेंट स्ट्रेटजी फॉलो कर रही है, सो वो अपने स्कोप ऑफ एक्टिविटी, स्कोप ऑफ ऑपरेशंस को सब्सटेंशियली काफी हद तक कम कर रही है, बिकॉज वो फाइनेंशियली अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को वो बेटर करना चाह रही है, जिसकी वजह से उन्हें अपनी एक्टिविटीज, स्कोप ऑफ ऑपरेशंस को कम करना पड़ता है. इट इज वेयर फर्म्स कट डाउन दोस प्रोडक्ट्स दैट आरंट प्रॉफिटेबल. सो वो प्रोडक्ट्स, वो डिविजन्स, वो बिजनेस यूनिट्स जो कि प्रॉफिटेबल नहीं है, आप उन्हें कट डाउन कर देते हैं. एट टाइम्स जब बहुत बुरा हाल हो जाता है तो आप उन्हें डाइवेस्ट भी कर देते हैं. ऐसे यूनिट्स को, ऐसे डिविजन्स को, ऐसे प्रोडक्ट्स को बेचकर यहाँ से जो पैसा आता है आप प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स बिजनेस में लगा देते हैं. जब फाइनेंशियल पोजीशन इंप्रूव हो ही नहीं रही है कुछ भी करने से, तो फाइनली आप लिक्विडेट भी कर देते हैं, कंपनी बंद करनी पड़ती है. जब कुछ इंटरनल प्रॉब्लम्स हैं, मैनेजमेंट सही नहीं है, मिसमैनेजमेंट हो रहा है रिसोर्सेज का, स्टाफ काम नहीं कर रहा है, प्रॉफिट्स नहीं आ रहे हैं, सो इन दैट केस आप अपनी पोजीशन को रिवर्स करने की भी कोशिश करते हो, टर्न अराउंड करने की कोशिश करते हो कि किसी तरीके से इंटरनल प्रॉब्लम सही हो जाए. तो रिट्रेंच करने की कंपनी के पास बहुत सारी ऑप्शंस होती हैं. तो रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटजी जब फॉलो करी जाती है उसमें क्या करा जाता है? आप अपने प्रॉब्लम एरियाज को आइडेंटिफाई करते हो कि प्रॉब्लम्स कहां हैं, डायग्नोस करते हो, एग्जामिन करते हो कि उन प्रॉब्लम्स के कॉजेस क्या हैं, और उसके बाद आप स्टेप्स लेते हैं इन ऑर्डर टू सॉल्व दोस प्रॉब्लम्स. और जब आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं तो आपके पास काफी सारी स्ट्रेटेजिक ऑप्शंस हो सकती हैं. मतलब हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटजीज हो सकती हैं. वो डिफरेंट स्ट्रेटजीज कौन सी हैं? टर्न अराउंड, डाइवेस्टमेंट एंड लिक्विडेशन. अगर एक कंपनी चाह रही है दैट उसे कंटिन्यू करना है, उसे सर्वाइव करना है, राइट? जो भी उसका प्रोसेस ऑफ डिक्लाइन चल रहा है, नेगेटिव कैश फ्लो है, लॉसेस में आप जा रहे हो, मिसमैनेजमेंट हो रही है, स्टाफ डीमोरलाइज्ड है, मोटिवेशन लेवल कम है, तो ये सारी जब इंटरनल प्रॉब्लम्स हैं, फिर भी आप क्या चूज कर रहे हो कि आपको प्रोसेस ऑफ डिक्लाइन को रिवर्स करना है, किसी तरह से पोजीशन सही करनी है, जो नेगेटिव ट्रेंड जा रहा है उसे पॉजिटिव करना है, सो तब आप टर्न अराउंड स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं. जब कंपनी ने प्लान किया दैट उसका कोई पर्टिकुलर यूनिट, एक बिजनेस यूनिट, एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट, डिवीजन, प्रोडक्ट लाइन सही काम नहीं कर रही है, उसमें लॉसेस आना शुरू हो गए हैं, जब एक पर्टिकुलर बिजनेस यूनिट या डिवीजन अनप्रॉफिटेबल हो गया, अनमैनेजेबल हो गया, तो आप डाइवेस्टमेंट भी कर सकते हैं. और अगर आप अपने बिजनेस को
कंप्लीटली अबैंडन करना चाहते हैं, बिजनेस बंद करना चाहते हैं, टर्मिनेट करना चाहते हैं सारी एक्टिविटीज, सारे एसेट्स बेचना चाहते हैं, शट डाउन करना चाहते हैं कंपनी को, तो आप लिक्विडेशन स्ट्रैटेजी भी फॉलो कर सकते हैं। सो दीस आर द 3 ऑप्शंस दैट अ सिक कंपनी हैज। सो रीट्रेंचमेंट स्ट्रैटेजी में क्या होता है, यहाँ पर बिजनेस रीडेफिनेशन होगा। बिजनेस रीडेफिनेशन क्यों होगा? बिकॉज एक बिजनेस को कम किया जा रहा है, स्कोप ऑफ ऑपरेशंस को कम किया जा रहा है। जब हम एक्सपैंड करते हैं तभी बिजनेस को रिडिफाइन करते हैं। अब यहाँ पर हम कुछ हटा रहे हैं तो तभी बिजनेस को रिडिफाइन करेंगे। एंड व्हाट डज इट इन्वॉल्व हियर? यू आर डाइवेस्टिंग मेजर प्रोडक्ट लाइन और मेबी बिजनेस यूनिट और डिवीजन। कुछ मार्केट्स को आप अबैंडन कर देते हो, मेबी ऐसी मार्केट जहाँ पे आपका प्रोडक्ट डिमांड में है ही नहीं, तो वहाँ से आप अपना प्रोडक्ट विड्रॉ कर लेते हैं। दिस ऑल्सो इन्वॉल्व्स ले-ऑफ्स। आपने सुना होगा राइट, कोविड के टाइम पर देयर वर सो मेनी कंपनीज जिन्होंने अपने स्टाफ को रिट्रेंच कर दिया, ले ऑफ कर दिया। वैसे ही वो अपने कुछ फंक्शंस, कस्टमर ग्रुप्स को कम कर देती हैं। सो दिस इज हाउ रिट्रेंचमेंट स्ट्रैटेजी इज फॉलोड। मेन पर्पस क्या होता है, मेन एम क्या होता है कि किसी तरीके से हम अपने एक्सपेंसेस को कम कर पाए, कॉस्ट को कम कर पाए और खुद को एक स्टेबल फाइनेंशियल पोजीशन पर लेकर आए। सो दिस इज कंसिडर्ड टू बी अ लीस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड जेनरिक स्ट्रैटेजी। सबसे कम यूज करे जाने वाली स्ट्रैटेजी है। क्यों? बिकॉज नो कंपनी वुड वांट कि उन्हें अपने बिजनेस ऑपरेशंस को कम करना पड़े या उन्हें अपने किसी बिजनेस यूनिट को, प्रोडक्ट लाइन को बंद करना पड़े। एवरी कंपनी वांट्स टू ग्रो राइट। और इसमें जो ये 3 टाइप्स हैं, टर्न अराउंड, डाइवेस्टमेंट एंड लिक्विडेशन। लिक्विडेशन सबसे ज्यादा एक्सट्रीम होता है बिकॉज यही वो स्ट्रैटेजी है जो सबसे ज्यादा इंपैक्ट करती है ऑन द जॉब्स, एम्प्लॉयमेंट ऑफ द पीपल हु आर वर्किंग देयर। लेट्स डिस्कस वन क्वेश्चन नाउ। व्हाट स्ट्रैटेजिक ऑप्शन इज अवेलेबल टू द मैनेजमेंट ऑफ अ सिक कंपनी डीलिंग इन एन इलेक्ट्रिक होम अप्लायंस? गिव रीजंस फॉर योर आंसर। सो यहाँ पर हमें बस इतना बताया दैट एक कंपनी है व्हिच इज सिक। सिक कंपनी मतलब प्रॉफिट्स नहीं है, लॉसेस में जा रही है, मार्केट शेयर कम हो सकता है, इंटरनल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स से शायद डील नहीं कर पा रही है। सो दैट इज व्हाई कंपनी हैज टर्न्ड सिक। वो सारी प्रॉब्लम्स। सो हमसे ब्रॉडली पूछा गया कि ऐसी कंपनी जो सिक हो चुकी है उसके पास क्या स्ट्रैटेजिक ऑप्शन है? सो क्या स्ट्रैटेजिक ऑप्शन है? रीट्रेंचमेंट स्ट्रैटेजी ऑप्शन है। लेकिन रीट्रेंचमेंट में उसे क्या करना है? क्या उसे लिक्विडेट करना है, डाइवेस्ट करना है या टर्न अराउंड करना है? उसके लिए उसे प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। प्रॉब्लम्स को डायग्नोस करेगी, फिर कॉजेस को डायग्नोस करेगी और फिर ये सोचेगी कि उसको इन तीनों स्ट्रैटेजीज में से कौन सी स्ट्रैटेजीज अडॉप्ट करनी है। तो यहाँ पर हमें ओवरऑल जो भी हमने डिस्कस किया रीट्रेंचमेंट स्ट्रैटेजी पूरा का पूरा उस तरीके से अटेम्प्ट करके आना होता है। XYZ Limited is a multi-product company suffering from continuous losses for the last few years and has accumulated heavy losses which have eroded its net worth. Continuous losses हो रहे हैं, heavy losses हैं, net worth erode हो रही है धीरे-धीरे। What strategies or what strategic option is available to management of the sick company? Advice with reasons. तो यहाँ भी हमें वही लिखना है retrenchment strategy, but कौन सी retrenchment strategy वो तो सिचुएशन पर डिपेंड करेगी। उसके लिए कंपनी को प्रॉपर्ली प्रॉब्लम्स डायग्नोस करनी पड़ेंगी और कोई भी 3 स्ट्रैटेजी उसके अंदर वो फॉलो कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। With the global economic recession, Soft Cloth Limited incurred significant losses in its previous 5 financial years. Currently they are into manufacturing cloth made of cotton, silk, polyester, rayon, etc. However, competition is also intense on account of cheap imports. As a result, company is facing cash crunch. Cash crunch भी है, competition भी है, losses भी हो रहे हैं and has not been able to pay the salaries to its employees. अपने employees को वो salaries भी pay नहीं कर पा रही है। Suggest a grand strategy that can be opted. Grand strategy मतलब overall main strategy। तो यहाँ पे हम कौन सी strategy follow कर सकते हैं? Retrenchment strategy तब follow करी जाती है जब internal problems भी हैं, external भी है। तो यहाँ पर देखो global economic recession ये डिपेक्ट कर रहा है कि external problem है, environment से related, right? और internal problems भी हैं, cash crunch चल रहा है, salaries आप दे नहीं पा रहे हो। So दोनों तरह की problems हैं। So overall retrenchment strategy हम follow करेंगे और उसके अंदर कंपनी के पास 3 options हैं। So in such questions आपको ओवरऑल बताना होता है, स्टार्टिंग विद द बेसिक इंट्रोडक्शन। अब केस है तो केस स्पेसिफिक इंट्रोडक्शन होगी। केस से ही आप कुछ पॉइंट्स लिख देंगे कि क्या हो रहा है केस में, एक कंपनी है, लॉसेस हो चुके हैं, नेटवर्थ इरोड हो चुकी है। कंपनी को अब क्या करना पड़ेगा? वो अपने वेरियस प्रोडक्ट्स को एनालाइज करेगी, अकॉर्डिंगली डिसीजंस लेगी कि कौन सा प्रोडक्ट उसके लिए वायबल है, कौन सा बिजनेस उसके लिए वायबल है। सो रिट्रेंचमेंट बिकम्स नेसेसरी फॉर कोपिंग विद हॉस्टाइल एंड एडवर्स सिचुएशंस इन द एनवायरनमेंट एंड व्हेन एनी अदर स्ट्रैटेजी इज लाइकली टू बी सुसाइडल। जब आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, ना आप ग्रो कर पा रहे हो, ना स्टेबलाइज कर पा रहे हो, तो आप रिट्रेंचमेंट ही करोगे। सो मैनेजमेंट बहुत सोच समझ के डिसाइड करेगी डिपेंडिंग अपॉन द कंटीजेंसी, डिपेंडिंग अपॉन द इमरजेंसी, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन कि उसे करना क्या है, रिट्रेंचमेंट में क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है। लेकिन दिस इज श्योर रिट्रेंचमेंट स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है। और फिर आप बता दोगे कि उसके रीजंस क्या होते हैं, रिट्रेंचमेंट आप कब फॉलो करते हैं। सो हमने कुछ कॉमन से पॉइंट्स डिस्कस किए थे। आई टोल्ड यू अगर रिट्रेंचमेंट आ जाए, लिक्विडेशन आ जाए, डाइवेस्टमेंट आ जाए, टर्न अराउंड आ जाए, रीजंस पूछे जाए तो आपको सेम से रीजंस कुछ आप लिख सकते हो। तो यहाँ पे 3 रीजंस हैं, आप अराउंड 5 रीजंस भी लिख सकते हैं। अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन करना है एंड देन यू गोइंग टू राइट दैट अब कंपनी क्या करेगी, उसको अपने स्कोप ऑफ ऑपरेशंस को कम करना पड़ेगा। लेकिन वो करने से पहले उसका तरीका क्या होगा, प्रॉब्लम्स एरियाज आइडेंटिफाई करो, कॉजेस को डायग्नोस करो और फिर स्टेप्स लो। और जब आप ये स्टेप्स लोगे तो आपके पास 3 तरह के ऑप्शंस हैं, टर्न अराउंड, डाइवेस्टमेंट एंड लिक्विडेशन। तो आप तीनों के बारे में थोड़ा-थोड़ा यहाँ पर बता दो और एंड में वी आर गोइंग टू राइट द मैनेजमेंट ऑफ दिस कंपनी मे बी एक्सप्लेन अबाउट ईच ऑफ द अबव 3 ऑप्शंस कि देखो रिट्रेंचमेंट आपको करना है, इसमें आपके पास 3 ऑप्शंस हैं। अब आपकी क्या सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंगली आप इन तीनों में से कोई स्ट्रैटेजी फॉलो कर सकते हैं। सारी स्ट्रैटेजीज के प्रोस एंड कॉन्स मेजर करिए और अब आप एक डिसीजन लीजिए दैट आपके लिए एप्रोप्रिएट स्ट्रैटेजी आउट ऑफ द रिट्रेंचमेंट स्ट्रैटेजी कौन सी होगी। वो आपकी सर्कमस्टेंसेस और आपके क्या गोल्स हैं उस पर डिपेंड करता है। सो दिस इज द एडवाइस दैट यू आर गोइंग टू गिव टू द मैनेजमेंट ऑफ द सिक कंपनी। और जब आप ये तीनों स्ट्रैटेजीज लिख रहे हैं तो इनके बस जो मेन की पॉइंट्स हैं आपको वो लिखने हैं, ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करना है। नाउ लेट्स डिस्कस टाइप्स ऑफ रिट्रेंचमेंट स्ट्रैटेजी और वी कैन से टाइप्स ऑफ स्ट्रैटेजिक एग्जिट्स। सो द फर्स्ट वन इज टर्न अराउंड स्ट्रैटेजी। अब देखो कंपनी में जब भी कोई प्रॉब्लम्स हो रही हैं, नेगेटिव कैश फ्लो हो रहा है, मतलब कैश इनफ्लो है नहीं और आउटफ्लो हो रहा है, खर्चे ज्यादा है और रेवेन्यूज है नहीं, या आपके जो प्रोडक्ट्स हैं वो अनकॉम्पिटिटिव हो गए हैं, आप अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के थ्रू कम्पीट नहीं कर पा रहे हैं, आपका मार्केट शेयर डिक्लाइन हो गया है, आपकी जो फिजिकल फैसिलिटीज हैं, मशीनरीज हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर वो डिटीरियोरेट हो रहा है, खराब हो रहा है, बड़ा ओवर स्टाफिंग हो गई है, या एट टाइम्स आपके जो एम्प्लॉइज हैं वो छोड़कर जा रहे हैं, हद से ज्यादा स्टाफ आपके पास है या स्टाफ है ही नहीं, एम्प्लॉय टर्नओवर बहुत ज्यादा हो गया है, एम्प्लॉइज का मोरल लेवल एकदम जीरो पे आ गया है, बैटरी एकदम लो हो चुकी है, एम्प्लॉइज आर डीमोटिवेटेड और मिसमैनेजमेंट हो रही है। सो जब ये सब कुछ हो रहा है ना एक कंपनी में, सो इन दैट केस आप क्या करोगे सबसे पहले? क्या ये सारी प्रॉब्लम्स फेस करते हैं आप अपनी कंपनी को बंद कर दोगे, या पहले ये करना चाहोगे कि यार लेट्स मेक सम एफर्ट टू करेक्ट दिस पोजीशन, ये जो डाउन ट्रेंड चल रहा है, नेगेटिव ट्रेंड चल रहा है, क्या इस पोजीशन को मैं किसी तरीके से रिवर्स कर सकता हूं या कर सकती हूं? दैट इज गोइंग टू बी योर फर्स्ट प्लान। सो इसी को हम कहते हैं टर्न अराउंड स्ट्रैटेजी। जब एक कंपनी इंटरनल प्रॉब्लम्स फेस कर रही है, इंटरनली कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिस पर अगर आपने ध्यान दिया, अगर आप वो प्रॉब्लम सॉल्व कर पाए, सो मे बी आप अपने नेगेटिव ट्रेंड को पॉजिटिव में बदल पाओगे। सो क्योंकि यहाँ पर फोकस इंटरनल प्रॉब्लम्स पे होता है, टर्न अराउंड स्ट्रैटेजी को इंटरनल रिट्रेंचमेंट स्ट्रैटेजी कहा जाता है, बिकॉज यहाँ पे फोकस होता है इंटरनल एफिशिएंसीज को इंप्रूव करने में। जो भी इंटरनली प्रॉब्लम्स चल रही हैं उन्हें अगर हम इंप्रूव करते हैं, इंटरनली काम एफिशिएंटली करते हैं, तो मे बी हमारी पोजीशन सही हो जाए। सो व्हेन कंपनीज दे वांट टू सर्वाइव, दे वांट टू कंटिन्यू, वो अपना बिजनेस बंद नहीं करना चाहते। अगर आपको इस तरह के कीवर्ड्स नजर आए इन अ पर्टिकुलर केस सिनेरियो, तो आप समझ जाओ कि कंपनी कंटिन्यू करना चाह रही है, मतलब वो ना लिक्विडेट करना चाह रही है ना डाइवेस्ट करना चाह रही है, वो अपनी इंटरनल प्रॉब्लम्स सॉल्व करना चाह रही है। सो टर्न अराउंड स्ट्रैटेजी फॉलो करेगी। इट इज अ स्ट्रैटेजी जिसके थ्रू आप अपनी बिजनेस परफॉर्मेंस को इंप्रूव करना चाह रहे हो, नेगेटिव ट्रेंड को कम करना चाह रहे हो। जो आपकी सिक कंपनी हो गई है, सिक बिजनेस हो गया है, उसे ट्रांसफॉर्म करना चाह रहे हो कि वो हेल्दी पोजीशन पर आ जाए, दोबारा से एक फाइनेंशियली स्टेबल पोजीशन पर आ जाए। तो यहाँ पर आप कुछ वेज और मींस का यूज करते हो ताकि जो प्रोसेस ऑफ डिक्लाइन है, नेगेटिव ट्रेंड है, वो पॉजिटिव हो जाए। और आपसे ये भी पूछा जाता है व्हाट आर द इंडिकेटर्स, सिग्नल्स और कंडीशंस फॉर टर्न अराउंड स्ट्रैटेजी, कब टर्न अराउंड करना है, कब ये स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है। तो इसके लिए ये सारे यहाँ पर जो हमने पॉइंट्स देखे 7
इंडिकेटर 7 कंडीशंस आपको लिखने हैं, आपको इनको एक्सप्लेन नहीं करना, तो यू जस्ट हैव टू राइट देम। अब इस टर्न अराउंड स्ट्रैटेजी के लिए एक्शन प्लान क्या होगा, मतलब आपको क्या क्या एक्शंस लेने पड़ेंगे कि आप अपने बिजनेस को टर्न अराउंड कर पाएं। सो उसके लिए कंपनीज 5 स्टेप्स फॉलो करती हैं, 5 एक्शंस लेती हैं। फर्स्ट स्टेप क्या होगा, दैट यू आर गोइंग टू असेस योर एक्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स। इस स्टेज में आप ये देखोगे कि प्रॉब्लम्स क्या हैं, प्रॉपर एनालिसिस करोगे कि आपको फाइनेंशियल स्ट्रेस क्यों हो रहा है, रीजंस क्या है उसके पीछे, डैमेज कितना हो गया, व्हाट इज द डिग्री ऑफ डैमेज कॉज्ड बाय द प्रॉब्लम्स, क्या आप इन प्रॉब्लम्स को सही कर सकते हो। अगर आपने अपने रिसोर्सेज को सही ढंग से यूज कर लिया, एलोकेट कर लिया, तो क्या आप अपनी प्रोडक्टिविटी किसी तरीके से इंप्रूव कर सकते हैं, क्या कोई पॉसिबिलिटी है कि जो भी क्रिटिकल प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हैं उन्हें आप करेक्ट कर पाएं। ये आप फर्स्ट स्टेज में एनालाइज करोगे। उसके बाद आप क्या करोगे, स्टेप 2 पे आ जाओगे, स्टेज 2 पर आ जाओगे, व्हिच इज एनालाइजिंग द सिचुएशन एंड डेवलपिंग द स्ट्रेटेजिक प्लान। अब यहाँ पर आप और इन डेप्थ एनालिसिस करते हैं, आप अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस देखोगे, इंटरनली क्या चल रहा है और एक्सटर्नली भी एनवायरनमेंट को एनालाइज करोगे, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स देखोगे कि क्या अपॉर्चुनिटी आपके लिए कोई नई अपॉर्चुनिटी है, क्या कोई नई चीज जो आप कर पाएं, किसी तरीके से अपने बिजनेस को वायबल बना पाएं, मतलब सक्सेसफुल बना पाएं। सो आप अपने लिए एप्रोप्रिएट स्ट्रेटजीज आइडेंटिफाई करते हैं, उसके बेसिस पर एक एक्शन प्लान डेवलप करोगे कि अगर अपॉर्चुनिटी है कोई, तो अब उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए व्हाट डू आई नीड टू डू, क्या एक नई बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, क्या मैं कुछ नया कर सकता हूं और कैसे करना है। सो आप एक एक्शन प्लान यहाँ पर बनाते हैं। बेसिकली यू आर सर्चिंग फॉर वायबल बिजनेसेस एंड एडिक्वेट वेज ऑफ ब्रिज फाइनेंसिंग। सो जो आपकी फाइनेंशियल पोजीशन बहुत ज्यादा खराब हो गई है, कैश क्रंच चल रहा है, तो आप ब्रिज फाइनेंसिंग करते हैं। जो भी गैप्स हैं उन्हें करेक्ट करने के लिए आप शॉर्ट टर्म लोन लेते हैं। ब्रिज फाइनेंसिंग इज जहां पे आपको शॉर्ट टर्म लोन्स दिए जाते हैं। एट द सेम टाइम उस पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए आप ये भी देखोगे कि क्या इंटरनली मेरे पास रिसोर्सेज भी हैं या नहीं। आफ्टर दैट इन द थर्ड स्टेप आप इंप्लीमेंट करोगे इमरजेंसी एक्शन प्लान। व्हाट डज दिस मीन, अगर आपने ये एनालाइज किया, जब आपने स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस एनालाइज किया, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स, ये सब कुछ एनालाइज करने के बाद आपको लगा दैट वी आर एट अ वेरी थ्रेटनिंग स्टेज ना, अपॉर्चुनिटीज हैं, थ्रेट्स बहुत ज्यादा है, इंटरनली वीकनेसेस बहुत ज्यादा है, हमारे पास कोई वायबल ऑप्शन नहीं है। सो अब थ्रेटनिंग स्टेज पर आप आ गए हो, आपको क्विक एक्शन लेने पड़ेंगे जिसके थ्रू आप इन चैलेंजेस को, इन प्रॉब्लम्स से सर्वाइव कर पाओ। सो यहाँ पर अब आप एक डिटेल्ड एक्शन प्लान बनाएंगे, कुछ स्पेसिफिक एक्शंस लेंगे कि किस तरीके से मैं अपनी इंटरनल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता हूं। मे बी इन द एरिया ऑफ ह्यूमन रिसोर्स में कुछ इंप्रूवमेंट कर सकता हूं, मे बी आई कैन ट्रेन माय एम्प्लॉइज सो दैट दे कैन परफॉर्म बेटर, या फाइनेंशियल पोजीशन इंप्रूव करता हूं, मार्केटिंग और ऑपरेशंस, मे बी डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस उसे इंप्रूव करता हूं। सो यहाँ पे आप स्पेसिफिक एक्शंस लेते हैं। यू विल स्टार्ट रीस्ट्रक्चरिंग योर डेट, वर्किंग कैपिटल पोजीशन इंप्रूव करना शुरू कर सकते हैं, कुछ कॉस्ट कटिंग एक्टिविटीज आप करेंगे। यू कैन आइडेंटिफाई कैसी कौन सी प्रोडक्ट लाइंस है, यूनिट्स हैं जो कि लॉस मेकिंग है, सो उन लॉस मेकिंग यूनिट्स को डाइवेस्ट करना शुरू करते हैं। बिकॉज़ योर पर्पस इज कि हमारे पास कुछ फंड्स जनरेट हो सो दैट हम टर्न अराउंड कर पाएं। टर्न अराउंड स्ट्रेटजी को इंप्लीमेंट करने के लिए आपको कुछ रिसोर्सेज की तो जरूरत पड़ेगी। सो आप कैसे करोगे, कैसे जनरेट करोगे वो रिसोर्सेज, उसके लिए यहाँ पर आप इमरजेंसी एक्शंस ले रहे हैं। देन द नेक्स्ट स्टेज इज वेयर यू आर रीस्ट्रक्चरिंग योर बिजनेस। यहाँ पे एक्चुअली आप टर्न अराउंड कर रहे हो, कैसे करोगे, बजट प्रिपेयर करोगे, कैश फोरकास्ट प्रिपेयर करोगे, आप अपने प्रोडक्ट मिक्स को भी चेंज करते हो कि क्या मैं अपने प्रोडक्ट के प्राइस को या प्रमोशन स्ट्रेटजी को चेंज करके कुछ अपनी कॉम्पिटिटिव पोजीशन इंक्रीज कर सकता हूं। जिन प्रोडक्ट्स को मैं इग्नोर कर रहा था, अगर मैं उन पर अटेंशन दूं तो उससे मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। आप कुछ फैसिलिटीज को ऑल्सो, अब आप कुछ फैसिलिटीज को क्लोज डाउन करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो कि आइडल पड़े हैं उन्हें बंद करो, ऐसी प्रोडक्ट लाइंस को आइडेंटिफाई करो व्हिच आर नॉट जनरेटिंग एनी प्रॉफिट, उन्हें बंद करो, अपने एम्प्लॉइज को मोटिवेट करो, उन्हें एनकरेज करो कि कुछ नया करें, इनोवेशंस लेकर आएं। बिकॉज़ यहाँ पर भी आपका वही पर्पस है, प्रॉफिट्स इंक्रीज करने हैं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जनरेट करना है ताकि बिजनेस पोजीशन स्टेबल हो। एंड देन फाइनली द लास्ट स्टेज व्हिच इज रिटर्निंग टू नॉर्मल। अब यहाँ पर क्योंकि आपने ये सारी एक्टिविटीज करी हैं, अपने बिजनेस को टर्न अराउंड करने की कोशिश करी है, रीस्ट्रक्चर किया है, सो अब आप एक नॉर्मल पोजीशन, नॉर्मल सिचुएशन पर आना शुरू हो गए हो। हियर द कंपनीज विल स्टार्ट शोइंग सम साइंस ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। यहाँ पे जो भी आपने इन्वेस्ट किया है उस पर आपको रिटर्न्स आना शुरू हो जाएंगे। यू विल बी एबल टू क्रिएट वैल्यू फॉर द कस्टमर्स, नए प्रोडक्ट्स, नए सर्विसेज, इनोवेशंस आप कर पा रहे हो, कस्टमर रिलेशंस, रेपुटेशन सब कुछ बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स आप क्रिएट कर रहे हैं, मार्केट शेयर इंक्रीज हो रहा है। सो दिस इज द स्टेज वेयर यू आर एक्चुअली रिटर्निंग टू नॉर्मल, नेगेटिव ट्रेंड से बाहर निकल के आप पॉजिटिव ट्रेंड पे जा रहे हैं। नाउ एट टाइम्स हमसे क्वेश्चन में ये भी पूछा जाता है टर्न अराउंड स्ट्रेटजी के एलिमेंट्स क्या होते हैं। बेसिकली जब हम टर्न अराउंड कर रहे हैं तो क्या क्या चेंजेस कर रहे हो, जैसे कि हमने डिस्कस किया कि जब इंटरनल प्रॉब्लम्स होती हैं तो उन्हें करेक्ट करने के लिए हम टर्न अराउंड स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं। तो ऐसे क्या चेंजेस कर सकते हो आप इंटरनली कि आप अपनी पोजीशन को टर्न अराउंड कर पाओ। आपको ये एक्जैक्टली ऐसे ही पॉइंट्स लिखने होते हैं, नो एक्सप्लेनेशन। सो हम क्या कर सकते हैं, अगर टॉप मैनेजमेंट में कहीं प्रॉब्लम हुई है, दे आर नॉट एबल टू मैनेज थिंग्स प्रॉपर्ली, तो उनमें हम चेंजेस कर सकते हैं। कुछ ऐसी एक्टिविटीज करेंगे जिससे कि हमारी क्रेडिबिलिटी इंप्रूव हो, इन द मार्केट रेपुटेशन इंक्रीज हो। ऐसी एक्टिविटीज करेंगे जिससे कि कुछ क्विक रिजल्ट आए, हम क्विक कैश जनरेट कर पाएं, अपनी पोजीशन को इंप्रूव कर पाएं, एक्सटर्नल फोर्सेस से लड़ने की कोशिश करेंगे, देखेंगे कि क्या थ्रेट्स है हमारे लिए, कैसे हम उसे ओवरकम कर सकते हैं। कंट्रोल कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम्स हो रही हैं तो उन्हें भी इंप्रूव करेंगे, कॉस्ट रिडक्शन करने की कोशिश करेंगे कहीं ना कहीं कि किसी तरीके से हम रेवेन्यू जनरेट करें, प्रॉफिट कमाएं, जल्दी से अपने कुछ एसेट्स को आप बेचोगे जो कि आइडल पड़े हैं ताकि क्विक कैश जनरेट हो और आप टर्न अराउंड स्ट्रेटजी इंप्लीमेंट करने के लिए एटलीस्ट तैयार हो जाओ। ओके, लेट्स डिस्कस सम मोर केस सिनेरियोस। डायरेक्ट क्वेश्चंस तो आप आंसर कर लोगे, लेकिन केस सिनेरियोस में हमें थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। सो लेट्स डिस्कस। सो नाउ एज यू कैन सी हियर, यहाँ पे इतने सारे क्वेश्चंस हैं, ऑल दीस क्वेश्चंस आर सिमिलर इन नेचर। हम यहाँ पे एक दो रैंडमली रीड करेंगे बिकॉज़ आंसर इज गोइंग टू बी द सेम। आंसर उसी तरीके से आपको करना है। सो लेट्स अंडरस्टैंड यहाँ पे व्हाट इज बीइंग आस्क्ड। सो द फर्स्ट क्वेश्चन सेज, डायरेक्ट क्वेश्चन है, द सीईओ ऑफ अ टेक्सटाइल मिल इज कन्विंस्ड दैट हिज लॉस मेकिंग कंपनी कैन बी टर्न्ड अराउंड, सजेस्ट एन एक्शन प्लान फॉर अ टर्न अराउंड टू द सीईओ। डायरेक्ट क्वेश्चन है, वो बोल रहे हैं कि लॉस मेकिंग कंपनी है, टेक्सटाइल मिल है, उसके जो सीईओ है वो अपनी कंपनी को टर्न अराउंड करना चाहते हैं। ऑफ कोर्स तो डायरेक्ट हमें पता है यहाँ पे टर्न अराउंड स्ट्रेटजी फॉलो हो रही है। आपको एक्शन प्लान सजेस्ट करना है सीईओ ऑफ दिस टेक्सटाइल मिल कि वो क्या एक्शन प्लान फॉलो कर सकते हैं टू टर्न अराउंड द कंपनी। सो हाउ यू गोइंग टू अटेम्प्ट द आंसर, आप इंट्रोडक्शन देंगे, केस स्पेसिफिक इंट्रोडक्शन होगी, यू कैन राइट सेम स्टेटमेंट दैट सीईओ ऑफ अ टेक्सटाइल मिल इज कन्विंस्ड दैट हिज लॉस मेकिंग यूनिट कैन बी टर्न अराउंड। फिर आप बोल सकते हो दैट टर्न अराउंड होता क्या है, यू कैन गिव की पॉइंट्स रिलेटेड टू द टर्न अराउंड स्ट्रेटजी एंड देन यू आर गोइंग टू सजेस्ट द एक्शन प्लान दैट द सीईओ ऑफ दिस टेक्सटाइल मिल कैन फॉलो द फॉलोइंग एक्शन प्लान, और उसमें आपको पूरे के पूरे 5 स्टेजेस लिख देंगे। लेट्स गिव अ रीडिंग टू अनदर क्वेश्चन, फिर बाद में एक बार आंसर देखेंगे। XYZ company is facing continuous losses, there is a decline in sales, product market share में भी decline है, products of the company uncompetitive हो चुके हैं, there is persistent negative cash flow, physical facilities deteriorating, employees have low morale। ये सारे क्या है आपको याद है, the 7 indicators that आपको turnaround strategy follow करने की जरूरत है। तो जब ये 7 के 7 सिग्नल्स डायरेक्टली लिख दिए, इंडिकेटर्स दे दिए, दैट मींस यहाँ पर हम टर्न अराउंड करने वाले हैं। फिर भी आगे हम पूरा पढ़ेंगे। At the board meeting, board members decided that they should continue, एक और की पॉइंट, आप कंटिन्यू करना चाह रहे हो despite all these problems and adopt measures such that the company functions properly। The board decided to hire young executives Shamli for improving the functions of the organization। What corporate strategy should Shamli adopt for this company and what steps need to be taken to implement the corporate strategy adopted by Shamli। अब यहाँ पे आपको बताया नहीं है कि कौन सी स्ट्रेटजी है, आपको आइडेंटिफाई करना है स्ट्रेटजी कौन सी है और फिर यहाँ पे लिखाना क्या स्टेप्स लोगे, मतलब यहाँ पर भी आपको स्टेजेस बताने हैं, एक्शन प्लान बताना है ऑफ टर्न अराउंड स्ट्रेटजी। नेक्स्ट क्वेश्चन का भी अगर मैं क्विकली ओवरव्यू ले तो मैं यहाँ पर आपको कुछ की पॉइंट्स बता देती हूं जिससे अगेन यू कैन आइडेंटिफाई दैट दिस इज आल्सो अ टर्न अराउंड स्ट्रेटजी। सो यहाँ पर लिखा है, इन recent years racers has entered a period of decline, market becoming flooded with cheaper high quality bicycles where labor costs are lower। Racers have decided to adjust its strategy and adopt a focused approach targeting its bicycle towards professional athletes। This will allow racers to continue earning high margins though the size of its potential market will likely fall। Identify and explain the need of adopting the strategy by racers to manage decline। अब आप डिक्लाइन को यहाँ पर मैनेज करना चाह रहे हो, यहाँ पर जो भी पीरियड ऑफ डिक्लाइन चल रहा है, एंड में क्या लिख दिया कि आप इस डिक्लाइन को मैनेज करना चाह रहे हो। यहाँ पे कहीं
कहीं ऐसा मेंशन नहीं है दैट यू वांट टू क्लोज डाउन योर बिजनेस। तो जब भी हम अपने डिक्लाइन को मैनेज करना चाह रहे हैं, पीरियड ऑफ डिक्लाइन के ट्रेंड को रिवर्स करना चाह रहे हैं, वी फॉलो टर्न अराउंड स्ट्रेटजी। सो यहाँ भी वही करना है और फिर उसके आप एक्शन प्लान लिख देंगे। सिमिलरली ये जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है ये भी आपको इसी तरीके से आंसर करना है। ऑल दीस केस सिनेरियोस आर रिलेटेड टू टर्न अराउंड स्ट्रेटजी। तो आप इसको बाद में रीड करेंगे। वन इज रिलेटेड टू नेबुला प्राइवेट लिमिटेड, एक कैविना लिमिटेड वाली है। एक और क्वेश्चन है रिलेटेड टू टर्न अराउंड स्ट्रेटजी जहां पे डायरेक्ट आपसे पूछ लिया है अंडर व्हाट कंडीशंस वुड यू रिकमेंड द यूज ऑफ टर्न अराउंड स्ट्रेटजी इन एन ऑर्गेनाइजेशन एंड व्हाट कुड बी द सूटेबल वर्क प्लान। तो यहाँ पे आप सब कुछ चेक होगी कि टर्न अराउंड स्ट्रेटजी होती क्या है, उसके की पॉइंट्स, उसके बाद कंडीशंस क्या है टर्न अराउंड स्ट्रेटजी फॉलो करने के लिए। ऑल द 7 इंडिकेटर्स यू आर गोइंग टू राइट। ये इंडिकेटर्स को आप कंडीशंस भी बोल सकते हैं, वार्निंग सिग्नल्स भी बोल सकते हैं। वो 7 इंडिकेटर्स लिखोगे और उसके बाद आपको एक्शन प्लान लिखना है। देन अनदर केस स्टडी ऑफ एबीसी लिमिटेड। तो ये भी यहाँ पर क्या कर रहे हैं, सी अगर यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स देखें, द कंपनी वाज लूजिंग द मार्केट शेयर, स्ट्रगलिंग टू रिटेन द कस्टमर्स इन एन एफर्ट टू रिवर्स द ट्रेंड। आप रिवर्स करना चाह रहे हो इस ट्रेंड को, मैनेजमेंट डिसाइडेड टू इंप्लीमेंट अ स्ट्रेटजी। सो आपने स्ट्रेटजी आइडेंटिफाई करी, दैट्स टर्न अराउंड स्ट्रेटजी। फिर उस स्ट्रेटजी को डिटेल में एक्सप्लेन किया। मूविंग फर्दर टू द नेक्स्ट स्ट्रेटजी दैट इज डाइवर्समेंट स्ट्रेटजी। जब आपका बिजनेस अनवाइबल हो चुका है, अनप्रॉफिटेबल है, अनमैनेजेबल हो चुका है, ये 3 वर्ड्स आपको ऐसे कुछ वर्ड्स केस सिनेरियो में नजर आते हैं और आपको लिखा हुआ है दैट एक पर्टिकुलर यूनिट या डिवीजन था जो कि काम नहीं कर रहा है, उसकी वजह से कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन वीक हो रही है, कौन सी स्ट्रेटजी फॉलो करे। सो आइडेंटिफाई यू आर टॉकिंग अबाउट डाइवर्समेंट स्ट्रेटजी। डाइवर्समेंट स्ट्रेटजी आल्सो इज अ पार्ट ऑफ रिहैबिलिटेशन और रीस्ट्रक्चरिंग प्लान ऑफ मल्टी बिजनेस फर्म। जो मल्टी बिजनेस कंपनीज होती हैं, बड़ी-बड़ी कंपनीज व्हिच आर डूइंग बिजनेसेस इन मल्टीपल एरियाज, राइट, वो कंपनीज डाइवर्समेंट स्ट्रेटजी फॉलो कर सकती हैं। उनके लिए आसान है कि जो बिजनेस काम नहीं कर रहा, जो यूनिट अनप्रॉफिटेबल हो गया, अनमैनेजेबल हो गया, उसको बंद करो, उसको डाइवर्स करो, बेचो और पैसा निकाल के प्रॉफिटेबल बिजनेस पर लगाओ। सो इट इज अ पार्ट ऑफ रिहैबिलिटेशन, मतलब अपने बिजनेस को रिहैबिलिटेट करना, रिस्ट्रक्चर करना, उसे एक प्रॉपर फाइनेंशियल पोजीशन पर लेकर आने के लिए भी डाइवर्समेंट स्ट्रेटजी यूज होती है। दिस इज आल्सो वन ऑफ द स्ट्रेटजीज टू डाउनसाइज द स्कोप ऑफ बिजनेस। इसके थ्रू भी अपने बिजनेस को कम कर रहे हो। सो डाइवर्समेंट स्ट्रेटजी में होता क्या है दैट यू सेल पार्ट ऑफ योर बिजनेस और मेजर डिवीजन और प्रॉफिट सेंटर और एसबीयू जो अब अनप्रॉफिटेबल हो चुका है। इसका मेन एम क्या है दैट जो भी आपके अनरिलेटेड बिजनेसेस हैं, मे बी आपने कुछ ऐसा किया दैट वाज अनरिलेटेड टू योर करंट बिजनेस और आप उसको मैनेज नहीं कर पाए, कहीं ना कहीं मिसफिट हो गया, मिसमैच हो गया, स्ट्रेटेजिक फिट नहीं था, जो बिजनेस आपने शुरू किया या जिसके साथ मर्जर किया या जिसको एक्वायर किया, उसे इंप्लीमेंट करने के लिए, सही तरीके से मैनेज करने के लिए आप ऐसी स्ट्रेटजी नहीं बना पाए। सो आप ऐसे अनरिलेटेड बिजनेस को एलिमिनेट कर दोगे, खत्म कर दोगे, बंद कर दोगे। जो बिजनेस अनप्रॉफिटेबल हो चुके हैं, जो यूनिट्स टू डिवीजंस टू मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स अनमैनेजेबल हो चुके हैं, उन्हें हम एलिमिनेट कर देते हैं। इसे तब अडॉप्ट किया जाता है जब टर्न अराउंड को अटेम्प्ट किया गया है लेकिन टर्न अराउंड अनसक्सेसफुल हो गया। सो हियर वी कैन बी आस्क्ड द रीजंस कि क्यों डाइवर्समेंट स्ट्रेटजी अडॉप्ट करी जाती है या व्हाट आर द फैक्टर्स कॉजिंग डाइवर्समेंट। तो आपको एक ही चीज देखनी है। फर्स्ट, देयर इज अ मिसमैच, स्ट्रेटजिक मिसफिट हो गया, जैसे कि मैंने आपको बताया, आपने कुछ अनरिलेटेड कर लिया, अब उसको मैनेज करने के लिए आप एप्रोप्रिएट स्ट्रेटजीज नहीं बना पा रहे। सेकंडली, टर्न अराउंड अटेम्प्ट तो किया लेकिन अनसक्सेसफुल हो गया। थर्ड, जो भी एक्जिस्टिंग स्ट्रेटजी थी आपकी फेल हो गई, उसने आपको रिक्वायर्ड रिजल्ट्स नहीं दिए। अनदर वन, पर्सिस्टेंटली नेगेटिव कैश फ्लो आ रहा है। जब नेगेटिव कैश फ्लो है और पर्सिस्टेंटली है, ईयर आफ्टर ईयर नेगेटिव कैश फ्लो आए जा रहा है, तब हम ये स्ट्रेटजी फॉलो कर सकते हैं। बिजनेस अनप्रॉफिटेबल हो चुका है, यू आर अनएबल टू कोप विद द सीवियर कंपटीशन, कंपटीशन बढ़ गया है एंड यू आर नॉट एबल टू कोप विद इट, राइट। नीडेड टेक्नोलॉजी आप डेवलप नहीं कर पा रहे हैं, टेक्नोलॉजिकली खुद को अपग्रेड नहीं कर पा रहे हैं। अनदर रीजन फॉर डाइवर्समेंट स्ट्रेटजी और मे बी फॉर रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटजी और लिक्विडेशन स्ट्रेटजी कुड बी कि आपके पास बेटर अल्टरनेटिव्स हैं अवेलेबल फॉर द इन्वेस्टमेंट। तो आपने अभी करंट बिजनेस को डाइवर्स कर दिया या करंट बिजनेस को खत्म कर दिया कि बंद करो ये कंपनी, हम कुछ नया करेंगे। एंड व्हेन देयर इज अ नीड फॉर इंक्रीज्ड इन्वेस्टमेंट, जो बिजनेस आपके प्रॉफिटेबल बिजनेसेस हैं, ग्रोथ स्टेज पर हैं, जहां पे आपको इन्वेस्ट करने की जरूरत है, उन्हें मैनेज करने के लिए आप ऐसे बिजनेस को डाइवर्स कर देते हैं जो कि प्रॉफिटेबल नहीं है। सो डाइवर्समेंट स्ट्रेटजी की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? देयर आर 4 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। इट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी। तो है बिकॉज़ हम डिस्कस क्या कर रहे हैं इस चैप्टर में, कॉर्पोरेट स्ट्रेटजीज। सेकंड, इट इन्वॉल्व्स रीडेफिनेशन ऑफ बिजनेस। अब क्योंकि आप डाइवर्स कर रहे हो, अपने बिजनेस का स्कोप कम कर रहे हो, कुछ यूनिट्स को बंद कर रहे हो, तो बिजनेस को रीडिफाइन तो करोगे ही। सो या तो आप कुछ एक्टिविटीज, कुछ फंक्शंस को डाइवर्स कर देते हैं, बंद कर देते हैं, या सेल आउट कर देते हैं कुछ बिजनेस को जो अनप्रॉफिटेबल है। द लास्ट वन इज दैट डाइवर्समेंट के मल्टीपल कॉजेस होते हैं, देयर मल्टीपल फोर्सेस बिकॉज़ ऑफ व्हिच कंपनीज डाइवर्समेंट करती हैं, और ये सारी फोर्सेस रीजंस हमने यहां पर देख लिए। ऑलराइट देन, लेट्स गिव अ रीडिंग टू सम मोर रिलेटेड क्वेश्चंस। सो द क्वेश्चन इज, X Private Limited had recently ventured into the business of co-working spaces when the global pandemic struck. This has resulted in the business line becoming unprofitable and unviable and a failure of the existing strategy. Existing strategy fail हो गई। कहां पर होता था ये फीचर? जब existing strategy fail हो जाती है तो हम स्ट्रेटजी को यूज करते हैं डाइवेस्टमेंट, राइट। तो हमें यहां से पता लग गया कि डाइवेस्टमेंट की शायद बात हो रही है, बट अभी हम कंक्लूड नहीं करेंगे दैट इज डाइवेस्टमेंट। आल्सो अनप्रॉफिटेबल, अनवायबल, अनमैनेजेबल, द 3 कीवर्ड्स ये भी यहां पर आ गए, 2 आ गए। तो यहां से भी हमें पता लग रहा है दिस कुड बी डाइवेस्टमेंट, अनवायबल, दिस कुड बी डाइवेस्टमेंट। चलो लेट्स रीड फर्दर। However, the other businesses of X Private Limited are relatively less affected by the pandemic as compared to the recent co-working spaces. Suggest a strategy for X Private Limited with reasons to justify your answers. समझ में आया क्या हो रहा है? उनका जो एक पर्टिकुलर बिजनेस है या एक पर्टिकुलर बिजनेस लाइन co-working spaces वाली, वो अनप्रॉफिटेबल है, अनवायबल है, लेकिन जो X Private Limited के बाकी बिजनेसेस हैं, हमें यहां पर लिखा हुआ है दे आर लेस अफेक्टेड बाय द पैंडेमिक। सो अब यहां पर क्या उसे लिक्विडेट करना चाहिए? लिक्विडेट क्यों करेगी यार? उसके कुछ बिजनेस अच्छा काम कर रहे हैं या वो टर्न अराउंड करेगी, तो ऐसा तो कुछ यहां पर लिखा नहीं है कि इंटरनल प्रॉब्लम्स हैं, राइट। वी डोंट हैव दोस 7 मेजर इंडिकेटर्स। सो यहां पर हम डाइवर्समेंट स्ट्रेटजी फॉलो करेंगे बिकॉज़ वन ऑफ द बिजनेस लाइन हैज बिकम अनप्रॉफिटेबल एंड अनवायबल, राइट। तो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट लाइन को कंटिन्यू करके कोई फायदा है नहीं, क्योंकि वो अनवायबल, आपके प्रॉफिटेबल नहीं है, आप उसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। सो दिस मींस हियर वी आर गोइंग टू फॉलो डाइवर्समेंट स्ट्रेटजी। नेक्स्ट केस स्टडी क्विकली रीड करते हैं। अ कंपनी स्टार्टेड इट्स ऑपरेशन इन 2015 विद प्रोडक्ट अल्फा। इन अर्ली 2021 विद इंटेंट टू हैव बेटर प्रेजेंस इन द मार्केट, कंपनी ने डाइवर्सिफाई किया बाय एक्वायरिंग अ कंपनी विद प्रोडक्ट बीटा। आफ्टर सम टाइम इट वाज ऑब्जर्व्ड दैट प्रोडक्ट बीटा इज नॉट फेयरिंग वेल। तो मतलब उसके 2 प्रोडक्ट चल रहे हैं भाई, अल्फा आल्सो बीटा उसने 2021 में लॉन्च किया, लेकिन बीटा इज नॉट फेयरिंग वेल, मतलब इट इज नॉट परफॉर्मिंग वेल। अग्रेसिव कंपटीशन आ चुका है। इट वाज रिवील्ड दैट दो कस्टमर्स आर नॉट प्राइस सेंसिटिव बट प्रोडक्ट वाज नॉट कीपिंग पेस विद द फास्ट चेंजिंग यूनिक फीचर्स, कस्टमर्स की डिमांड्स के अकॉर्डिंगली आप उस प्रोडक्ट में चेंजेस नहीं कर पा रहे हैं। कंपनी हैज ट्राइड वन ऑफ द रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटजी बाय पुटिंग एफर्ट्स टू इंप्रूव इट्स इंटरनल एफिशिएंसी। मतलब वो इंटरनल एफिशिएंसी को इंप्रूव करने वाली स्ट्रेटजी फॉलो कर चुकी है। कौन सी स्ट्रेटजी होती है इंटरनल एफिशिएंसी से रिलेटेड? टर्न अराउंड। तो टर्न अराउंड करने की उन्होंने कोशिश करी बट कुड नॉट गेट डिजायर्ड रिजल्ट्स। तो जब टर्न अराउंड स्ट्रेटजी फेल हो जाती है उसके बाद हम क्या करते हैं? डाइवेस्टमेंट। तो यहां से हमें पता लग रहा है आल्सो 2 प्रोडक्ट्स दे दिए हैं, बोल रहे हैं एक काम नहीं कर रहा है, हमें पता लगता है कि यहां पे शायद डाइवेस्टमेंट स्ट्रेटजी फॉलो करी है। फर्दर, इन द सिचुएशन कंपनीज ऑफ द व्यू टू रिमेन एंड ग्रो इन द प्रोडक्ट अल्फा एंड टू डीकूप विद प्रोडक्ट बीटा फ्रॉम इट्स पोर्टफोलियो। तो यहां पर कंपनी कंटिन्यू करना चाह रही है प्रोडक्ट अल्फा के साथ, ठीक है। तो यहां पर ये मत समझ लेना कि कंटिन्यूएशन है तो ये टर्न अराउंड है, आगे क्या लिखा है, लेकिन वो जो प्रोडक्ट बीटा है उसे अपने पोर्टफोलियो से डीकूप करना चाहती है, हटाना चाहती है। सो सेम ही चीज हमसे पूछी गई है, केस आपको डिफरेंट दे दिया। ऑलवेज रिमेंबर डाइवेस्टमेंट स्ट्रेटजी का कोई भी केस होगा आपको समझ आ जाएगा, क्योंकि यहां पर जब मल्टी प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें कोई प्रोडक्ट, कोई बिजनेस, कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट लाइन काम नहीं कर रही, वो अनप्रॉफिटेबल हो गई है, अनमैनेजेबल हो गई है, अनवायबल हो गई है, एक्जिस्टिंग स्ट्रेटजीज फेल हो चुकी हैं, तब डाइवेस्टमेंट स्ट्रेटजी ही फॉलो होती है। Similarly, another question, Mini Theatre Limited was a startup venture of 3 young IIM graduates. They developed an application to watch web-based content like web series, TV shows, theater shows, etc. after purchasing their exclusive rights. They were successful in getting many consumers enrolled with them. After a certain span of time, company realized that some regional content like Bangla movies, Gujarati shows, they were having a high cost and less viewership. तो उन्होंने क्या रियलाइज किया कि जो वो रीजनल कंटेंट दिखा रहे हैं, बांग्ला की मूवीज, गुजराती शोज, ये आपको यहाँ पर ज्यादा व्यूअरशिप नहीं मिल रही है, ज्यादा व्यूअर्स नहीं है, मतलब कॉस्ट ज्यादा है और इनफ्लो कम है। सो मतलब ये आपके वो एरियाज हैं जो आपके लिए प्रॉफिटेबल नहीं है। The leadership team of Mini Theatre decided to sell the rights and curtail करना मतलब कट डाउन,
एनी फर्दर कंटेंट डेवलपमेंट इन दीस एरियाज। तो उन्होंने कहा इस एरिया में अब हम कंटेंट डेवलप नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे व्यूअर्स ही नहीं है और कॉस्ट ज्यादा है। सो यहाँ पे आपने पूरे बिजनेस को बंद नहीं कर रहे हैं, लिक्विडेट नहीं कर रहे हैं, स्पेसिफिकली एक पर्टिकुलर सर्विस को आपने यहाँ पर सेल कर दिया व्हिच वाज नॉट प्रॉफिटेबल फॉर यू। सो दिस इज डाइवेस्टमेंट स्ट्रेटजी। सो एज वी वर आस्किंग द क्वेश्चन कि कौन सी स्ट्रेटजी कंपनी फॉलो कर रही है, वेदर इट वाज एक्स प्राइवेट लिमिटेड, मिनी थिएटर, कोई भी कंपनी जिसके बारे में मेंशन किया है आप वो स्पेसिफिक कंपनी का नाम लिख देंगे। सो यस, डाइवेस्टमेंट स्ट्रेटजी हमने आइडेंटिफाई कर ली, फिर आप उसको केस के साथ रिलेट करो, बताओ कि केस में हुआ क्या था इन द गिवन सिचुएशन, बिजनेस ऑफ को-वर्किंग स्पेसेस ये अनप्रॉफिटेबल अनवायबल हो चुका था ड्यू टू ग्लोबल पैंडेमिक। तो अब यहाँ पर कंपनी के पास बेस्ट ऑप्शन क्या है, टू डाइवेस्ट देयर लॉस मेकिंग बिजनेस, जो बिजनेस काम नहीं कर रहा उसे डाइवेस्ट कर दो। सिमिलर तरीके से आप बाकी के केस स्टडीज को यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे इन 3-4 लाइंस की हुआ क्या है, राइट। एंड देन उसके बाद डाइवेस्टमेंट स्ट्रेटजी का मीनिंग लिखोगे कि व्हाट इज डाइवेस्टमेंट स्ट्रेटजी, इट इज अडॉप्टेड व्हेन बिजनेस टर्न्स अनप्रॉफिटेबल अनवायबल ड्यू टू सम एक्सटर्नल फैक्टर्स, जैसे कि यहाँ पर ग्लोबल पैंडेमिक हो गया। और तो वी कैन मेंशन दैट डाइवेस्टमेंट हमें कौन से इश्यूज से हेल्प करने में डील करता है। सो जो पर्सिस्टेंटली कैश फ्लो नेगेटिव आ रहा था फ्रॉम लॉस मेकिंग सेगमेंट, अगर हम उसे डाइवेस्ट कर देते हैं, सो हमारा जो पैसा आता है, जो हमें लॉसेस हो रहे थे पहले, वी विल बी एबल टू कोप अप विद दोस लॉसेस, राइट, बिकॉज़ कहीं ना कहीं वो पैसा जो फंसा हुआ था उसे हम प्रॉफिटेबल यूनिट्स में लगा सकते हैं। एंड प्लस अगर कोई बेटर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है, सो व्हाई नॉट इन्वेस्ट मनी देयर। सो व्हाट इज लिक्विडेशन स्ट्रेटजी, फर्स्टली रिमेंबर दैट इट इज द मोस्ट एक्सट्रीम एंड अनअट्रैक्टिव लिक्विडेशन स्ट्रेटजी। सबसे ज्यादा अनअट्रैक्टिव और एक्सट्रीम क्यों है, बिकॉज़ यहाँ पर तो आप कंपनी को ही बंद कर देते हो जिसके बहुत ज्यादा नेगेटिव इंप्लीकेशंस, सीरियस इंप्लीकेशंस, कॉन्सिक्वेंसेस, आउटकम्स होते हैं। यहाँ पर आप क्या करते हैं, यू सेल ऑफ द एसेट्स और अपनी कंपनी को, सभी बिजनेस ऑपरेशंस को वाइंड अप कर देते हैं, बिजनेस ऑपरेशंस को परमानेंटली टर्मिनेट कर देते हैं। एंड यूजुअली जो स्मॉल स्केल कंपनीज होती हैं, प्रोप्राइटरशिप फर्म्स हैं, पार्टनरशिप फर्म्स हैं, वो ये स्ट्रेटजी फॉलो करती हैं। बट अगर आप सही तरीके से लिक्विडेट करते हैं तो कई बार इसके मैक्सिमम बेनिफिट्स आप उठा सकते हैं। इसमें हम डिटेल में नहीं जाएंगे, पहले दिस वाज अ पार्ट ऑफ द सिलेबस, सो डिटेल्स में हम जाते थे, बट नाउ इट इज नॉट रिक्वायर्ड, बस आप इतना याद रखो। एंड जैसे कि हमने कहा इसके इंप्लीकेशंस, इसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ग्रेव होते हैं, सीरियस होते हैं। क्या कॉम्प्लिकेशंस होंगी, क्या इंप्लीकेशंस होंगी, देयर इज लॉस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ऑब्वियसली कंपनी बंद पड़ गई तो जो एम्प्लॉइज काम कर रहे थे दे विल लूज देयर जॉब्स, फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज का भी लॉस होगा, बिकॉज़ ऐसी कंपनी जो कि लिक्विडेट हो चुकी है इट विल लूज इट्स रेपुटेशन, एक स्टिग्मा ऑफ फेलियर लग जाएगा, एक धब्बा लग जाएगा, दैट दिस वाज अ फेल्ड कंपनी, ये कंपनी बंद पड़ गई थी। सो फ्यूचर में भी अगर वो कुछ करना चाहेंगे तो मे बी मार्केट उसे एक्सेप्ट ना करे, कस्टमर्स उनके प्रोडक्ट्स एक्सेप्ट ना करें। नाउ इन केस यू आर आस्क्ड रीजंस फॉर लिक्विडेशन, चाहे लिक्विडेशन के रीजंस पूछे हैं, टर्न अराउंड के पूछिए, रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटजी के पूछिए, या हमने डाइवेस्टमेंट पढ़ा उसके पूछिए, कॉमन से पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। अब कंपनी लिक्विडेट क्यों कर रही है, कंपनी बंद क्यों कर रही है, बिकॉज़ मैनेजमेंट इज नो लॉन्गर विलिंग टू कंटिन्यू द बिजनेस, अब वो थक गई है, वो अपनी बिजनेस वायबिलिटी को इंक्रीज करना चाहते हैं। मे बी दे आर फाइंडिंग सम अपॉर्चुनिटी इन सम अदर इंडस्ट्री, तो वो सोच रहे हैं कि बिजनेस को वायबल कैसे बनाया जाए, कैसे प्रॉफिट्स कमाए जाए, कुछ नया करते हैं। तो अभी ये वाला जो बिजनेस है उसे कंप्लीटली बंद कर दो। देन बिजनेस एक्विजिशन अगर आपने किया है तो देयर इज सम मिसमैच, जो हम डिस्कस कर चुके हैं। कुछ अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन आपने करी है तो मिसमैच हो गया है, आप उसे कंपनी के साथ इंटीग्रेट नहीं कर पा रहे, पर्सिस्टेंटली नेगेटिव कैश फ्लो आ रहा है, सीवियर कॉम्पिटिशन के साथ आप कोप नहीं कर पा रहे, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स नहीं कर पा रहे, और मे बी यू हैव बेटर अल्टरनेटिव्स फॉर इन्वेस्टमेंट समवेयर एल्स। नाउ लेट्स डिस्कस द लास्ट टॉपिक व्हिच इज स्ट्रेटेजिक ऑप्शंस, और इसके अंदर हमें कुछ टूल्स डिस्कस करने हैं ताकि जो मल्टी बिजनेस कंपनीज हैं या मल्टी प्रोडक्ट कंपनीज हैं वो किस तरह के स्ट्रेटेजिक डिसीजंस ले सकती हैं, उनके पास क्या ऑप्शंस हैं अपने मल्टीपल बिजनेस के लिए, मल्टीपल प्रोडक्ट्स के लिए, किस प्रोडक्ट के लिए कौन सी स्ट्रेटजी फॉलो करनी है, ये डिसाइड करने के लिए, ये इवैल्यूएट करने के लिए कुछ पोर्टफोलियो एनालिसिस मॉडल्स का यूज किया जाता है, टूल्स का यूज किया जाता है, जिसके थ्रू कंपनीज स्ट्रेटेजिक डिसीजंस ले पाती हैं रिलेटेड टू देयर इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स। कंपनी का जो पूरा पोर्टफोलियो है, ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट्स और बिजनेसेस दे आर डीलिंग इन, किस बिजनेस के लिए, किस प्रोडक्ट के लिए, किस सर्विस के लिए कौन सी स्ट्रेटजी फॉलो करनी है, किस तरह का डिसीजन लेना है, दैट इज डिसाइडेड थ्रू पोर्टफोलियो एनालिसिस मॉडल्स। एंड व्हाई डू वी डू दैट, बिजनेस पोर्टफोलियो को हम एनालाइज क्यों कर रहे हैं, ये डिसाइड करने के लिए कि किस बिजनेस में हमें ज्यादा इन्वेस्ट करना है, किसमें कम करना है और किसमें इन्वेस्ट करना ही नहीं है। मेन एडवांटेज क्या है पोर्टफोलियो अप्रोच का, दैट रिसोर्सेज कुड बी चैनलाइज्ड एट कॉर्पोरेट लेवल टू दोस बिजनेसेस दैट पोजेस ग्रेटेस्ट पोटेंशियल। मेन एडवांटेज क्या है पोर्टफोलियो एनालिसिस का, पोर्टफोलियो एनालिसिस मॉडल्स का या टूल्स का, पोर्टफोलियो अप्रोच का, कि आपके जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं आप उन्हें चैनलाइज कर सकते हैं उन बिजनेसेस से हटाकर जो लॉसेस में जा रहे हैं, आप अपने रिसोर्सेज चैनलाइज करेंगे, यूज करेंगे उन बिजनेसेस के लिए जो कि प्रॉफिटेबल हैं, जिनमें आपको ज्यादा पोटेंशियल नजर आ रहा है। नाउ लेट्स डिस्कस मॉडल्स ऑफ पोर्टफोलियो एनालिसिस, जिसमें एक मॉडल तो हमारा ऑलरेडी डिस्कस्ड है व्हिच इज ANSOF प्रोडक्ट मार्केट ग्रोथ मैट्रिक्स। रिमेंबर इंटेंसिफिकेशन स्ट्रेटजीज, इंटरनल ग्रोथ स्ट्रेटजीज, इंटेंसिफिकेशन एंड डाइवर्सिफिकेशन हमने वहां पे डिस्कस किया था। दैट इंटेंसिफिकेशन की 3 टाइप्स, मार्केट पेनिट्रेशन, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, मार्केट डेवलपमेंट एंड डाइवर्सिफिकेशन। ये सारी स्ट्रेटजीज किसने दी हैं, ऑल द 4 स्ट्रेटजीज ANSOF ने। सो वहां पर हमने अलग-अलग डिस्कस किया था अंडर इंटेंसिफिकेशन एंड डाइवर्सिफिकेशन। यहां पर एक साथ आपको सारी स्ट्रेटजीज डिस्कस करनी है, मीनिंग रिमेन्स द सेम। सो वन टॉपिक इज ऑलरेडी डन, बस यहां पर आपको बेसिक से पॉइंट्स जरूर लिखने हैं। दैट दिस मॉडल वाज प्रपोज्ड बाय आइगर ANSOF, उन्होंने इस मॉडल को दिया था। क्या है ये एक स्ट्रेटेजिक प्लानिंग टूल है या पोर्टफोलियो एनालिसिस टूल है जिसके थ्रू कंपनीज स्ट्रेटजीज डिवाइस कर पाती हैं फॉर फ्यूचर ग्रोथ। ग्रो कैसे करना है उसके लिए हमारे पास क्या-क्या ऑप्शंस हैं ये हमें पता लगता है थ्रू ANSOF मैट्रिक्स। सो इट हेल्प्स द फर्म्स इन डिसाइडिंग द प्रोडक्ट एंड मार्केट ग्रोथ स्ट्रेटजी, कि प्रोडक्ट्स के थ्रू हम कैसे ग्रो कर सकते हैं, एक्जिस्टिंग प्रोडक्ट से ग्रो करना है, नया प्रोडक्ट ऐड करना है, और मार्केट में हम कैसे ग्रो कर सकते हैं, एक्जिस्टिंग मार्केट में ग्रो करना है या न्यू मार्केट्स को एक्सप्लोर करना है, ये सब हमें इस मॉडल से पता लगता है। सो ये जो मॉडल है इज अ 2 डायमेंशनल मैट्रिक्स। 2 डायमेंशनल मतलब ये 2 वेरिएबल्स पर बेस्ड है। कौन से 2 वेरिएबल्स, प्रोडक्ट्स एंड मार्केट्स। सो हम इसी चैप्टर में ऑलरेडी ये सब डिस्कस कर चुके हैं, स्ट्रेटजीज वही हैं, एक साथ बस आपको लिखना है और पूरा का पूरा मॉडल हमें एक्सप्लेन करना होता है और साथ में आपको मैट्रिक्स भी ड्रॉ करके आनी होती है। सो वी आर क्विकली गोइंग टू गो थ्रू सम क्वेश्चंस व्हिच कैन कम फ्रॉम ANSOF प्रोडक्ट मार्केट ग्रोथ मैट्रिक्स। सिमिलर तरह के क्वेश्चन होते हैं, हल्का सा कुछ ना कुछ चेंज कर दिया होता है, अदरवाइज लिखने का अटेम्प्ट करने का तरीका एक ही है। यहां पे डायरेक्टली पूछ लिया, हाउ ANSOF प्रोडक्ट मार्केट ग्रोथ मैट्रिक्स इज अ यूजफुल टूल फॉर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस, द बेसिक मीनिंग यू हैव टू गिव रिलेटेड टू ANSOF प्रोडक्ट मैट्रिक्स, देन यू हैव टू मेक द मैट्रिक्स, और उसके फिर सारे की सारे जो स्ट्रेटजीज है, मार्केट पेनिट्रेशन, प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड डाइवर्सिफिकेशन, वो सारे आप एक्सप्लेन करके आओगे राइटिंग द कीवर्ड्स। क्लियर। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन अभी थोड़ा सा केस स्टडी की फॉर्म में है। Aurobindo, a pharmaceutical company, wants to grow its business. Draw ANSOF's product market growth matrix to advise them of the available options. So हमें पता है ANSOF product market growth matrix किसके लिए यूज होती है, ग्रो करने के लिए, राइट। और यहाँ पर हमारे पास ऑप्शंस होती हैं, 4 ऑप्शंस होती हैं, मार्केट पेनिट्रेशन, मार्केट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, डाइवर्सिफिकेशन। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन, Sky Chemical Industry intends to grow its business, अब क्या किया, सिर्फ नाम चेंज कर दिया। Advise the company on available options using ANSOF's product market growth matrix, आगे सेम है, 4 ऑप्शंस हैं, सो आपको पूरी की पूरी ANSOF product market growth matrix एक्सप्लेन करनी है। लेट्स डिस्कस नेक्स्ट मॉडल नाउ व्हिच इज ADL मैट्रिक्स। अब ये जो मैट्रिक्स है ये भी एक पोर्टफोलियो एनालिसिस टेक्निक है, पोर्टफोलियो एनालिसिस टूल है, बट दिस इज बेस्ड अपॉन डिफरेंट वेरिएबल्स। दिस इज बेस्ड अपॉन प्रोडक्ट लाइफ साइकिल और इंडस्ट्री लाइफ साइकिल और इंडस्ट्री लाइफ स्टेजेस। साथ ही में एक और फैक्टर है दैट इज कॉल्ड कॉम्पिटिटिव पोजीशंस। सो देयर आर बेसिकली 2 इंपॉर्टेंट डायमेंशंस जिसके बेसिस पे ये मैट्रिक्स बनाई जाती है। स्टेज ऑफ इंडस्ट्री मैच्योरिटी, जिसे हम इंडस्ट्री लाइफ साइकिल भी बोलते हैं, इंडस्ट्री स्टेजेस भी बोलते हैं, एंड द सेकंड इज कॉम्पिटिटिव पोजीशंस। कंपनी की कॉम्पिटिटिव पोजीशन क्या है इन द मार्केट और वो इंडस्ट्री लाइफ साइकिल के कौन से स्टेज पर है, उसके बेसिस पर डिसीजंस लिए जाते हैं कि कौन सी स्ट्रेटजीज फॉलो करनी है। नाउ यहाँ पे जो मैट्रिक्स है वो आपको ड्रॉ नहीं करके आनी, इज वेरी बिग मैट्रिक्स, जस्ट गो थ्रू इट टुवर्ड्स द एंड, दैट्स इट। एंड इस मैट्रिक्स को हम ADL मैट्रिक्स क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज़ दिस वाज डेवलप्ड बाय आर्थर डी लिटिल, जो एक कंसल्टिंग फर्म है। सो अब इन दोनों डायमेंशंस को डिस्कस करते हैं। स्टेजेस ऑफ इंडस्ट्री मैच्योरिटी वही रहेंगे जो PLC में होता था, बस फर्क कहां है, इंट्रोडक्शन स्टेज को यहाँ पर एम्ब्रियोनिक स्टेज दे दिया है, एम्ब्रियोनिक, दैट्स व्हाट यू हैव टू रिमेंबर। ग्रोथ सेम है, मैच्योरिटी को मैच्योर लिख दिया है, और जो डिक्लाइन स्टेज होता है उसे यहाँ पर एजिंग लिख दिया है, दैट्स व्हाट यू नीड टू रिमेंबर, एम्ब्रियोनिक, ग्रोथ, मैच्योर एंड एजिंग। और जो कॉम्पिटिटिव पोजीशंस हैं, कॉम्पिटिटिव पोजीशन मतलब बिजनेस कितना स्ट्रांग है, जितनी अच्छी उसकी पोजीशन होगी उतना वो केपेबल होगा कम्पीट करने के लिए, राइट। सो कौन कौन सी कॉम्पिटिटिव पोजीशंस हैं, लेट्स सी। कई बार आपको क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर असेसमेंट ऑफ कॉम्पिटिटिव पोजीशन ऑफ अ फर्म एज पर ADL मैट्रिक्स।
सो आपको कॉम्पिटिटिव पोजीशंस के बारे में लिखना होता है। देयर आर 5 कॉम्पिटिटिव पोजीशंस। या तो आप डोमिनेंट पोजीशन पर हो। डोमिनेंट पोजीशन क्या होगी? जो सबसे रेयर है, आप इंडस्ट्री को डोमिनेट कर रहे हो, यू आर द लीडर इन द इंडस्ट्री, आपकी मोनोपोली है, या आप टेक्नोलॉजिकल लीडर हो, आपने कुछ ऐसा डेवलप कर लिया जो कोई और नहीं कर पा रहा, जैसे एप्पल का iOS। देन द सेकंड कॉम्पिटिटिव पोजीशन कैन बी स्ट्रांग। अब स्ट्रांग कॉम्पिटिटिव पोजीशन का मतलब दैट आपकी पोजीशन अच्छी है, डोमिनेंट नहीं बोलेंगे लेकिन काफी स्ट्रांग है। यहाँ पे भी आपके पास कंसिडरेबल डिग्री ऑफ फ्रीडम है ओवर चॉइस ऑफ स्ट्रैटेजीज। आपकी स्ट्रैटेजी किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही है, आप अपने स्ट्रैटेजीज खुद डिवाइस कर सकते हैं विदाउट बीइंग थ्रेटन्ड बाय द कॉम्पिटिटर्स कि आपके कॉम्पिटिटर्स क्या करेंगे, वो क्या चाल चलेंगे। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट बिकॉज़ आपकी पोजीशन अच्छी खासी है, यू हैव कंसिडरेबल, काफी फ्रीडम है आपके पास अपनी स्ट्रैटेजीज खुद चूज करने का। दूसरों की स्ट्रैटेजीज आपकी स्ट्रैटेजी को अफेक्ट नहीं करेगी। देन वी हैव फेवरेबल कॉम्पिटिटिव पोजीशन। फेवरेबल मतलब आपके अभी भी फेवर में है, ना डोमिनेंट है ना बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, यहाँ पर आपके पास रीजनेबल डिग्री ऑफ फ्रीडम है। ऐसी कॉम्पिटिटिव पोजीशन में भी हम अपनी स्ट्रैटेजीज खुद बना सकते हैं बिकॉज़ क्या है, यहाँ पे जो इंडस्ट्री है ना वो फ्रैगमेंटेड है, छोटे छोटे टुकड़ों में बटी हुई है। मतलब बहुत सारे सेलर्स हैं, बहुत सारे बायर्स हैं, कोई ऐसा कॉम्पिटिटर नहीं है जो क्लियरली स्टैंड आउट करे। मतलब इंडस्ट्री में कोई लीडर नहीं है, तो सब अपने तरीके से लगे हुए हैं। लीडर होता तो वो डोमिनेट करता, उसके बेसिस पे बाकी सबको अपनी स्ट्रैटेजीज चेंज करनी पड़ती। देन वी हैव टीनेबल कॉम्पिटिटिव पोजीशन। टीनेबल मतलब इट इज वल्नरेबल। टीनेबल मतलब आप किसी तरीके से टिके हुए हो, आप बस इंडस्ट्री में जस्टिफाई कर रहे हो, मैं भी इस इंडस्ट्री का पार्ट हूं, सैटिस्फैक्टोरीली परफॉर्म कर रहे हो, कुछ ज्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे, बस बने हुए हो इंडस्ट्री में, दैट इज योर पोजीशन। लेकिन जैसे ही कॉम्पिटिशन बढ़ा, आप वल्नरेबल हो जाओगे, आपकी जो पोजीशन है वीक हो जाएगी। अगर प्रोएक्टिव कंपनीज आ गई, स्ट्रॉन्गर कंपनीज आ गई, फिर आप अपनी पोजीशन को भी मेंटेन नहीं कर पाओगे। एंड फाइनली वी हैव वीक कॉम्पिटिटिव पोजीशन, मतलब यहाँ पे जो आपकी परफॉर्मेंस है सैटिस्फैक्टरी भी नहीं है, अनसैटिस्फैक्टरी है। ऑल्दो अपॉर्चुनिटीज हैं इंप्रूवमेंट के लिए, लेकिन फिर भी आप इंप्रूवमेंट नहीं कर पा रहे हो, फिर भी आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, सो दैट मींस आपकी कॉम्पिटिटिव पोजीशन वीक है। देन जो सेकंड क्राइटेरिया था एंड द मेन क्राइटेरिया दैट वाज इंडस्ट्री लाइफ साइकिल स्टेजेस। सो 4 लाइफ साइकिल स्टेजेस होते हैं। एम्ब्रियोनिक, जो कि पीएलसी में हम इंट्रोडक्शन बोलते हैं, ग्रोथ, मैच्योर एंड डिक्लाइन, जो पीएलसी में बोलते हैं। यहाँ हम क्या लिखेंगे? एजिंग। नाउ प्लीज नोट दैट यहाँ पर आप अपनी लैंग्वेज में लिखकर नहीं आओगे, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल वाले पॉइंट्स लिखकर नहीं आओगे जो अंदर एक्सप्लेनेशन के पॉइंट्स होते हैं। यहाँ पर जो पॉइंट्स दिए हैं आपको उसी तरीके से लिखकर आना है, प्लीज बी वेरी पर्टिकुलर, लिख कर याद करो। सो एम्ब्रियोनिक स्टेज में क्या हो रहा है? इट इज वेरी अर्ली इन मार्केट डेवलपमेंट, मतलब अभी मार्केट डेवलप नहीं हुई है, कस्टमर्स अभी ज्यादा नहीं है, लेकिन जैसे कस्टमर्स को पता लगता है प्रोडक्ट के बारे में, रैपिड ग्रोथ हो सकती है। और यहाँ पर जो कंपटीशन है इस स्टेज पर कम होगा बिकॉज़ अभी कंपटीटर्स को नहीं पता है कि क्या प्रोडक्ट है, क्या स्ट्रैटेजी है। देन ग्रोथ स्टेज, यहाँ पर मार्केट ना थोड़ी थोड़ी मैच्योर होना शुरू करती है। वी आर नॉट सेइंग मैच्योर हो गई, मैच्योर तो होगी, मैच्योर वाले स्टेज में। यहाँ पर मैच्योरिंग है, इट इज मैच्योरिंग। कैसे मैच्योर हो रही है? ऑब्वियसली जैसे जैसे ग्रोथ होगी, इंडस्ट्री हाई रेट से, अच्छे रेट से ग्रो करेगी, बायर्स भी हैं, सेलर्स भी हैं, कंपटीटर्स भी अब आ गए हैं, बट स्टिल यहाँ पर सारी कंपनीज के लिए सब्सटैंशियल डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं। यहाँ पर आप काफी ग्रो कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। देन यू हैव मैच्योर स्टेज, यहाँ पर सब कुछ स्टेबल होना शुरू हो जाता है। ऐसा नहीं है ग्रोथ नहीं होती, बट ग्रोथ भी स्टेबल हो रही है, रैपिडली इंक्रीज नहीं कर रही। यहाँ पर बस कुछ एस्टैब्लिश्ड कंपटीटर्स, एस्टैब्लिश्ड कंपनीज ही बच जाती हैं, बाकी जो वीक प्लेयर्स होते हैं वो निकल जाते हैं। और यहाँ पे जो बैरियर्स होते हैं एंट्री के लिए वो बहुत ज्यादा होते हैं, हायर दैन बिफोर। एंड एजिंग मतलब ऑलमोस्ट लाइक अ डिक्लाइन स्टेज। मार्केट यहाँ पे डिक्लाइन हो चुकी है, प्रोडक्ट की सर्विस की यहाँ पर नीड नहीं है, मतलब बायर्स नहीं है, कुछ कंपटीटर्स इंडस्ट्री छोड़ देते हैं, मार्केट से एग्जिट ले लेते हैं और कुछ डाइवर्सिफाई करते हैं, कुछ नया करना शुरू करते हैं बिकॉज़ दे नो दैट यहाँ पर अब मार्केट डिक्लाइन हो चुकी है। नाउ लेट्स डिस्कस अ क्वेश्चन रिलेटेड टू ADL मैट्रिक्स। सो यहाँ पे लिखा है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द रोल ऑफ ADL मैट्रिक्स इन असेसिंग द कॉम्पिटिटिव पोजीशन ऑफ अ फर्म, एंड द सेकंड क्वेश्चन सेज एक्सप्लेन द रोल ऑफ ADL मैट्रिक्स इन असेसिंग द कॉम्पिटिटिव पोजीशन ऑफ अ फर्म। दोनों ही क्वेश्चन सेम है। सबसे पहले वी आर गोइंग टू गिव एन इंट्रोडक्शन इन द फॉर्म ऑफ मीनिंग रिलेटेड टू द टॉपिक। सो क्योंकि ADL मैट्रिक्स से रिलेटेड है तो ADL मैट्रिक्स के बारे में बताओ कि ADL मैट्रिक्स को किसने डेवलप किया? आर्थर डी लिटिल, इट वाज अ कंसल्टिंग फर्म। ये पोर्टफोलियो एनालिसिस मेथड है दैट इज बेस्ड ऑन प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। टू डायमेंशनल मैट्रिक्स होती है व्हिच इज बेस्ड अपॉन टू इंपॉर्टेंट डायमेंशंस, इंडस्ट्री मैच्योरिटी और वी कैन से स्टेजेस ऑफ इंडस्ट्री लाइफ साइकिल, एंड द सेकंड वन इज कॉम्पिटिटिव पोजीशन। सो गिव दैट इंट्रोडक्शन फर्स्ट। उसके बाद जो आपसे क्वेश्चन में पूछा है, रोल ऑफ ADL मैट्रिक्स इज टू असेस द कॉम्पिटिटिव पोजीशन ऑफ अ फर्म बेस्ड ऑन असेसमेंट ऑफ फॉलोइंग क्राइटेरियाज। तो वो 5 इंपॉर्टेंट पोजीशंस हम यहाँ पर बता देंगे। फर्स्ट वन इज डोमिनेटिंग पोजीशन। कॉम्पिटिटिव पोजीशन यहाँ पर डोमिनेटिंग होती है, कंपैरेटिवली रेयर पोजीशन है, सब डोमिनेटिंग स्टेज पर नहीं आ सकते। सो ईदर यू हैव अ मोनोपोली या आप टेक्नोलॉजिकल लीडर हो, यू हैव वेरी स्ट्रांग टेक्नोलॉजिकल लीडरशिप, समथिंग यू हैव डेवलप्ड, सम टेक्नोलॉजी यू हैव व्हिच अदर्स डोंट हैव। सेकंड होता है हमारा स्ट्रांग कॉम्पिटिटिव पोजीशन। यहाँ पर क्या होता है? कंसिडरेबल डिग्री ऑफ फ्रीडम। आई टोल्ड यू, रिमेंबर द कीवर्ड्स, आपको ये लिखने पड़ेंगे ओवर द चॉइस ऑफ स्ट्रैटेजीज। तो आप क्या स्ट्रैटेजी बना रहे हो, आपको दूसरों से डरने की जरूरत नहीं है। योर स्ट्रैटेजी इज नॉट डिपेंडेंट अपॉन योर कॉम्पिटिटर्स बिकॉज़ आपकी पोजीशन स्ट्रांग है, आप अपने तरीके से एक्ट कर सकते हैं विदाउट योर मार्केट पोजीशन बीइंग अनड्यूली थ्रेटन्ड बाय योर कॉम्पिटिटर्स। देन द फेवरेबल वन, फेवरेबल मतलब अभी भी चीजें आपके फेवर में है, डोमिनेंट नहीं है, स्ट्रांग नहीं हो, लेकिन स्टिल थिंग्स आर इन योर फेवर, अभी भी आपके पास रीजनेबल डिग्री ऑफ फ्रीडम है क्योंकि इंडस्ट्री फ्रेगमेंटेड है, तो आपका बेनिफिट हो गया। छोटे छोटे सेलर्स हैं आपकी तरह, ऐसा कोई नहीं है जो इंडस्ट्री में स्टैंड आउट करे, जो मैक्सिमम शेयर कैप्चर कर रहा है। दैट मींस आप सभी के लिए ये इंडस्ट्री फेवरेबल है, थोड़ा थोड़ा आप सभी कमा सकते हो। एंड देन वी हैव टीनेबल कॉम्पिटिटिव पोजीशन। टीनेबल मतलब वल्नरेबल, जैसे ही कंपटीशन इंक्रीज हुआ आपकी जो पोजीशन है, हालत है वो खराब हो जाएगी, आप वीक पोजीशन में आ जाओगे। तो यहाँ पर आप सैटिस्फैक्टोरली परफॉर्म कर रहे हो, किसी तरह से बने हुए हो, इंडस्ट्री में अपनी पोजीशन को जस्टिफाई कर रहे हो, बट देन वल्नरेबल टू द इंक्रीज कंपटीशन। कोई प्रोएक्टिव कंपनी आ गई, स्ट्रॉन्गर कंपनी आ गई, देन यू विल बी आउट ऑफ द इंडस्ट्री। एंड देन वीक पोजीशन, वीक पोजीशन में ऑफ कोर्स जो परफॉर्मेंस है वो सैटिस्फैक्टरी नहीं है, इट इज अनसैटिस्फैक्टरी, ऑल्दो अपॉर्चुनिटीज एग्जिस्ट करती हैं फॉर इंप्रूवमेंट। सो द सेम कांसेप्ट दैट वी हैव डिस्कस्ड आपको पूरा ही वो यहाँ पर लिखना है। देन वेरी इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स दैट इज BCG, ग्रोथ शेयर मैट्रिक्स, या सिर्फ आपको लिखा गया हो सकता है BCG मैट्रिक्स। ग्रोथ शेयर क्यों लिखा है? बिकॉज़ दिस मैट्रिक्स डिपेंड्स अपॉन टू डायमेंशंस, टू वेरिएबल्स। कौन से वेरिएबल्स हैं? वन इज मार्केट शेयर एंड अनदर इज मार्केट ग्रोथ। लेट्स डिस्कस सम फ्यू इंट्रोडक्टरी पॉइंट्स जो लिखना जरूरी होता है। ये एक फ्रेमवर्क है और यू कैन से दिस इज अ टूल और टेक्निक दैट वाज डेवलप्ड बाय बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप। क्यों उन्होंने डेवलप किया था इस मैट्रिक्स को? टू इवैल्यूएट स्ट्रैटेजिक पोजीशन ऑफ बिजनेस पोर्टफोलियो, मतलब उनके बिजनेस पोर्टफोलियो में कौन सा प्रोडक्ट, कौन सा बिजनेस किस पोजीशन पर है, उसके लिए कौन सी स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है, ये इवैल्यूएट करने के लिए BCG ग्रोथ शेयर मैट्रिक्स बनाई गई थी। पर्पस क्या है? टू नो कि आपके कौन से प्रोडक्ट्स, कौन से बिजनेसेस में आपको इन्वेस्ट करना है, किन्हें डाइवेस्ट कर देना है, कौन से प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो आपको रिटर्न्स दे सकते हैं, दे हैव द कैपेबिलिटी टू डू दैट, एंड कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं नाउ व्हिच आर रीचिंग द एपेक्स ऑफ मार्केट शेयर, जिनका मार्केट शेयर अब मैच्योरिटी पर पहुंच चुका है, इससे ज्यादा मार्केट शेयर आप कैप्चर नहीं कर सकते। सो इस मैट्रिक्स के थ्रू बिजनेस पोर्टफोलियो को 4 कैटेगरीज में बांटा जाता है बेस्ड अपॉन मार्केट ग्रोथ एंड रिलेटिव मार्केट शेयर। सो ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट ग्रोथ एंड ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट शेयर ये मैट्रिक्स ड्रॉ करी जाती है। मार्केट ग्रोथ या तो लो होगा या हाई होगा, सिमिलरली मार्केट शेयर या तो लो होगा या तो हाई होगा। ऑन द बेसिस ऑफ दिस कंपनीज अपने डिफरेंट प्रोडक्ट्स को या डिफरेंट बिजनेसेस को इन 4 कैटेगरीज में डाल सकती हैं। कौन सी 4 कैटेगरीज हैं? स्टार्स, क्वेश्चन मार्क्स, कैश काउस एंड डॉग्स। स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन दैट इज स्टार्स। ये वो बिजनेसेस हैं जहां पर मार्केट शेयर भी हाई है और मार्केट ग्रोथ भी हाई है, दोनों हाई है। दिस मींस दैट यहां पर आपकी अच्छी खासी सेल्स होने वाली है बिकॉज़ मार्केट हाई ग्रोथ से काम कर रही है। सिमिलरली मार्केट शेयर भी आपका यहां पर ज्यादा है, मतलब डिमांड रहने वाली है, काफी सारे बायर्स होंगे, तो उस डिमांड को मीट करने के लिए यहां पर इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज्यादा आपको करनी पड़ेगी। सो ये स्टार बिजनेसेस हैं, पैसा आ भी रहा है और पैसा यहां पर लग भी रहा है। इन्हें मेंटेन करने के लिए, इस मार्केट शेयर को मेंटेन करने के लिए, होल्ड करने के लिए आपको यहां पर अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। देन कुछ हमारे बिजनेसेस ऐसे होते हैं जो कि होते हैं क्वेश्चन मार्क्स। क्वेश्चन मार्क का मतलब क्या हुआ? इनका फ्यूचर अभी क्लियर नहीं है, किंतु वेल आल्सो ये स्टार्स भी बन सकते हैं, या अगर हमने इन पर ध्यान नहीं दिया
सो ये डॉग्स भी बन सकते हैं। यूजुअली वो बिजनेसेस होते हैं, वो प्रोडक्ट्स हैं जो भी हमने इंट्रोड्यूस किए हैं, जिनको अभी हम इंट्रोड्यूस करते हैं उनका फ्यूचर हमें क्लियर नहीं होता, राइट, कि वो कैसा परफॉर्म करेंगे। जैसे यंग एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, स्टार्टअप कंपनीज हैं, उन्हें बहुत सोच समझकर चलना है। मैनेजमेंट जैसे उन्हें डायरेक्ट करेगी, उन्हें वैसे डिसीजन लेने पड़ेंगे। अगर अपॉर्चुनिटीज हैं तो आप इन्वेस्ट करोगे, लेकिन अगर अपॉर्चुनिटी नहीं है इस बिजनेस में तो फिर आप उसे डाइवर्ट भी कर सकते हो। जो भी आप डिसीजन लोगे ना, बहुत सोच समझ कर लेना पड़ता है फॉर क्वेश्चन मार्क्स। इसीलिए इन्हें वाइल्ड कैट्स भी कहा जाता है, प्रॉब्लम चिल्ड्रन भी कहा जाता है। क्यों? बिकॉज हमें नहीं पता ये कैसे बिहेव करेंगे। देन कुछ बिजनेसेस ऐसे होते हैं जो कैश काउस होते हैं, इस कैटेगरी में आते हैं। ये वो बिजनेसेस हैं जो अब मैच्योरिटी स्टेज पर आ चुके हैं। ये हमारे वेल एस्टैब्लिश्ड बिजनेसेस हैं। जो हमारे स्टार्स बिजनेसेस होते हैं वो आगे चलकर फ्यूचर में धीरे धीरे कैश काउस बन जाती हैं। मतलब यहाँ पर ये आपको पैसा दे रही है। कैश काउस का नाम क्यों रखा है? बिकॉज जैसे काउ हमें दूध देती है, वैसे ये वो बिजनेसेस हैं जो हमें कैश जनरेट करके दे रहे हैं। यहाँ पर आपको ज्यादा इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज अब ये बिजनेस आपका काफी वेल एस्टैब्लिश्ड बन चुका है। सो जब तक इन बिजनेसेस से पैसा आ रहा है, कमाते रहो, उस पैसे को अपने स्टार बिजनेस को मेंटेन करने के लिए लगाते रहो। क्वेश्चन मार्क्स में अगर इन्वेस्ट करना पड़ा तो इन पे करो, क्योंकि ये वो बिजनेसेस हैं जिनका मार्केट शेयर तो हाई है, लेकिन जो इनका मार्केट ग्रोथ है वो लो हो चुका है। तो इस पर्टिकुलर बिजनेस के लिए, प्रोडक्ट के लिए मार्केट अब सैचुरेट हो चुकी है, ज्यादा ग्रोथ नहीं होगी। तो अगर ग्रोथ नहीं है तो इस बिजनेस में इन्वेस्ट करने का फायदा नहीं है। जितना कर दिया काफी है, थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट करते रहो कि आपका काम चलता रहे, बाकी बस पैसा बनाओ इस बिजनेस से, ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। एंड देन कुछ बिजनेसेस ऐसे होते हैं जिन्हें हम कहते हैं डॉग्स। ये वो बिजनेसेस हैं जिनका मार्केट शेयर भी लो है और मार्केट ग्रोथ भी लो हो चुकी है। मार्केट इज नॉट ग्रोइंग, मार्केट का ग्रोथ रेट कम हो चुका है और आपका मार्केट शेयर भी नहीं है। मार्केट शेयर नहीं मतलब पैसा नहीं आ रहा, मार्केट ग्रोथ रेट हो चुका है मतलब कोई अपॉर्चुनिटीज नहीं है, मार्केट कंप्लीटली सैचुरेटेड है। सो ये वो बिजनेसेस हैं जो आज नहीं तो कल आपको प्रॉब्लम्स देंगे, आपको इनको बंद करना चाहिए। यहाँ से पैसा निकालो, इन्हें बंद करो और अपने स्टार बिजनेस में लगाओ, क्वेश्चन मार्क्स में लगाओ, इनको स्टार्स में कन्वर्ट करो ताकि ये डॉग्स वाली कैटेगरी में ना आ जाए। सो ऐसे बिजनेस को हम डाइवेस्ट कर देते हैं, लिक्विडेट कर देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं। लेट्स क्विकली गिव अ रीडिंग टू ऑल दीस फोर कैटेगरी। फर्स्ट कैटेगरी इज स्टार। ये वो बिजनेसेस हैं व्हिच आर ऑपरेटिंग एट हाई ग्रोथ एंड दे हैव हाई मार्केट शेयर। सो दैट मींस ये वो बिजनेसेस हैं व्हिच आर ग्रोइंग रैपिडली, जिनकी ह्यूज डिमांड है। ह्यूज डिमांड होगी तो आपको उस डिमांड को क्लियर करने के लिए ह्यूज इन्वेस्टमेंट्स भी करनी पड़ेंगी। ये वो बिजनेसेस हैं जो आपको कैश जनरेट करके दे रहे हैं, कैश आ भी रहा है और कैश जा भी रहा है। इनके लिए हम यूजुअली होल्ड स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं। मतलब जो आपका अभी ये स्टार वाला स्टेटस है ना, एक अच्छी मार्केट पोजीशन, हाई मार्केट शेयर है, इस हाई मार्केट शेयर को आप क्या करना चाहोगे? यू वुड वांट टू मेंटेन इट। तो इस मार्केट शेयर को होल्ड करने के लिए, मेंटेन करने के लिए हम होल्ड स्ट्रेटजी फॉलो कर रहे हैं। देन वी हैव काउस, कैश काउस। ये वो बिजनेसेस हैं जिनका लो ग्रोथ रेट हो चुका है लेकिन मार्केट शेयर अभी भी ज्यादा है। मार्केट शेयर ज्यादा होने का मतलब लॉट ऑफ मनी, लॉट ऑफ कैश यू आर जनरेटिंग। ये लो कॉस्ट बिजनेसेस हैं, अब इनमें आपको ज्यादा इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, मार्केटिंग एक्सपेंसेस कम हो चुके हैं, एडवर्टाइज करने की जरूरत नहीं है, मार्केट को पता है, लोगों को पता है इस प्रोडक्ट के बारे में, एस्टैब्लिश्ड बिजनेस है, सो लो कॉस्ट हो गई। दे आर आल्सो जनरेटिंग लार्ज अमाउंट ऑफ कैश। लेकिन प्रॉब्लम है दैट ये अब इनका जो ग्रोथ रेट है वो स्लो हो चुका है, मार्केट का ग्रोथ रेट स्लो हो चुका है। सो दैट्स द रीजन दैट हम इनमें ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करते, कम इन्वेस्टमेंट करते हैं, बिकॉज़ दे आर वेल एस्टैब्लिश्ड, दे आर सक्सेसफुल। जितना बस इन्हें मेंटेन करने की जरूरत पड़े उतनी ही कम इन्वेस्टमेंट करते हैं। इनके लिए हम हार्वेस्ट स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं। इन्वेस्ट करना मतलब क्या होता है? पैसा लगाना। हार्वेस्ट करना मतलब पैसा ना लगाना, पैसा बनाना। समझ गए? देन वी हैव क्वेश्चन मार्क्स। ये वो बिजनेसेस हैं व्हिच आर ऑपरेटिंग इन अ हाई ग्रोथ इंडस्ट्री, हाई ग्रोथ मार्केट, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज हैं लेकिन मार्केट शेयर कम है। व्हाई मार्केट शेयर इज लेस? आप क्या करना चाहोगे? इस मार्केट शेयर को बिल्ड करना चाहोगे। यू वुड वांट कि ये जो लो मार्केट शेयर है वो बढ़े, इजंट इट? सो दैट इज व्हाई ऐसे बिजनेस को हम कहते हैं प्रॉब्लम चिल्ड्रन, बिकॉज़ वी डोंट नो कि ये कैसे बिहेव करेंगे। अगर अपॉर्चुनिटीज होंगी तो ये अच्छा भी कर सकते हैं, नहीं होंगी तो ये डॉग वाली कैटेगरी में भी आ सकते हैं। इन्हें मेंटेन करने के लिए यू विल हैव टू स्पेंड लार्ज अमाउंट ऑफ कैश, तभी आप इनका जो मार्केट शेयर है वो बिल्ड कर पाओगे। हो सकता है अगर आप अच्छे से एडवर्टाइज करें, एग्रेसिव मार्केटिंग करें, सो ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर पाएं, कुछ भी हो सकता है, राइट? तो यहाँ पर हेवी इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ती है, बट बिकॉज़ अभी ये नया बिजनेस है, सो अभी इनमें पोटेंशियल कम है कैश जनरेट करने का। तो यहाँ पर कैश आ नहीं रहा है लेकिन कैश जा जरूर रहा है। दैट इज द रीजन दैट इनके लिए हम बिल्ड स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं, मतलब हम मार्केट शेयर को इंक्रीज करने की कोशिश करते हैं। एंड देन वी हैव डॉग्स। ये वो बिजनेसेस हैं जो कि लो ग्रोथ मार्केट में काम कर रहे हैं, मार्केट शेयर भी लो हो चुका है। सो यहाँ पर सिर्फ उतना कैश आ रहा है कि दे आर जस्ट एबल टू मेंटेन देमसेल्व्स। रिमेंबर टेनेबल पोजीशन, ये वो उस पोजीशन पर आ गए हैं, ज्यादा फ्यूचर है नहीं। अगर आपको सर्वाइव करना है कैश की जरूरत पड़ेगी, लेकिन कैश नहीं आ रहा बिकॉज़ लो शेयर है और लो ग्रोथ है। सो व्हाट इज द राइट ऑप्शन फॉर देम? आपको ऐसे बिजनेस को मिनिमाइज करना है, डाइवेस्ट कर दो, लिक्विडेट कर दो, फॉलो डाइवेस्ट स्ट्रेटजी फॉर देम। तो यहाँ पर कौन सी फोर कैटेगरीज है और किसके लिए यूजुअली कौन सी स्ट्रेटजी फॉलो होती है? आई हैव टोल्ड यू हियर। आपको सेपरेटली भी पूछा जा सकता है दैट पोस्ट आइडेंटिफिकेशन स्ट्रेटजीज क्या होती हैं। जब हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि कौन सा बिजनेस कौन सी कैटेगरी में है तो उसके लिए हम कौन सी स्ट्रेटजीज फॉलो कर सकते हैं। सो दिस आई ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड। सो अगर आपसे ये पूछा गया है, आप अलग से ही ऐसे ही एक्सप्लेन करके आओगे, कीवर्ड्स मेंशन करोगे। ऑलराइट स्टूडेंट्स, लेट्स सी किस तरह के क्वेश्चंस हमें बीसीजी मैट्रिक्स से आ सकते हैं। देयर कैन बी अ डायरेक्ट क्वेश्चन दैट यू कैन बी आस्क्ड, जैसे कि यहाँ पर दिया है, डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शन ऑफ बीसीजी मैट्रिक्स एंड डिस्कस इट्स यूटिलिटी इन स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। चलिए अब देखते हैं किस तरह के क्वेश्चंस हमें बीसीजी मैट्रिक्स से आते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सो कई बार आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि कंस्ट्रक्शन कैसे होती है बीसीजी मैट्रिक्स की, उसकी क्या यूटिलिटी है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में। तो आप पूरा का पूरा जिसका कांसेप्ट होता है वो एक्सप्लेन करके आओगे। सो सबसे पहले ऑब्वियसली आप इंट्रोडक्टरी पॉइंट्स लेकर आएंगे रिलेटेड टू द मीनिंग ऑफ बीसीजी मैट्रिक्स। उसके बाद आप मैट्रिक्स ड्रॉ करोगे, जो भी हमारे फोर सेल्स होते हैं, इन सारे फोर सेल्स को आपको एक्सप्लेन करना है। उसके बाद हमारी जो भी पोस्ट आइडेंटिफिकेशन स्ट्रैटेजीज होती हैं, होल्ड स्ट्रैटेजी, हार्वेस्ट स्ट्रैटेजी, बिल्ड और डाइवेस्ट, वो आप एक्सप्लेन कर दोगे। तो ये हो गया डायरेक्ट क्वेश्चन, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ दिस इज अ केस स्टडी। अब यहाँ पर आपको दिया है एसओ फार्मा लिमिटेड डेवलप अ न्यू एज मेडिसिन व्हिच क्योर्स कॉफ इन 3 आवर्स विद एन इन्वेस्टमेंट ऑफ INR 80 करोड़ इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। दे नेम्ड इट कॉफिक्स। सो एसओ एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है, इन्होंने एक नई मेडिसिन डेवलप करी जो कि आपका कॉफ को 3 घंटों में ही ठीक कर देती है, लेकिन इसके लिए इन्हें रिसर्च और डेवलपमेंट में काफी सारा इन्वेस्टमेंट करना पड़ा, मतलब इन्वेस्टमेंट हाई है। कॉफिक्स नीड्स अ लॉट ऑफ मार्केटिंग स्पेंड टू क्रिएट अवेयरनेस। अब यहाँ पर हाई मार्केटिंग भी हो रही है, आप काफी स्पेंड भी कर रहे हैं एडवर्टाइजिंग में सो एज टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग्स द पब्लिक एंड आल्सो नीड्स फंड्स टू गेट लाइसेंसेस फ्रॉम द रेगुलेटर्स। मतलब भाई खर्चा काफी हो रहा है इस बिजनेस में। इंटरेस्टिंगली कॉफिक्स हैज गेन्ड 60% मार्केट शेयर विद इन 6 मंथ्स ऑफ द लॉन्च एंड बीन प्रॉफिटेबल सिंस डे 1। हाई इन्वेस्टमेंट हो रही है लेकिन मार्केट शेयर काफी हाई है, लाइक दे हैव रिटन 60% मार्केट शेयर बहुत ज्यादा होता है और वो भी विद इन 6 मंथ्स ऑफ लॉन्च। इज कॉफिक्स अ कैश काउ और अ स्टार फॉर एसओ फार्मा लिमिटेड? अब ये जो प्रोडक्ट है कॉफिक्स, ये एसओ फार्मास्यूटिकल कंपनी के लिए कैश काउ है या स्टार है, ये आपको आइडेंटिफाई करना है। एंड जस्ट इग्नोर दीस पर्टिकुलर लाइंस, ये नेक्स्ट क्वेश्चन से आ गया है, सॉरी अबाउट दैट। नाउ टू आइडेंटिफाई वेदर इट्स अ कैश काउ और अ स्टार, आपको दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स पता होनी चाहिए, की पॉइंट्स। कैश काउ वो होती है जिसमें हाई मार्केट शेयर है, स्टार में भी हाई मार्केट शेयर है, तो हम बोल सकते हैं कि यार ये कॉफिक्स तो कैश काउ भी हो सकती है, स्टार भी हो सकती है, बट कंसीडर अदर कैरेक्टरिस्टिक्स। तो सिर्फ एक पैरामीटर के बेसिस पे हम ये डिफाइन नहीं कर सकते कि ये कैश काउ है या स्टार। रीड द एंटायर क्वेश्चन। यहाँ पर लिखा है दैट इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा है। नाउ अब आप ये देखो, इन्वेस्टमेंट स्टार्स में ज्यादा होती है या कैश काउस में? स्टार्स में तो बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट होती है बिकॉज़ ये हाई ग्रोथ इंडस्ट्री में है, डिमांड भी बहुत ज्यादा है, इजंट इट? सो हाई इन्वेस्टमेंट आपको करना है। कैश काउ लो ग्रोथ इंडस्ट्री में होते हैं, यहाँ पर हम उतना इन्वेस्ट करते हैं जितना जरूरत पड़े। सो दिस मींस दैट कॉफिक्स इज अ स्टार बिजनेस। आप केस का रेफरेंस दे सकते हो पहले, दैट केस में क्या क्या हुआ है, एंड देन यू कैन से दैट इन द अबव केस कॉफिक्स
Growthfix is a star business. फिर stars क्या होते हैं, उनकी सारी characteristics आप लिख देंगे. ये वो products हैं which are growing rapidly. They need heavy investments to maintain themselves, maintain their positions, and finance their rapid growth potential. They represent best opportunities for expansion. So just one parameter of market share cannot define the status of an SBU कि दोनों का market share ज़्यादा है तो maybe वो cash का हो. No, have to consider other characteristics also. It should be categorized on the basis of inherent characteristics, and hence Growthfix has more representation as a star. वो star से ज़्यादा resemble करता है. Also, आपको इस तरह का question आ सकता है that an industry comprises of only two firms, Surya and Chandra Limited. From the following information relating to Surya Limited, prepare BCG matrix. अब इस information से हम matrix कैसे prepare करें यार, ये तो समझ ही नहीं आ रहा है. Revenues, percent revenues, profits, ये numerical कहाँ से आ गया? इतना complicated है नहीं जितना दिखता है. हमें सिर्फ दो criteria consider करने हैं. BCG matrix किसके basis पर बनती है? Market share and industry का growth rate. तो बस हमारे यही दो criteria को हम consider करने वाले हैं. तो हमारे पास यहाँ पे चार products दिए हैं, product A, B, C and D. Product A का market share कितना है? 80, काफी high market share है. और industry किस rate से grow कर रही है? plus 15%. मतलब market share भी high और growth rate भी high. तो product A कौन सा होगा? Star business. Then product B का market share कितना है? 40%, मतलब low है. और industry किस rate से grow कर रही है? plus 10%, which is a good industry rate. So high growth rate है, but market share कम है. ये किसकी characteristic होती है? Question marks. Then product C, market share 60 है, which is very good, high है. But industry किस rate से grow कर रही है? -20, which again means that market कम rate से grow कर रही है, low है. ये किसकी characteristic है? This is cash cow. And finally product D, इसका market share कितना है? Only 5%. So that means it is very low. And industry का growth rate क्या है? -10. तो ये भी low है. दोनों parameters low, मतलब ये dog है. बस आपने identify कर लिया. अब आप इसकी matrix prepare करो. पहले आप obviously introductory points लिखो. BCG matrix क्या होता है? Vertical axis पे क्या होता है? Horizontal पे क्या होता है? और इस data को use करके जो कि question में दिया हुआ है, हमने Surya Limited के लिए ये matrix prepare करी. Product A, product B, product C, product D categorization हमने कर दी थी पहले ही. ये star business है, ये question mark है, cash cows हैं and product D dogs हैं. And once you have prepared the matrix for Surya Limited, फिर हम क्या करेंगे? Proper statement की form में analysis लिख देंगे. जो भी हमने analyze किया वो अब हम यहाँ पर statements की form में लिख देंगे कि product A का share high है और growth rate भी high है. Product B का market share relatively कम है but high growth industry में है. Product C का market share relatively high है लेकिन negative growth rate है. Product D worst position पर है क्योंकि low relative market share है. Also it is competing in an industry जिसका negative growth rate हो चुका है. And then finally the last portfolio analysis model which is General Electric matrix. और इस matrix को बहुत सारे नामों से जाना जाता है like business planning matrix, GE 9 cell matrix because यहाँ पे 9 cells बनते हैं. GE electric model बोला जाता है, only the abbreviation GE. और इसे stop light strategy model भी बोला जाता है. Stop light क्यों? Because ये जो पूरा मॉडल है this is inspired by traffic control lights. ये जो portfolio analysis model है, ये जो strategic planning approach है, tool है, it is inspired by traffic control lights. और इसे General Electric क्यों बोला जा रहा है? Because it was developed by General Electric company with assistance with help of McKinsey and company. Traffic control lights आप सभी को पता है, तीन लाइट्स होती है ना. ग्रीन मतलब go, एक होता है येलो लाइट जिसे हम एम्बर भी बोलते हैं, मतलब caution, wait, है ना, अभी एकदम से impulsively कुछ मत करो. And red you all know it indicates stop. This is also based upon two factors, business strength and market attractiveness. So vertical axis पे हमने market attractiveness ले लिया और horizontal axis पे हमने business strength ले लिया. Now on the basis of these two factors, market attractiveness and business strength, हमने General Electric matrix बना दी. अब यहाँ पर हमें क्या करना है? हमारे पास तीन तरह की strategies हैं. So अगर आपका प्रोडक्ट ग्रीन जोन में है तो क्या strategic option होगी? आप expand करने वाले हो, invest करने वाले हो, grow करने वाले हो, because आपका business एक अच्छी position पर है, advantageous position पर है. ये वो products हैं, वो businesses हैं जो investable हैं, मतलब इन पे invest करना आपके लिए फायदेमंद proof होगा. It will be beneficial for you because ये वो businesses हैं which can generate high returns in long run. Then अगर आपका business amber या yellow zone में है तो आप hold strategy follow करोगे, selectively earn करोगे, सोच समझकर earn करोगे. यहाँ पे hold का मतलब ये नहीं है कि market position को maintain करना है. यहाँ पे hold का मतलब wait related with the signals, traffic signals की संभल कर चलो. Business अभी ambiguous position पर है. Ambiguous मतलब अभी position unclear है. Future growth clear नहीं है. Firms they need to take caution, संभल कर चलना पड़ेगा. Go slow. Managerial discretion लो, management का advice लो और फिर ही कुछ strategic decision लो. यहाँ पर आपके पास क्या strategic option है? Cautiously select strategy and earn. सोच समझ कर select करेंगे कि कौन से businesses में हमें invest करने की जरूरत है और फिर आप उनसे earn करोगे. And then if your product is in red zone, then हम उसके लिए harvest और divest strategy follow कर सकते हैं. Retrench कर दो, divest कर दो, liquidate कर दो, क्योंकि business unattractive हो चुका है, poorly perform कर रहा है, right? Eventually आपको losses होंगे ही. जितना invest किया है उतना ही revenue generate कर पाए हो तो ठीक है. जब revenue generation कम हो जाएगा, investment से कम हो जाएगा, then आपसे divest कर देंगे, liquidate कर देंगे. And this is how you're going to make the matrix. Business strength लोगे आप horizontal axis पे and market attractiveness on vertical axis. Always remember that ये जो business strength है, market attractiveness, ये एक factor नहीं है. इनमें और multiple factors छुपे हैं. Business strength can be measured by number of factors, जैसे कि आपका market share कितना है, profit margin कितना है, distribution कितनी efficiently आप कर रहे हैं, आपका strong brand identity है, brand image है या नहीं, customers कितने loyal है, technology आप कितने capable हो, production capacity आपकी है या नहीं, right? Management का क्या caliber है. So यहाँ पर business strength many factors को reflect करती है. Similarly market attractiveness भी number of factors को reflect करता है, जैसे कि market का size, industry की overall profitability, competition कितना intense है, technology available है या नहीं, segmentation market की कितनी हुई है, distribution channels कितने available हैं. So ये सारे factors market attractiveness depict करते हैं. एक बार आप ebook से read कर लेंगे और exam में जो question आता है on GE matrix, so business strength से related कुछ factors लिख देंगे and market attractiveness से related कुछ factors लिख देंगे. Now अब आप exam में obviously colors तो करके नहीं आ सकते, तो आप यहाँ पे simply आपको क्या लिखना है, जो भी green में है आप वहाँ पर बस green 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 लिख कर आएंगे, yellow में yellow 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 and red में आप red लिख कर आओगे. पूरा पूरा लिखना है red red red. You don't have to write the strategies. यहाँ पर invest करना है, expand करना है, ऐसा कुछ नहीं लिखना, आपको बस signals लिख कर आने हैं और उसके बाद फिर आप strategic options यहाँ पर ये पूरा part explain करते हो. So my dear students, please note down these questions which have been mentioned on screen. देखो perfect practice book के आपको सभी questions practice करने हैं. काफी जो difficult questions थे, case scenarios हम discuss कर चुके हैं. अब कुछ questions ऐसे हैं जो direct हैं, पढ़कर आपको समझ आ जाएगा. So वो questions हैं और कुछ और case studies होंगी, but अब आपको समझ आ चुका होगा कि कैसे हमें attempt करना है. So please practice these questions और जो already हम कर चुके हैं उन्हें छोड़ना नहीं है, बाद में अपने revise करेंगे.